Let us discuss question number 2. Show that the function given by f(x) equal to log x by x has maximum at x equal to e. तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लाई करता है एट द पॉइंट x इक्वल टू e. तो इसको हम शो करने के लिए यहाँ पे दो मेथड्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट मेथड इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड मेथड इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस भी करेंगे. तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होता है, देखिए. तो जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम उस फंक्शन के निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट. उसको इवेल्युएट करने का तरीका है, आप क्या करेंगे, ये जो फंक्शन गिवन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और उसको करेंगे फिर आप इक्वल टू 0. तो देखिए हम कैसे करेंगे कैलकुलेशन. तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे डिवीजन रूल. तो डिवीजन रूल स्टेट करता है यहाँ पे कि हम करते हैं डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, वो तो यहाँ पे आता है. फिर न्यूमरेटर में फर्स्ट वाले फंक्शन का करते हैं न्यूमरेटर का डेरिवेटिव y का 1/x मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर माइनस log x, वो तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे इसको डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव से, वो आएगा 1. तो हमने डिवीजन रूल यहाँ पे लगा लिया. फिर हम यहाँ पे एफ डैश एक्स को करेंगे इक्वल टू 0. तो उससे पहले हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं ये टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी. तो ये आएगा 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को करेंगे 0. तो 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0. तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 के बराबर. फिर यहाँ से हम सॉल्व करके निकालेंगे एक्स की वैल्यू. तो यहाँ से वैल्यू आएगी लॉग एक्स इक्वल टू 1 और हमें पता है लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है. तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ई के बराबर. तो यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, एट एक्स इक्वल टू ई पे ही करती है लाई. तो ये हमारा क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट है. अब ज्यादातर क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट निकालने का यही तरीका होता है, हम क्या करते हैं एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 के बराबर करते हैं. लेकिन ध्यान रखिए क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका पूरा क्या है कि एफ डैश एक्स को या तो 0 होना चाहिए या लिखते हैं हम एफ डैश एक्स होना चाहिए नॉट डिफाइंड. वो वाली एक्स की वैल्यूज भी हम जनरली लेते हैं. तो नॉट डिफाइंड में जो एक्स की वैल्यूज आती हैं तो उसका मतलब क्या है, ये चीज नॉट डिफाइंड होनी चाहिए. तो नोटिस करिए अगर डिनोमिनेटर का पार्ट 0 हो जाएगा तो ये चीज नॉट डिफाइंड हो जाएगी, तो उससे एक वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 भी आएगी. ये भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे इस पर एक कंडीशन होती है. कंडीशन ये होती है कि ये जो वैल्यू ऑफ एक्स है, इस वैल्यू ऑफ एक्स पे ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड होना चाहिए, मतलब इसकी डोमेन में ये पॉइंट होना चाहिए. तो हम नोटिस कर सकते हैं कि अगर मैं एक्स इक्वल टू 0 लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ 0, वो डिफाइंड ही नहीं होता है. और ऐसे भी नोटिस कर सकते हैं डिनोमिनेटर में एक्स है तो एक्स तो कभी इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता. तो इसकी डोमेन में क्या है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स कभी 0 हो ही नहीं सकता. तो इसलिए इस केस में हम यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं ले सकते हैं. तो इसीलिए सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा इस केस में, एक्स इक्वल टू ही. लेकिन क्रिटिकल पॉइंट की करेक्ट डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे जहाँ पे एफ डैश एक्स या तो 0 होगा या नॉट डिफाइंड होगा, और उस केस में एफ एक्स शुड बी डिफाइंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. और एक और कंडीशन लगाई जाती है कि उस वैल्यू ऑफ एक्स पे एफ डैश एक्स का साइन चेंज होना चाहिए, जो चीज हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. अब हम देखते हैं कि x इक्वल टू ई पे हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू करती है लाई. तो उसके दो मेथड्स हैं. पहला मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, देखिए कि अगर सपोज हमें किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, जैसे x इक्वल टू सी लिख देता हूँ, यहाँ पे वो x की वैल्यू क्या है ई, उस पॉइंट पे हमें चेक करना है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है. तो उसका तरीका क्या होता है, हम एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालते हैं और जहाँ पे भी x होता है वहाँ पे हम वो वैल्यू ऑफ x पुट कर देते हैं. जैसे यहाँ पे क्या मैं लिख रहा हूँ सी, इस क्वेश्चन में क्या पुट करेंगे x इक्वल टू ई. अगर एफ डबल डैश सी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो हम बोलते हैं x इक्वल टू सी पे क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा करता है लाई. और अगर एफ डबल डैश सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो हम बोलते हैं उस पॉइंट पे लाई करता है पॉइंट ऑफ मिनिमा. और अगर एफ डबल डैश सी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो हम बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है. तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी कम होते हैं, सीबीएसई में कम ही पूछे जाते हैं. लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चंस बन जाते हैं तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं, फिर आगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से फॉलो करके सॉल्व करते हैं. तो इसीलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को भी समझेंगे, उसको भी समझना बहुत जरूरी है. यहाँ पे एक्स की वैल्यू किस पे चेक करना है, हमें चेक करना है एक्स इक्वल टू ई पे. तो इनको ध्यान रखना काफी आसान है, ये जस्ट अपोजिट होता है. लेस होता है तो यहाँ पे मैक्सिमा आता है, ग्रेटर होता है तो यहाँ मिनिमा आता है. देखिए ग्रेटर का मतलब बड़ा, मिनिमा का मतलब छोटा. इस तरीके से हम इसको ध्यान रखते हैं, जस्ट अपोजिट होता है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और यहाँ से निकालेंगे हम एफ डबल डैश एक्स. तो यहाँ पे भी फिर हम लगाएंगे डिवीजन रूल. तो डिवीजन रूल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में तो आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, वो आएगा एक्स की पावर 4. न्यूमरेटर में फर्स्ट हम आएगी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस 1/x, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम डिनोमिनेटर की टर्म से. सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, वो आएगा 2x. तो ये आ गया हमारा एफ डबल डैश एक्स. अब हम करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू सब्सटीट्यूट. क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ई सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उसी पे हमें चेक करना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा है. x इक्वल टू ई यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो एफ डबल डैश ई की वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी, वो आएगी माइनस 1/e मल्टीप्लाइड बाई ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग ई मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन ई रेज टू पावर 4. अब हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू आ रही है ये लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है. तो हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ई से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस ई. यहाँ नोटिस करेंगे लिखा हुआ है 1 माइनस लॉग ई, लॉग ई की वैल्यू होती है 1 के बराबर, तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0. तो ये पार्ट हो गया 0 के बराबर, ये आ गया माइनस ई डिवाइडेड बाई ई की पावर 4, तो ये आएगा माइनस 1/e क्यूब. तो ये हम नोटिस कर सकते हैं कि एफ डबल डैश ई की वैल्यू कितनी आ रही है, लेस देन 0 आ रही है. लेस देन 0 का केस कौन सा है, वो है मैक्सिमा का केस. इसका मतलब x इक्वल टू ई पे वो कैसा पॉइंट है, दैट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. इसका मतलब x इक्वल टू ई पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू करती है लाई. इसका मतलब हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसको शो कर दिया. तो ये तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. अगर सपोज इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसा केस बन जाता है कि एफ डबल एस सी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है, जैसे सपोज यहाँ पे क्या x इक्वल टू ई
और अगर हम सपोज एफ डबल डैश ई निकालते और उसकी वैल्यू आ जाती जीरो के बराबर, तो उस तरह के क्वेश्चन में फिर हम कैसे प्रूव करते? तो उसका तरीका फिर हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसीलिए हमें यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी पता होना चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में कैसे प्रूव करते हैं मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट, उससे रिलेटेड केसेस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो केसेस डिपेंड करते हैं साइन चेंज ऑफ एफ डैश एक्स अराउंड क्रिटिकल पॉइंट्स। इस केस में एफ डैश एक्स क्या है, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम एफ डैश एक्स का इसके साइन चेंज की बात करेंगे, कौन से पॉइंट के अबाउट, एक्स इक्वल टू ई के अबाउट। तो यहाँ पे मैं पहले जनरल केसेस डिस्कस कर लेता हूँ, क्या पॉसिबल केसेस हैं अगर मैं साइन चेंज ऑफ एफ डैश एक्स डिस्कस करूँ एक्स इक्वल टू सी के अबाउट, जैसा मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में पॉइंट लिया था, जनरल पॉइंट एक्स इक्वल टू सी। तो यहाँ पे पहला केस हम लेते हैं जिसमें एक्स इक्वल टू सी के राइट साइड में, मतलब अगर एक्स की वैल्यू सी से ज्यादा पुट करूंगा एफ डैश एक्स में, तो उसका जो साइन है अगर वो पॉजिटिव आता है, और लेफ्ट साइड में मतलब एक्स इक्वल टू सी से वैल्यू कम पुट करूंगा एफ डैश एक्स में, तो अगर वो वैल्यू आती है नेगेटिव, तो इसका मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है एफ डैश एक्स की वैल्यू। और हमें पता है इससे हम फाइंड कर सकते हैं बिहेवियर ऑफ फंक्शन एफ एक्स। अगर एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। उसके बाद में फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब एक्स इक्वल टू सी पे वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में वैल्यू बहुत ज्यादा है, राइट साइड में भी वैल्यू ज्यादा है। तो इस तरीके से ये पहला केस है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में सेकंड केस है जस्ट इसका अपोजिट, दैट इज एक्स इक्वल टू सी के लेफ्ट साइड में एफ डैश एक्स की वैल्यू है पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में है नेगेटिव। तो इससे भी हम बिहेवियर ऑफ एफ एक्स निकाल सकते हैं। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू कर रही है इंक्रीज, बाद में फंक्शन की वैल्यू कर रही है डिक्रीज। इसका मतलब एक्स इक्वल टू सी पे क्या है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में वैल्यू कम है, राइट साइड में भी वैल्यू कम है। एक और केस होता है यहाँ पे जो पॉसिबल केस है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के केस में, उसमें केस क्या पॉसिबल है कि अगर लेफ्ट साइड में भी एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, राइट साइड में भी एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन वो क्रिटिकल पॉइंट भी है। जैसे सपोज यहाँ पे न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर आ जाता और हम उसको इक्वल टू जीरो करते, तो एक्स की वैल्यू जीरो तो आ जाती, लेकिन एक्स इक्वल टू जीरो क्रिटिकल पॉइंट भी हो जाता, लेकिन उसके केस में यहाँ पे एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होता, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता। तो उस केस में हम इसको क्रिटिकल पॉइंट की तरह फिर नहीं लेते, तो वो ऐसे केसेस भी बनते हैं। तो इस केस में हमें पता है कि ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब एक्स इक्वल टू सी पे हम कुछ नहीं बोल सकते, इट इज नाइदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और नो लोकल मिनिमा। सिमिलर तरीके से एक और केस हो सकता है जब एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव है अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू हमेशा डिक्रीज करेगी। तो इस केस में भी इस पॉइंट को हम नाइदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बोलते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के केस में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के पॉइंट्स तभी आते हैं जब एफ डैश एक्स का साइन चेंज करता है अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट। तो बेसिकली वो ही हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट है। तो यही चीज मैंने आपको पहले भी बोली थी कि जब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो एफ डैश एक्स जीरो होता है या एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड होता है, और एक कंडीशन हम जनरली और लगा देते हैं कि उस पॉइंट के अबाउट एफ डैश एक्स का साइन चेंज होना चाहिए, तभी हम उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि तभी वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का पॉइंट हो सकता है। और जब ऐसा केस होता है जिस केस में यहाँ पे एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होता है, तो जनरली वो पॉइंट्स होते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसे पॉइंट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स पे एफ डबल डैश एक्स क्या होता है, जनरली जीरो होता है, और एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज होता है, लेकिन एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होता है उस पॉइंट के अबाउट। तो इस तरीके से हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को करते हैं डिफाइन। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम कैसे प्रूव करेंगे कि यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स की मैक्सिमम लाई करती है एक्स इक्वल टू ई पे, हम साइन चेंज ऑफ एफ डैश एक्स यहाँ पे करेंगे डिस्कस। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको बना लेते हैं नंबर लाइन पे। इस पॉइंट के अबाउट हम चेक करेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स। हमें पता है एक्स इक्वल टू ई पे यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो रही है, एफ डैश एक्स की जीरो हो रही है। तो अगर यहाँ पे एक्स इक्वल टू ई पे जीरो हो रही है, तो एक साइड में ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा, एक साइड में नेगेटिव वैल्यू लेगा, तभी इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे कि इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा करता है लाई। तो हम नोटिस करेंगे यहाँ पे दो पार्ट्स है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ये पार्ट हमेशा ही पॉजिटिव है, तो एक्स इक्वल टू ई से बड़ी वैल्यू भी लिखेंगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा, छोटी वैल्यू लिखेंगे तो भी ये पॉजिटिव ही आएगा। तो साइन चेंज सिर्फ 1 माइनस लॉग एक्स का होगा। तो एक्स इक्वल टू ई के अबाउट यहाँ पे 1 माइनस लॉग एक्स के लेफ्ट साइड में ये पॉजिटिव होगा या राइट साइड में पॉजिटिव होगा, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ तो होल स्क्वायर है ना यहाँ मॉड लगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो उसका तरीका क्या होता है कि जो भी पॉइंट हमने निकाला है क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल टू ई, उसके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए जिसे आप डिफाइन कर सकें कि वो वैल्यू बढ़ रही है या मतलब वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो उसके लिए हमें पता है कि एक्स इक्वल टू ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 2 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है। और मैं राइट साइड में एक वैल्यू लेता हूँ सपोज 5, तो यहाँ पे अगर मैं 5 लेता हूँ तो न्यूमरेटर का पार्ट क्या आएगा, 1 माइनस लॉग 5 आएगा, और यहाँ पे अगर मैं ई लेता हूँ तो आएगा 1 माइनस लॉग ई। तो लॉग ई तो हमें पता है कितना होता है, 0 के बराबर होता है, और हमें ये भी पता है लॉग 5 जैसे से हम यहाँ पे वैल्यू बढ़ाएंगे तो लॉग की वैल्यू बढ़ती है, तो लॉग 5 की वैल्यू लॉग ई से ज्यादा ही होगी। इसका मतलब अगर लॉग ई की वैल्यू 1 के बराबर है तभी ये पार्ट 0 है, और लॉग 5 की वैल्यू लॉग ई से ज्यादा है मतलब उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब 1 माइनस लॉग 5 ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी एक पॉइंट फाइंड कर लेते हैं जिसमें हमें साइन पता लग जाता है राइट साइड में लेफ्ट साइड में, तो इस केस में हमें राइट साइड में एक पॉइंट पता लग गया जिसपे क्या है वैल्यू लेस देन 0 है, तो उससे हम ये बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स का साइन राइट साइड में क्या होगा, लेस देन 0 ही होगा, नेगेटिव होगा। और अपोजिट साइड में यहाँ पे एक्स इक्वल टू के लेफ्ट साइड में उसका जस्ट अपोजिट साइन होगा पॉजिटिव, क्योंकि एक्स यहाँ पे वैल्यू 0 तभी होगी जब पॉजिटिव से आप नेगेटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव से आप पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। इस तरीके से हम जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसके लेफ्ट और राइट साइड में साइंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो उसका तरीका काफी सिंपल है, हमें क्या करना है, सिर्फ ए की वैल्यू ऑफ एक्स पे करना है चेक,
या तो राइट साइड में चेक कर लीजिए या लेफ्ट साइड में चेक कर लीजिए, तो वहां पे जो साइन आएगा उसका जस्ट अपोजिट साइन लेफ्ट साइड में होगा अगर राइट साइड में हमने साइन फाइंड कर लिया है तो यहाँ पे अब हमने एफ डैश एक्स का साइन चेंज तो कर लिया डिफाइन, यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे हम बिहेवियर ऑफ एफ एक्स भी कर सकते हैं डिफाइन। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू हमेशा इंक्रीज कर रही है, तो इस तरीके से मैं इसको शो कर सकता हूँ। और अगर यहाँ पे एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव है तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा कर रही है डिक्रीज। तो इस तरीके से हमें सिर्फ यही बिहेवियर पता होना चाहिए जिस भी पॉइंट है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करें। तो हमें दिख रहा है कि इस पॉइंट की लेफ्ट साइड में वैल्यू हमेशा कम है, राइट साइड में भी कम है, तो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल या ग्लोबल मैक्सिमा है। तो ये कोई भी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये हमें पता लग गया। ग्लोबल मैक्सिमा का बेसिकली मतलब होता है कि इस पॉइंट के अलावा और किसी भी पॉइंट पे एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू नहीं लाई करेगी, तो वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें ये पता लग गया दिस इज डेफिनेटली ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा का पॉइंट कौन सा होता है, उसकी लेफ्ट साइड में उससे वैल्यू कम होनी चाहिए, राइट साइड में भी वैल्यू कम होना चाहिए। तो इस तरीके से हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करके ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि इस x इक्वल टू ई पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू करती है लाई। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दोनों अपने आप में काफी यूजफुल मेथड्स हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ एफ डैश एक्स तक की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में तुम्हें एफ डबल डैश एक्स भी निकालना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है तो एफ डबल डैश एक्स का भी क्या आएगा, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आएगा, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो जनरली स्टूडेंट्स वही मेथड अप्लाई करते हैं, भले कैलकुलेशन उसमें ज्यादा होती है। सीबीएसई में जनरली उसी मेथड से सॉल्व करना होता है, लेकिन आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी सॉल्व करे हुए हैं, तो ये मेथड गलत नहीं है। लेकिन जनरली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तब अप्लाई करते हैं जब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू उस पॉइंट पे जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पर 0 आ जाती है, तब तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही आगे सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसका फिक्स्ड बेस बी है। इसका मतलब हमें ये पता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं, इसका बेस है बी और ये क्या है, इक्वल साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, और बेस भी क्या है, कांस्टेंट, एक फिक्स्ड वैल्यू है। अब इसके बारे में गिवन है द टू इक्वल साइड्स आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो टू इक्वल साइड्स की वैल्यू को पहले एज्यूम कर लेते हैं सम वेरिएबल ए, आप चाहिए तो इसको एक्स भी एज्यूम कर सकते हैं, और इसका रेट ऑफ डिक्रीज दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है डी स्मॉल ए डिवाइडेड बाई डी टी, इसकी वैल्यू कितनी है, -3 सेंटीमीटर पर सेकंड। नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, साइड्स डिक्रीज कर रही है, तो ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, एरिया किस रेट से डिक्रीज करेगा। तो एरिया को भी हम एज्यूम करेंगे कुछ वैल्यू, और फिर हमें निकालना है कब एरिया डिक्रीज की रेट निकालनी है, व्हेन टू इक्वल साइड्स। टू इक्वल साइड्स कौन सी हैं, ये ए आर इक्वल टू बेस। तो यहाँ पे जब ए की वैल्यू बी के बराबर होगी उस केस में एरिया का रेट ऑफ डिक्रीज करना है, फाइंड दिस इज आवर क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं एरिया को एज्यूम कर लेता हूँ कैपिटल ए। तो मुझे क्वेश्चन में फाइंड करना है डी कैपिटल ए बाई डी टी। कब फाइंड करना है, जब ए की वैल्यू दैट इज टू इक्वल साइड्स इक्वल टू बेस दैट इज इक्वल टू बी। तो ये वैल्यू हमें करनी है क्वेश्चन में फाइंड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल ए एरिया का एक्सप्रेशन फाइंड करना पड़ेगा। कौन से वेरिएबल के टर्म्स में, ए और बी के टर्म्स में, क्योंकि वही वेरिएबल्स यहाँ पे गिवन है, बी की वैल्यू है कांस्टेंट टर्म। तो यही हम लिखेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ क्या एरिया कैपिटल ए इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो इस एक्सप्रेशन को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है, एरिया का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी लिखने का, उसके लिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे मैं हाइट की वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ स्मॉल एच, तो एरिया का एक्सप्रेशन मैं यहाँ लिख सकता हूँ हाफ मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एच। अब हम क्या करेंगे, पूरा एक्सप्रेशन ए और बी की टर्म्स में फाइंड करने के लिए स्मॉल एच का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, और उसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में। तो उसके लिए पहले हम फाइंड करेंगे ये साइड, हमें पता है ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे यहाँ से तो ये इसको इक्वली बाइसेक्ट करेगा। अगर ये पूरी लेंथ बी है तो ये b/2 हो जाएगी, ये भी b/2 हो जाएगी। तो स्मॉल एच की वैल्यू हम a और b/2 की टर्म्स में निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे h² + b² / 4 = a²। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो आएगी अंडर रूट में a² - b/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी उसका अंडर रूट। तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे h में, तो उससे पूरा एरिया का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ a एंड b आ जाएगा। वो आएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय b, a² - b² 4 की पावर हाफ। अब यहाँ पे जो एरिया का एक्सप्रेशन है आप हीरोन्स फार्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होता है ये इस तरीके से, अंडर रूट s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। तो इस तरीके से भी हम हीरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं। ये फार्मूला हम क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस जो ट्रायंगल में हमें गिवन है साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे s क्या रिप्रेजेंट करेगा, s रिप्रेजेंट करेगा पेरीमीटर का हाफ। तो वैल्यू यहाँ पे आएगी 2a + b डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया हमारा s। फर्स्ट साइड a क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसको a मान लेते हैं क्योंकि एक साइड a ही है। b की वैल्यू भी क्या है, b मान लेते हैं क्योंकि एक साइड b है, और एक साइड हमारी c, उसकी वैल्यू क्या होगी a के बराबर। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, 2a + b/2 यहाँ रख दीजिए, 2a + b/2 माइनस a यहाँ रख दीजिए। ये सारी वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे उसको सिंप्लीफाई करके करेंगे 100, तो उससे भी आपका एरिया का यही एक्सप्रेशन आएगा, b/2 मल्टीप्लाइड बाय a² - b² / 4 की पावर हाफ। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन एरिया का आप हीरोन्स फार्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पे निकालनी है dA/dt की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, एरिया के एक्सप्रेशन को करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो उससे हम निकालेंगे डी ए बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी निकालेंगे, हम नोटिस कर सकते हैं बी तो एक फिक्स वैल्यू है, तो ये पार्ट तो हो गया कॉन्स्टेंट, तो हमारा सिर्फ डेरिवेटिव आएगा इसका, क्योंकि हमें स्मॉल ए ही क्या है, वेरिएबल है, और उसी का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा डी ए बाई डी टी, राइट साइड में क्या आएगा, बी बाई टू, तो आ जाएगा कॉमन, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है, सिर्फ डिफरेंशिएशन आएगा इसका। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, पहले पावर को करेंगे डिफरेंशिएट, हम यहाँ लगा रहे हैं चेन रूल, तो हाफ आगे आएगा और हाफ में से वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन। इस तरीके से हमने क्या किया, पावर का डेरिवेटिव निकाला। अब पावर के अंदर की जो टर्म है उसका निकालेंगे डेरिवेटिव, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर का डेरिवेटिव, ए क्या है, एक वेरिएबल टर्म है, तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आएगा 2a मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी टी। तो इस पार्ट में भी हमने क्या, चेन रूल ही अप्लाई किया है, ए स्क्वायर के डेरिवेटिव में पावर का डेरिवेटिव किया तो आया 2a, और फिर ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी किया तो आया डी बाई डी टी। तो इतने पार्ट का चेन रूल हो गया, बी तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ आएगा 0, और ये जो वैल्यू आएगी ब्रैकेट के अंदर की टर्म, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके डेरिवेटिव से। तो ये पूरा हमने सिंपली चेन रूल अप्लाई किया है। अब हमें क्या करना है, डी ए बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है जब स्मॉल ए की वैल्यू बी के बराबर है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जहाँ पे भी स्मॉल ए है हम वहाँ क्या पुट कर देंगे, बी पुट कर देंगे, तो यहाँ भी बी पुट कर देंगे, यहाँ भी बी पुट कर देंगे, और हम यहाँ पे डी ए बाई डी टी की वैल्यू भी पुट करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, वो वैल्यू कितनी है, -3 के बराबर है, तो ये वैल्यू भी हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, उससे डी ए बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी वैन इक्वल टू बी। तो ये वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये तो आ जाएगा बी बाय फोर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर, ये लिखा हुआ, यहाँ पे पावर कितनी है, -हाफ, क्योंकि हाफ में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे -हाफ आएगा, तो मैं इसको डिनोमिनेटर में लिख लिया प्लस हाफ के साथ, ये आएगा 2b मल्टीप्लाइड बाय -3, ये तो जीरो है तो हट जाएगा, तो ये पार्ट इसमें चेंज हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, तो यहाँ नोटिस करेंगे यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये जो बाहर का पार्ट है क्या आएगा, -3b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये वाले पार्ट को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3b स्क्वायर बाय 4। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3b स्क्वायर बाय 4 आएगा, ये 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा तो आएगा 4 की पावर हाफ, यहाँ पे आएगा 3b स्क्वायर की पावर हाफ, और बाकी पार्ट जो है -3b स्क्वायर बाय 2 ये आगे आगे। अब यहाँ नोटिस करिए 4 की पावर हाफ तो 2 ही होता है, तो ये से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3b स्क्वायर है, यहाँ 3b स्क्वायर की पावर हाफ है, तो इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा अंडर रूट ऑफ 3b स्क्वायर, वो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 3b, लेकिन ये नेगेटिव साइन भी आगे हम कैरी करेंगे। तो यहाँ से हमने डी कैपिटल ए बाई डी टी की वैल्यू निकाली हो, कितनी आ रही, -√3b। अब इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, वो यूनिट हम क्वेश्चन में देखते हैं। तो जो साइड की यूनिट है वो सेंटीमीटर पर सेकंड, एरिया अगर यहाँ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और पर सेकंड, तो डी कैपिटल ए बाई डी टी की यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, तो किस रेट से एरिया डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ध्यान रखिए नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में लिखा होता हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग तो हम लिखते हैं -√3b सेंटीमीटर पर स्क्वायर, लेकिन जब ऐसे बोलते हैं एरिया इज डिक्रीजिंग एट दिस रेट, तो जब डिक्रीजिंग बोल ही दिया है तो हमें साइन लिखने की जरूरत नहीं है। जब लिखते एरिया इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ -√3b सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड, तो उस नेगेटिव साइन को देख के समझ में आता है कि एरिया क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, कर्व इज x² = 4y विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है इस कर्व के लिए, दिस इज आवर क्वेश्चन। और वो जो नॉर्मल है वो कहाँ से पास करती है, इट पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2। तो ये जो नॉर्मल है वो पास करती है एक एक्सटर्नल पॉइंट से, ये पॉइंट कर्व के ऊपर नहीं कर रहा है लाइन, वो आप चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को नहीं करेगा सेटिस्फाई। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन में जब लिखा होता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच पासेस थ्रू ए पॉइंट, इसका मतलब जनरली वो पॉइंट क्या होता है, एक्सटर्नल पॉइंट होता है, वो पॉइंट कर्व के ऊपर लाई नहीं करता है। जो पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करता है उसके लिए लिखते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, ये क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कर्व बना लेता हूँ और एक पॉइंट बना लेता हूँ P, उसमें बना लेता हूँ ये है नॉर्मल टू द कर्व। अब हमें पता है ये जो नॉर्मल है कहाँ से पास करती है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से पास करती है, उसको मैं लिख लेता हूँ Q, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 1, 2। तो हमें इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। अगर हमें ये पॉइंट P पता होता तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना काफी आसान होता है, क्योंकि पॉइंट अगर P पता होता तो हमें सिर्फ स्लोप ऑफ नॉर्मल डिफाइन करना होता, हो जाता -1 डिवाइडेड बाय dy/dx, उससे हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते तो उससे हमारा आंसर आ जाता। लेकिन अगर हमें ये पॉइंट P नहीं पता है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से पास होने वाले नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है या टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो उसको कैसे करेंगे सॉल्व। ये किसी तरह सिमिलर टाइप का क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए भी पूछा जा सकता है। तो कंडीशन हम सिमिलर टाइप की ही अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पॉइंट P फाइंड करेंगे, उसके लिए हम कंडीशन क्या लगाएंगे, देखिए इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को मैं पहले एज्यूम कर लूंगा h, k। अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो पहली कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि ये जो स्लोप ऑफ लाइन PQ है, क्योंकि इस Q पॉइंट का हमें यूज करना है, और जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि वो सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, -1 डिवाइडेड बाय dy/dx से, यह है हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। और जो पॉइंट कर्व पे हमने एज्यूम किया वो क्या है, h, k, तो जो भी dy/dx की वैल्यू आएगी वहाँ पे x को h पुट कर देंगे, y को k पुट कर देंगे और -1 अपॉन उसका ले लेंगे, तो वो डिफाइन करेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x = h एंड y = k। अब हम डिफाइन करेंगे स्लोप ऑफ लाइन PQ, वो डिफाइन करना आसान है क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स पता है। तो क्या आएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो स्लोप आएगा k - 2 डिवाइडेड बाय h - 1। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे करेंगे अप्लाई। तो उसके लिए अब हम पहले यहाँ पे निकालते हैं dy/dx की वैल्यू। उसके लिए हम करेंगे इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, राइट साइड में आएगा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वो आ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी x/2। अब हमें यहाँ पे dy बाई डी एक्स की निकालनी है वैल्यू एट x इक्वल टू h एंड y इक्वल टू k। तो जहाँ पे ये x लिखा है वहाँ पे हम लिख देंगे x की जगह h। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है h/2। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई h/2। उसको हम इक्वेट कर देंगे k-2/h-1 से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये एक इक्वेशन बना लेंगे, इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब हमें h, k की वैल्यू करनी है फाइंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हमें एक इक्वेशन यहाँ पे और बनानी होगी। वो एक और इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि ये जो पॉइंट P है किस पे लाई करता है, इस कर्व पे लाई करता है, तो ये कर्व की इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो कर्व की इक्वेशन में x की जगह h पुट कर देंगे, y की जगह k पुट कर देंगे, इस तरीके से बनाएंगे हम सेकंड इक्वेशन। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके h और k की वैल्यूज निकाल लेंगे, तो उससे हमें ये पॉइंट P मिल जाएगा ऑन द कर्व। तो एक बार हमें पॉइंट P मिल गया तो उस पॉइंट पे फिर हम नॉर्मल की इक्वेशन को आसानी से लिख सकते हैं। तो यही करेंगे हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ध्यान रखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व के लिए भी बनाया जा सकता है, जो टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट से करती है पास। तो उसमें सेकंड कंडीशन तो ये अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में स्लोप ऑफ नॉर्मल की जगह लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन PQ। तो यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू को फिर से इक्वेट करके आगे करना होता है क्वेश्चन को सॉल्व। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, दोनों में से एक वेरिएबल को करेंगे हम एलिमिनेट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेकंड इक्वेशन से k की वैल्यू निकाल लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ h। वो वैल्यू आ जाएगी h²/4। h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k लिखेंगे तो अंडर रूट में आएगी, तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इसलिए मैंने k की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h निकाल ली है, वो वैल्यू आ गई h²/4। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो ये पार्ट तो सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा -2/h, यहाँ पे आएगा h²/4 -2/h-1। अब हमें सिंपली कैलकुलेशन करके निकालनी है h की वैल्यू। तो यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आएगा -2h+2 लेफ्ट साइड में, यहाँ पे h मल्टीप्लाई आएगा तो आएगा h³/4 -2h। अब हम यहाँ नोटिस करेंगे तो 2h -2h कैंसिल आउट हो जाएगा, h³ की वैल्यू आ जाएगी 8 के बराबर, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। एक बार हमें h की वैल्यू मिल गई है तो k की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट कर दूंगा h की जगह 2, तो उससे k की वैल्यू मिल जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करके हम h और k की वैल्यू निकाली, h इज 2 k इक्वल टू 1। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 2,1। अब हम यहाँ पे इसको यूज करके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर सकते हैं फाइंड। तो इसमें हमें पॉइंट पता है कर्व के ऊपर 2,1। अब हमें सिर्फ पता करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाय dy बाई dx। अब हम यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि h हमें पता है 2 के बराबर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, -1 डिवाइडेड बाई dy बाई dx, तो वैल्यू आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाय 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये आ जाएगा -1 के बराबर। अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, पॉइंट हमें पता है कर्व पे और लाइन का स्लोप भी हमें पता है, तो हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं y-1/x-2 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो वैल्यू है -1 के बराबर। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन हमने यहाँ पे की है यूज। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी y-1 इक्वल टू -x+2। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी x+y इक्वल टू 3। यही हमें क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन पूछी गई थी। तो यही हमारे क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व व्हिच पासेस थ्रू एन एक्सटर्नल पॉइंट 1,2। Let us discuss question number 5. The question is, show that the normal at any point theta to the curve. कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है x इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा, और y की इक्वेशन गिवन है यहाँ पे a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा। तो कर्व की इक्वेशन हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है, थीटा यहाँ पे क्या है वो पैरामीटर है। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी पड़ी है एट एनी पॉइंट थीटा। उसके बाद में हमें शो करना है कि नॉर्मल का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को करेंगे डिफाइन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यूज करके डिफाइन करेंगे x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा को यूज करके स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफाइन करेंगे, वो वैल्यू होती है dy बाई dx के बराबर। और स्लोप ऑफ टेंजेंट यूज करके हम डिफाइन करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो वैल्यू होती है -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज -1 बाय dy बाई dx। फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा हमें। उसके बाद में हमें पॉइंट तो पता ही है इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ थीटा। उसके बाद में उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन डिफाइन करेंगे और चेक करेंगे कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। तो स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चन को हमें dy बाई dx यहाँ पे करना पड़ेगा डिफाइन। अब y और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होगा, dy बाई dx को हम यहाँ लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो ये वैल्यूज हम करेंगे इवैल्यूएट dy बाई डी थीटा की और dx बाई डी थीटा की। तो उसके लिए हम करेंगे डिफरेंशिएट। पहले इस x की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल थीटा। तो लेफ्ट साइड में आएगा यहाँ पे dx बाई डी थीटा, राइट साइड में पहली टर्म है a cos थीटा, डेरिवेटिव आएगा cos थीटा का क्योंकि a क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। cos थीटा का डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे माइनस साइन थीटा। फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म को, तो यहाँ पे है दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। तो यहाँ हमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, तो a तो बाहर आ जाएगा प्लस a। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, थीटा का डेरिवेटिव आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म दैट इज साइन थीटा। फिर a मल्टीप्लाइड बाय थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा का डेरिवेटिव वो होगा cos थीटा। तो ये आ गया dx बाई डी थीटा की वैल्यू। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये है a साइन थीटा, ये है माइनस a साइन थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी a मल्टीप्लाइड बाय थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा।
सिमिलर तरीके से यहाँ पे हम डी वाई बाई डी थीटा इवेलुएट करेंगे, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डी वाई बाई डी थीटा में फर्स्ट टर्म आएगी ए साइन थीटा का डेरिवेटिव, साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कॉस थीटा। यहाँ पे हम फिर से लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई थीटा का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, फिर आएगा माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा का डेरिवेटिव दैट इज माइनस साइन थीटा। सिंपली हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। अब अगर हम यहाँ नोटिस करेंगे तो ये लिखा हुआ माइनस ए कॉस थीटा, ये लिखा हुआ ए कॉस थीटा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आएगी ए मल्टीप्लाइड बाई थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू हम यहाँ कर देंगे सब्सटीट्यूट, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए और थीटा यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, वो आएगी साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा। तो यहाँ पे अब ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे टेन थीटा, तो उससे स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा, वो आएगा माइनस वन बाई टेन थीटा, उसको माइनस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, और उसको हम माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्लोप को कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म्स में इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिफाइन करेंगे तो उसमें नोटिस करिए यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो भी कॉस थीटा और साइन थीटा की टर्म्स में ही है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे एट एनी पॉइंट थीटा। तो पॉइंट्स तो हमें यहाँ पे पता है और यहाँ पे हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो आएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम इसको पहले कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो नोटिस करेंगे साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा वाई साइन थीटा, इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ए साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा हो जाएगा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा माइनस माइनस प्लस ए थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, तो आएगा ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। इसको हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा माइनस एक्स कॉस थीटा, फिर ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा तो आएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा, फिर नेक्स्ट हम आएगी ए थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ये कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ नोटिस करेंगे ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स और वाई की टर्म्स को एक तरफ ले जाता हूँ, तो ये वाई साइन थीटा ये एक्स कॉस थीटा, तो इधर आ जाएगा वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में ले जाऊंगा कांस्टेंट टर्म को, तो आएगा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसमें से मैं ए को ले सकता हूँ कॉमन, फिर ये ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो हमारी जो नॉर्मल की इक्वेशन है सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रही है, वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा इक्वल टू ए, तो ये हमने यहाँ पे निकाल ली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो हमें क्वेश्चन में शो कर रहा है। हमें शो करना है कि इस नॉर्मल का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो हम डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट करेंगे डिफाइन। पॉइंट यहाँ पे क्या है, ओरिजिन दैट इज 0,0। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन कैसे डिफाइन करते हैं, पॉइंट को हम सेटिस्फाई करते हैं लाइन की इक्वेशन में, तो जहाँ पे भी एक्स है और जहाँ पे भी वाई है उसमें पुट करेंगे हम 0,0, तो इससे आएगा न्यूमरेटर का पार्ट, तो डिस्टेंस डी लिखेंगे, ये मॉड लगाएंगे, 0,0 इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे, ए को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो आएगा 0 साइन थीटा प्लस 0 कॉस थीटा माइनस ए। डिनोमिनेटर में फिर आता है अंडर रूट में एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, उसका करेंगे हम एडिशन, तो ये आ गया, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। इस तरीके से डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन हम करते हैं डिफाइन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर में आएगा माइनस ए और डिनोमिनेटर में आएगा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमें पता है इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर, तो ये डिस्टेंस आएगा माइनस मॉड ए, नेगेटिव साइन मॉड में से हटा सकते हैं तो इसको हम मॉड ए भी लिख सकते हैं। अब हमें यही प्रूव करना था क्वेश्चन में कि डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल वो क्या है, फ्रॉम ओरिजिन इज ए कांस्टेंट वैल्यू, और हमें पता है मॉड ए क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में शो कर दिया। Now let us discuss question number 6. The question is find the intervals in which the function f given by fx हमें यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बारे में फाइंड करना है कौन सी वैल्यूज ऑफ x के लिए वो इंक्रीजिंग है या वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमें यहाँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टाइप के इंटरवल करने हैं फाइंड। तो उसका तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, उससे हम डिफाइन करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स और फिर हम उससे निकालेंगे x की वैल्यूज का इंटरवल। तो इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, उसके लिए हम अप्लाई करेंगे डिवीजन रूल। न्यूमरेटर यहाँ पे 3 फंक्शंस का एडिशन है या सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं आप, और डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है 2 प्लस cos x। तो जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग डिवीजन रूल, तो डिनोमिनेटर में आएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये मैंने यहाँ लिख लिया, फिर हम करेंगे न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, वो ये वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ये कैसे आया, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो यहाँ सिंपली -2 आएगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो नेगेटिव साइन तो आएगा x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाइड बाय cos x, फिर x मल्टीप्लाइड बाय cos x का डेरिवेटिव वो आएगा माइनस साइन x, और ये नेगेटिव साइन जो आगे लगा हुआ है ये तो आएगा ही आएगा, तो ये होगा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर में 2 तो कांस्टेंट है उसका 0 आएगा, cos x का आएगा माइनस साइन x, तो सिंपली यहाँ वैल्यू सिर्फ माइनस साइन x ही आएगी। अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके f डैश x की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए हम सिंपली करेंगे कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं पहली टर्म, यहाँ पे भी cos x की टर्म है, यहाँ पे भी cos x की टर्म है, तो 4 cos x माइनस cos x क्या हो जाएगा, 3 cos x के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस x साइन x, ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस cos x, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन x, तो माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो 3 cos x को पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 2 से, तो न्यूमरेटर में पहली टर्म आएगी 6 cos x, नेक्स्ट टर्म आएगी 2 का मल्टीप्लिकेशन विद x साइन x तो आएगी 2x साइन x, नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे आएगी 2 का मल्टीप्लिकेशन विद -2 तो वैल्यू आएगी -4,
पहली टर्म का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अब cos x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 cos स्क्वायर x, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x sin x cos x, फिर यहाँ पे नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय cos x, तो -2 cos x आएगा, तो ये फर्स्ट टर्म का सिंप्लीफिकेशन आएगा। अब नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 4 sin x मल्टीप्लाइड बाय sin x आएगा 4 sin स्क्वायर x, नेक्स्ट टर्म आएगी -2x sin x, और नेक्स्ट टर्म यहाँ पे आएगी -x cos x मल्टीप्लाइड बाय sin x, तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर का पार्ट। अब हम यहाँ नोटिस करेंगे कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, जैसे पहली टर्म हमें दिख रही है 2x sin x, यहाँ पे भी 2x sin x पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x sin x cos x भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में बचेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 टर्म्स। नोटिस करेंगे इसमें से दो टर्म्स क्लब कर सकते हैं, 6 cos x -2 cos x, तो ये आ जाएगा 4 cos x। उसके अलावा ये जो रिमेनिंग टर्म्स है इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये आएगा 4 cos x -4 प्लस 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x। अब ये हमने f' का एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम क्या करते हैं, हम f' के फैक्टर्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसका बेसिकली आइडिया क्या होता है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो हम पूरा जो एक्सप्रेशन आता है उसको एक वेरिएबल की टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। उसका मतलब क्या है, देखिए अगर हम यहाँ नोटिस करेंगे तो यहाँ cos x की टर्म भी आ रही है और sin x की टर्म भी आ रही है, तो अगर मैं किसी भी तरीके से या तो sin x की सारी टर्म्स को cos x में चेंज कर लूँ या cos x की सारी टर्म्स को sin x में चेंज कर लूँ, जिस तरीके से पूरा का पूरा एक्सप्रेशन या तो sin x में आ जाए या cos x में आ जाए, फिर उसके मैं फैक्टर्स कर लूँ, तो ये हमारा आइडिया होता है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है सारी की सारी टर्म्स मैक्सिमम cos x में, तो इस sin स्क्वायर x की टर्म को मैं चेंज कर लूँगा cos स्क्वायर x में, फिर पूरा का पूरा एक्सप्रेशन cos स्क्वायर x में आएगा, फिर मैं उसके फैक्टर्स जनरेट कर सकता हूँ। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे sin स्क्वायर x को मैं लिख लूँगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब यहाँ नोटिस करिए ये आएगा +4, यहाँ लिखा है -4, तो ये टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। फिर यहाँ -4 cos स्क्वायर x आएगा, ये +3 cos स्क्वायर x, तो ये -cos स्क्वायर x आ जाएगा, और 4 cos x तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब मुझे न्यूमरेटर में फैक्टर्स जनरेट करना है, इसका मतलब कॉमन लेना होता है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है cos x ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो न्यूमरेटर में से cos x कॉमन लूंगा तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, cos x मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस cos x ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे f' x का एक्सप्रेशन में यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, cos x मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस cos x, डिनोमिनेटर में है 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा f' का एक्सप्रेशन। न्यूमरेटर में 2 फैक्टर है, डिनोमिनेटर में 1 फैक्टर है। अब f' निकालने के बाद का नेक्स्ट स्टेप है, हम करेंगे f' की वैल्यू को इक्वल टू 0 के बराबर, उससे हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। जनरली जो ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसमें sin x या cos x के ही फंक्शन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि sin x और cos x की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में करती है लाए। तो उस केस में अगर हम नोटिस करेंगे तो 4 माइनस cos x तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि अगर ये -1 से 1 के बीच में है, 4 से सब्ट्रैक्ट करोगे कभी 0 नहीं आ सकता, तो ये फैक्टर कभी भी 0 नहीं होगा। सिमिलर तरीके से 2 प्लस cos x है, वो भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि -1 से 1 के बीच में उसका स्क्वायर करोगे तो भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि cos x की वैल्यू -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल में करती है लाए। तो f' को जब 0 करना है, इस और इस पार्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है, डिनोमिनेटर का तो वैसे भी मतलब नहीं है, क्योंकि यह मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, हम करेंगे cos x को इक्वल टू 0, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। उससे हम निकालेंगे यहाँ पे x का इंटरवल, उससे फिर हम डिफाइन करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कौन से इंटरवल में डिफाइन करना है, तो हम cos x का पूरा एक पीरियड ले लेंगे 0 से लेकर के 2π के बीच में, उसमें हम डिफाइन करेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या है, और जनरल डिफाइन करना है तो 2nπ सब जगह हम कर देंगे ऐड। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इसका इंटरवल। तो इसका आइडिया क्या है, सबसे पहले cos x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 से 2π में निकालेंगे कि x की वैल्यूज क्या एग्जिस्ट करेंगी, दोज आर द क्रिटिकल पॉइंट। तो हमें पता है x की वैल्यू π/2 होगी जब cos x 0 होगा, मतलब f' 0 होगा, या नेक्स्ट वैल्यू होगी 3π/2 के बराबर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इस इंटरवल में ये क्रिटिकल पॉइंट्स करेंगे मार्क। तो हम यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ये हमारा इंटरवल है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करेंगे। एक पॉइंट आएगा π/2 और एक पॉइंट आएगा 3π/2। तो हमारे 3 इंटरवल बन गए, 0 से π/2, π/2 से 3π/2 और 3π/2 से π। उस केस में हमें cos x का साइन पता लग जाएगा, तो फिर हमें f' का साइन पता लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो हमेशा पॉजिटिव ही है। तो cos x का साइन हमें पता है 0 से π/2, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। उससे हम साइन ऑफ f' डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉजिटिव साइन, तो f' का साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। फिर नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे π/2 से 3π/2, दैट इज सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, cos x होता है नेगेटिव, तो f' भी नेगेटिव ही होगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू है यहाँ पे 3π/2 से 2π का इंटरवल, तो उसमें cos x होगा पॉजिटिव, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, तो f' भी पॉजिटिव ही होगा। तो इन वैल्यूज ऑफ इन साइंस ऑफ f' से फिर हम डिफाइन कर सकते हैं बिहेवियर ऑफ फंक्शन f(x). तो हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं अगर f' पॉजिटिव है तो मतलब फंक्शन f(x) की वैल्यू हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज ही करेगी। तो 0 से π/2 में क्या है, फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। π/2 से 3π/2 में f(x) का साइन नेगेटिव है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। 3π/2 से 2π में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि f(x) का साइन है पॉजिटिव। तो हमने 0 से 2π के बीच में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल कर दिए डिफाइन। अब इससे हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। तो इंक्रीजिंग का इंटरवल यहाँ पे क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग का इंटरवल यहाँ पे आ रहा है 0 से π/2 और 3π/2 से लेकर के 2π के बीच में, और डिक्रीजिंग का इंटरवल आ रहा है π/2 से लेकर के 3π/2 के बीच में। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π, ये तो क्या इंक्रीजिंग का, डिक्रीजिंग का हो गया π/2 से 3π/2। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे तो मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया, यहाँ मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया। इसका बेसिकली मतलब क्या है, जब भी क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर लिखा होता तो यहाँ पे सब जगह ओपन ब्रैकेट ही आते हैं, एंड पॉइंट्स को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं लिखा है तो एंड पॉइंट्स को हम जनरली करते हैं इंक्लूड, हमेशा ही इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 0 से π/2 इंक्लूड किया है, 3π/2 से 2π को भी एंड पॉइंट्स को इंक्लूड किया है।
तो अगर मैंने इनको इंक्रीजिंग में इंक्लूड कर लिया तो डिक्रीजिंग में इंक्लूड नहीं कर सकता, दोनों जगह हम नहीं लिख सकते। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इंक्रीजिंग पूछा होता तो मैं यहाँ पे एन पॉइंट्स को इंक्लूड करके आंसर लिखता, सिर्फ डिक्रीजिंग लिखा होता तो मैं π/2 से 3π/2 यहाँ पे इसको इंक्लूड करके आंसर लिखता। लेकिन अगर दोनों पूछे, दोनों आंसर लिखने हैं, तो एक में इंक्लूड करेंगे तो दूसरे में इंक्लूड नहीं करेंगे। आप चाहिए तो इसमें इंक्लूड कर लीजिए, फिर इसमें आप π/2 और 3π/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है। 0 से 2π को तो इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमने उसी इंटरवल की बात करें, उसी में हम कर रहे हैं डिस्कस। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आंसर लिखे जाते हैं। और अगर हमें जनरल इंटरवल डिफाइन करना होता तो हम क्या करते हैं, इसमें 2nπ, इसमें भी 2nπ, इसमें भी 2nπ और इसमें भी 2nπ ऐड कर देते, इसमें भी 2nπ ऐड कर देते और इसमें भी 2nπ ऐड कर देते। सो दैट विल डिफाइन द जनरल इंटरवल, जनरल वैल्यूज ऑफ एक्स, जिसके बीच में फंक्शन एफ एक्स जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। Let us discuss question number 7. The question is, find the intervals in which the function f given by fx equal to x cube plus 1 by x cube. हमें चेक करना है कौन से इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में x है, वो तो 0 ही नहीं सकता। तो बेसिकली क्वेश्चन को ये अच्छे से डिफाइन किया, उसकी डोमेन को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल निकालने हैं तो सबसे पहला स्टेप होगा, हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x², 1/x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा -3 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ डैश एक्स के फैक्टर्स जनरेट करने की कोशिश करेंगे, फिर उसको करेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ नोटिस कर सकते हैं 3 तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एक्सप्रेशन आएगा ये x की पावर 4, यहाँ एलसीएम आएगा तो आएगा x की पावर 6 - 1/x की पावर 4। एफ डैश एक्स को करेंगे हम इक्वल टू 0, उससे निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये वैल्यू तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी x की पावर 6 - 1 शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब x की पावर 6 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम x को बोल सकते हैं वो +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, क्योंकि हम पावर क्या है इवन। जैसे x² इक्वल टू 1 करते हैं तो x की वैल्यू +-1 लिखते हैं, वैसे ही x की पावर 6 इक्वल टू 1 है तो हम यहाँ पे +-1 लिखेंगे। अगर x की पावर 8 इक्वल टू 1 होता तो भी हमारे यही क्रिटिकल पॉइंट्स आते। अब हम क्या करेंगे, इन क्रिटिकल पॉइंट्स के अबाउट एफ डैश एक्स का साइन पता करेंगे। एफ डैश एक्स में 3 फैक्टर्स हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इस पूरे का साइन पता करने के लिए तीनों के साइन पता होने चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ नंबर लाइन और उस पर साइन ऑफ एफ डैश एक्स डिफाइन करेंगे। तो इसमें पहला फैक्टर है 3, तो ये तो क्या है कॉन्स्टेंट, हमें ये हमेशा ही पॉजिटिव है, तो इसकी साइन भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। फिर ये डिनोमिनेटर में देखेंगे x की पावर 4, यहाँ पे पावर इवन है, x की आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो भी इसे क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर ही आएगा। तो सिर्फ हमें x की पावर 6 - 1 का साइन पता करना है, जो भी साइन होगा अबाउट द पॉइंट्स -1, +1, उसी से हमारे को एफ डैश एक्स का साइन पता लग जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को पहले मैं मार्क कर लेता हूँ नंबर लाइन पे, -1 एक है, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है +1। क्वेश्चन में हमें ये भी दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको भी हम यहाँ मार्क कर लेते हैं कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक हॉलो पॉइंट होगा, इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनल जब हम इंटरवल लिखेंगे तो उसमें हमें 0 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे मार्क कर लीजिए ताकि आगे मिस्टेक नहीं होगी। अब इससे हम क्या मिल गए, हमें 3 इंटरवल्स मिल गए, -∞ से -1, -1 से 1 और 1 से बड़ा, और इस इंटरवल में हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसमें हम साइन पता करेंगे x की पावर 6 - 1 का, वही यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश एक्स का साइन होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज तो हमेशा पॉजिटिव ही आएंगी। तो नोटिस करिए, अगर x की वैल्यू अगर मैं 1 से बड़ी पुट करूंगा हमेशा, तो ये क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग की पावर 6, वो तो हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। सिमिलर तरीके से अगर x की वैल्यू -1 से छोटी पुट करूंगा, मतलब -2, -3, -1.5, उसकी इवन पावर करेंगे तो फिर से क्या होगा, नेगेटिव साइन तो हट जाएगा, फिर उसकी पावर जो अगर अप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू भी 1 से बड़ी आएगी। इसका मतलब इस वाले इंटरवल में अगर x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो x की पावर 6 जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, मतलब एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे अगर एफ डैश एक्स का साइन 0 हो रहा है, मतलब उसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो पॉजिटिव से जब नेगेटिव की तरफ जाते हैं तब भी क्या होता है, 0 होगा। तो इधर क्या होगा, एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव ही होगा। वो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर x की वैल्यू -1 के 1 के बीच में पुट करेंगे, मतलब कोई फ्रैक्शन वैल्यू पुट करेंगे, उसकी पावर अगर बढ़ाएंगे तो वैल्यू तो हमेशा आएगी 1 से कम ही आएगी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव ही आएगी। सिमिलर तरीके से 1 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो x की पावर 6 - 1 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, वही एफ डैश एक्स का यहाँ पे साइन होगा। तो यहाँ पे हमने एफ डैश एक्स का साइन पता कर लिया। अब हम इंटरवल पता कर सकते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, क्योंकि हम इसे आइडिया लगा सकते हैं बिहेवियर ऑफ फंक्शन एफ एक्स का। अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव होगा, इसका मतलब फंक्शन हमेशा क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में। एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव है, मतलब फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में, -1 से 1, 0 नॉट इंक्लूडेड। और यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है फिर 1 से लेकर के बड़ी वैल्यू में, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसको हम इस तरीके से यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल। जहाँ पे भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है वो क्या है, इंक्रीजिंग का इंटरवल, ये वैल्यूज ऑफ एक्स, यहाँ पे ये वैल्यूज ऑफ एक्स। और डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या है, ये है डिक्रीजिंग का इंटरवल, लेकिन इसमें हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग का इंटरवल अगर हमें लिखना है तो ऐसे लिखेंगे -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग में लिखेंगे -1 से 0, 0 से 1, 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि यहाँ पे कब मुझे क्लोज ब्रैकेट लगाना है, कब मुझे ओपन ब्रैकेट लगाना है, ये कैसे हमें क्वेश्चन में पता लगेगा। अगर क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा हुआ है तो उस केस में आपको ये एंड पॉइंट्स जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड नहीं करना है, ध्यान रखिए। तो उस केस में -1 को यहाँ भी इंक्लूड नहीं करेंगे, +1 को यहाँ भी इंक्लूड नहीं करेंगे, और यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दोनों पूछा गया है स्ट्रिक्टली के साथ, तो उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स को कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। 0 को तो नहीं करेंगे क्योंकि एक्स में क्वेश्चन में लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस 0 की तो कोई बात ही नहीं, इसको तो इस क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं ही करेंगे।
और अगर क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ इंक्रीजिंग या सिर्फ डिक्रीजिंग, तो उस केस में क्या करते हैं हम, एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने -1 को भी इंक्लूड किया है, +1 को भी इंक्लूड किया है, इन्फिनिटी को तो वैसे भी इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है और यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि दोनों आंसर पूछे गए हैं। अगर सपोज क्वेश्चन में सिर्फ इंक्रीजिंग पूछा होता तो ये मैं आंसर लिखता, एंड पॉइंट्स जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उसको इंक्लूड करता। सिर्फ डिक्रीजिंग पूछा होता तो यहाँ पे -1 और +1 इंक्लूड करता, यहाँ पे 0 को इंक्लूड नहीं करता, तो वो हमारा आंसर हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों पूछे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों वाले पूछे, तो उसमें अगर आप एक में आंसर में इंक्लूड करेंगे तो दूसरे में आपको आंसर में इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो वो मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर वो इंक्रीजिंग में है तो डिक्रीजिंग में कैसे होगा। तो इस चीज को यहाँ पे समझना जरूरी है कि हमें आंसर को किस तरीके से लिखना है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा जब आप क्वेश्चन में आंसर्स को लिख रहे होंगे। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। तो यहाँ पे हमें इलिप्स की इक्वेशन गिवन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है x² + a² + y²/b²। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ और इस इलिप्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन में a क्या होता है, ग्रेटर देन b होता है। x के नीचे का पार्ट अगर बड़ा है तो x की डायरेक्शन में इलिप्स क्या होगा, वाइड होगा, वहां से बड़ा होगा, y की डायरेक्शन में छोटा होगा। तो इस तरीके से हमने बना लिया इलिप्स का डायग्राम। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है किसका, एक ट्रायंगल का एरिया जो किसमें है, इंस्क्राइब्ड, इलिप्स के अंदर है। तो इंस्क्राइब का मतलब क्या है, इलिप्स उसको सराउंड करता है, जो ट्रायंगल है वो इलिप्स के अंदर है, उसका मैक्सिमाइज करना है एरिया। और वो कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस। तो एक एंड ऑफ मेजर एक्सिस पे उसका एक वर्टेक्स है। अब मेजर एक्सिस तो ये है जिसके अलॉन्ग मेजर पोर्शन ऑफ द इलिप्स लाया करता है। तो एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस दो हो सकते हैं, एक तो हम ये ले सकते हैं a,0, या हम ये एंड पॉइंट ये वाला ले सकते हैं -a,0। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस जो वर्टेक्स लूंगा ट्रायंगल का, वो लूंगा a,0। आप दूसरा वाला वर्टेक्स लेके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। मैं वहां पे इस केस में वो वर्टेक्स कंसिडरेशन में नहीं लूंगा। तो हमें एक वर्टेक्स पता लग गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का। अब जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो इलिप्स के अंदर इंस्क्राइब होना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें दिख रहा है इलिप्स क्या है, खुद एक सिमेट्रिक फिगर है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी क्या होता है, एक वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्रिक फिगर ही होता है। तो यहाँ पे जो मैं बनाऊंगा एक ट्रायंगल, तो जो पॉइंट्स लूंगा मैं इलिप्स के ऊपर, वो एक दूसरे के लिए क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे अबाउट एक्स एक्सिस, जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पे करेंगे लाइन। उनको ज्वाइन करूंगा तो मुझे मिलेगा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस वर्टेक्स से हम डिफाइन करेंगे, ये दोनों जाएंगे साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कितनी होंगी, इक्वल होंगी, और ये हो जाएगा बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया करना है मैक्सिमाइज। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम यूज करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, सिमेट्रिक फिगर है, जो जितना ये ऊपर होगा उतना ये नीचे होगा। तो उससे मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट्स क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। मतलब अगर इनको ज्वाइन करूंगा तो ये किसके पैरेलल होंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल ही होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और यहाँ पे ये साइड्स क्या होंगी, इक्वल इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम इस बेस को फिर डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट का यहाँ से वाई एक्सिस से डिस्टेंस लिख लेते हैं h। तो इस पॉइंट का भी यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, h के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्टेंस। अब इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूंगा तो ये क्या है, एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड है, मतलब ओरिजिन के लेफ्ट साइड में। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा -h, वाई कोऑर्डिनेट को मान लेता हूँ k। तो k को मैंने मान लिया पॉजिटिव, तो ये डिस्टेंस मैंने मान लिया k। तो ये हो गया k, इसका वाई कोऑर्डिनेट k होगा। तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, फिर -k होगा। ध्यान रखिए h और k मैंने क्या माने, डिस्टेंस। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट -h, k और -h, -k आ जाएंगे। तो इससे हम बेस ऑफ डिफाइन कर सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2k के बराबर हो जाएगा ये डिस्टेंस। तो हमें बेस पता है, यहाँ पे अब हम निकालेंगे हाइट। हाइट के लिए हमें ये h पता है, इतना डिस्टेंस पता है, इसके आगे का डिस्टेंस इसमें कर देंगे ऐड, तो हमें मिल जाएगी टोटल हाइट। तो टोटल हाइट यहाँ पे आ जाएगी h + a। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर हम यहाँ लिख सकते हैं ½ × 2k × h + a। ये हमने डिफाइन कर दिया एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसका हमें करना है मैक्सिमाइज। तो यहाँ से एरिया का एक्सप्रेशन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k × h + a। अब हमें जिस भी एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना होता है उसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल ही होना चाहिए, अगर हमें सीबीएसई में बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन को करना है सॉल्व। यहाँ पे 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, k है और एक वेरिएबल है h। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को हटा के दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें h और k में एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वो इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे कि ये जो पॉइंट है ये कर्व की इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। तो x की जगह -h लिख लेंगे, y की जगह k लिख लेंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी, h² / a² + k² / b² = 1। आप चाहें तो ये पॉइंट भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन दोनों केस में यही बनेगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में पुट करेंगे। तो नोटिस करिए यहाँ h और k है, यहाँ h² और k²। तो अगर मैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पुट करूँगा तो उसमें अंडर रूट आएगा। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं, जब एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में पुट करते हैं अंडर रूट का साइन आ जाता है, तो उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है। हम क्या करते हैं, जिस भी एक्सप्रेशन को करना है मैक्सिमाइज, मैं उसको पहले कर लेता हूँ यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे h, k है, यहाँ पे h² k² है। तो जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो मेरा आएगा k² h + a का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखिए, अगर आपको एरिया को मैक्सिमाइज करना है या मैं बोलूँ a² को मैक्सिमाइज करना है, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि a मैक्सिमाइज होगा तभी a² मैक्सिमाइज होगा। तो हम कंडीशन लगाएंगे कि a² को मैक्सिमाइज करेंगे, उससे एरिया अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे एलिमिनेट करना एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में पुट करना ईजी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे k² मिल गया है
और के स्क्वायर की वैल्यू जब पुट करूंगा तो उसमें अंडर रूट आएगा ही नहीं। तो यहाँ से मैं के स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, वो वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा एच स्क्वायर बाई स्क्वायर, राइट साइड में आएगा तो आएगा 1 माइनस एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ए स्क्वायर को एक वेरिएबल मान लेता हूँ जेड, तो मुझे एरिया मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब मुझे जेड के एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है एच। अब सिंगल वेरिएबल में एक्सप्रेशन चेंज हो गया। अब आगे हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व बाय फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट। तो हम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एच, उसको करेंगे फिर हम इक्वल टू 0। तो उसके लिए हम यहाँ पे निकालते हैं डी जेड बाई डी एच। डी जेड बाई डी एच निकालेंगे तो यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, इसका इससे प्रोडक्ट है, ये दोनों वेरिएबल्स हैं तो प्रोडक्ट रूल से करेंगे डिफरेंशिएट। बी स्क्वायर तो है कांस्टेंट टर्म, पहले इसका आएगा डेरिवेटिव, वो क्या आएगा माइनस टू एच बाई ए स्क्वायर, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव है 0, मल्टीप्लाइड बाई ये सेकंड टर्म। फिर सेकंड टर्म में क्या आएगा बी स्क्वायर, फिर से कांस्टेंट आएगा। अब इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2 टाइम्स एच प्लस ए, क्योंकि फिर एच प्लस ए का डेरिवेटिव निकालेंगे एच के रेस्पेक्ट में तो 1 ही आएगा, क्योंकि ये है कांस्टेंट टर्म। यहाँ चेन रूल अप्लाई करके 2 मल्टीप्लाइड बाई एच प्लस ए ही आएगा। अब डी जेड बाई डी एच का एक्सप्रेशन निकालने के बाद इसको हम करेंगे इक्वल टू 0, उससे निकालेंगे एच की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए, उसी से हमारा एरिया मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होगा। अब जब सीबीएसई में ये वाला क्वेश्चन आता है वर्ड प्रॉब्लम, तो इसमें हमें इसको शो भी करना पड़ता है कि एरिया मैक्सिमाइज हो रहा है, तो उसमें हमें डी स्क्वायर जेड बाई डी एच स्क्वायर भी निकालना होता है। तो उसके क्या है, दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ। सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब है, हम इसमें से कॉमन्स लेके फैक्टर्स जनरेट करने की कोशिश करेंगे। वो तरीका सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इजी कैलकुलेशन मेथड है, क्योंकि उसमें सब कुछ साफ साफ दिखता है, उसमें आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है और आप इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो हमें वो चीज निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको डायरेक्टली इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लीजिए। तो उसमें हम क्या करते हैं, फैक्टर्स कैंसिल आउट करते हैं। मैं आपके साथ दोनों चीजें डिस्कस करूंगा कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं इसके पहले फैक्टर्स जनरेट नहीं कर रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, पहले कांस्टेंट टर्म्स को यहां से कॉमन लेके इस 0 के साइड में ले जाके डिवाइड करता हूं, ताकि वो हट जाती हैं, एक्सप्रेशन छोटा हो जाता है। तो यहाँ नोटिस करिए, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर की टर्म मैं कॉमन लेके हटा सकता हूँ, 0 से डिवाइड करूंगा तो वो 0 में चली जाएगी। नेक्स्ट हम नोटिस करेंगे यहाँ पे भी एच प्लस ए है, यहाँ पे भी एच प्लस ए है, और यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इनको भी मैं कॉमन लेके हटा सकता हूँ। 2 को इसलिए हटा सकते हैं, वो कांस्टेंट टर्म है। एच प्लस ए को इसलिए हटा सकते हैं क्योंकि एच प्लस ए 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एच की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। एच हमने क्या माना है, डिस्टेंस को माना है, ध्यान रखिए। तो इसलिए एच प्लस ए को भी यहाँ पे 0 से कर सकता हूँ डिवाइड। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो कॉमन फैक्टर्स थे, जो कॉमन टर्म्स थी जो 0 नहीं हो सकती, उसको हटा के हमने यहाँ पे 0 के साइड में ले गए, तो 0 अपॉन समथिंग आ जाएगा, वो तो 0 ही हो जाएगा। अब रिमेनिंग एक्सप्रेशन को हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ आ रहा है माइनस एच बाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच प्लस ए, तो आएगा माइनस एच स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एच ए बाई स्क्वायर, तो माइनस एच बाई ए आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस एच स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब ये वैल्यू होगी 0 के बराबर, इससे एच इन टर्म्स ऑफ ए निकालेंगे। तो मुझे दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ एच स्क्वायर है, यहाँ एच स्क्वायर है, यहाँ एच है और यहाँ कांस्टेंट टर्म है। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए। उसमें भी क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ ऑलरेडी मिडिल टर्म स्प्लिट है। अगर इसमें से मैं कॉमन ले लूँ माइनस एच बाई, तो यहाँ क्या बचेगा, एच बाई ए प्लस 1, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। इसमें नोटिस करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए, 1 स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यह आएगा 1 माइनस एच बाई ए और 1 प्लस एच बाई, यही वैल्यू यहाँ पे आ रही है। आप चाहिए तो यहाँ पे एलसीएम लेके एच स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना के वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इवेंचुअली इसका मतलब हमें फैक्टराइज ही करना है, तो मैं यहाँ फैक्टर्स ही जनरेट कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू है 0 के बराबर। अब यहाँ नोटिस करिए, एच बाई ए प्लस 1 आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे एक फैक्टर आएगा एच बाई ए प्लस 1, और पहले में से कॉमन बचेगा, रिमेनिंग टर्म आएगी माइनस एच बाई, सेकंड में से आएगा 1 माइनस एच बाई। अब यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 करके निकालेंगे एच की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए। इस पार्ट को 0 करेंगे तो आएगा 1 माइनस 2 एच बाई इक्वल टू 0, इससे आएगा 1 प्लस एच बाई ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से एच की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए आ जाएगी, वो आएगी वैल्यू एच इक्वल टू ए बाई 2। यहाँ से एच की वैल्यू आएगी माइनस ए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एच की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि हमने इसको डिस्टेंस ही अज्यूम किया था। इसका मतलब एच की वैल्यू ए बाई 2 आएगी, एच की वैल्यू हम माइनस ए नहीं ले सकते हैं। तो डी जेड बाई डी एच को 0 करने पे एच की वैल्यू आ रही है ए बाई 2, इसी पे एरिया क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। अब एक तो ये तरीका मैंने बताया, इस तरह से फैक्टर कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव में हम ये क्वेश्चन मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि हमें डी स्क्वायर जेड बाई डी एच स्क्वायर दिखाने की जरूरत नहीं है कि एरिया मैक्सिमाइज हो रहा है या नहीं हो रहा। इस तरह के क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं तो एरिया मैक्सिमाइज ही हो रहा होता है, जो हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं उसी पे। ऐसे ही करते हैं जनरली क्वेश्चन को सॉल्व। लेकिन यहाँ पे सीबीएसई में हमें शो करना पड़ेगा डी स्क्वायर जेड बाई डी एच स्क्वायर, वो यहाँ पे लेस देन 0 आना ही चाहिए, क्योंकि तभी एरिया मैक्सिमाइज होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं सीबीएसई में, इस एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं बाय टेकिंग फैक्टर्स, कॉमन लेते हैं फैक्टर्स और फैक्टर्स जनरेट करते हैं। तो उसका तरीका क्या है, देखिए पहले मैं यहाँ वैल्यू लिख लेता हूँ, इसको 0 करने पे वैल्यू क्या आ रही है, एच इक्वल टू ए बाई 2 आ रहा है। अब हम यहाँ पे डी जेड बाई डी एच के फैक्टर्स जनरेट करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ सिंप्लीफाई। ये वाला जो पार्ट है 1 माइनस एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हम डी जेड बाई डी एच के एक्सप्रेशन में से पूरे में से लेंगे कॉमन। तो यहाँ नोटिस करिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा बाहर। फर्स्ट टर्म में से आएगा माइनस एच मल्टीप्लाइड बाय एच प्लस ए का होल स्क्वायर। सेकंड टर्म में से आएगा ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच प्लस ए। अब नोटिस करिए फैक्टर्स जनरेट करने हैं, तो ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के फैक्टर्स बना सकता हूँ जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, वो आएगा ए प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस एच। और ये जो ए प्लस एच है, ए प्लस एच से कंबाइन होगा तो आ जाएगा ए प्लस एच का होल स्क्वायर और आएगा मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस एच। अब नोटिस करिए पूरे में से फिर एच प्लस ए का होल स्क्वायर आ रहा है कॉमन,
तो इसको भी बाहर निकालेंगे तो आएगा 2b² अपॉन a स्क्वायर h प्लस a का होल स्क्वायर माइनस h प्लस a माइनस h। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स आ जाएंगे, एक आएगा कांस्टेंट का पार्ट, एक आएगा h प्लस a का होल स्क्वायर, एक आएगा a माइनस 2h। और आप इसको भी अगर जीरो करेंगे तो ये पार्ट तो जीरो हो नहीं सकता, ये कांस्टेंट पार्ट है, तो इससे भी क्या आएगा h इक्वल टू a/2 ही आएगा जो हमने पहले वाले मेथड से निकाला था। लेकिन सीबीएसई में अगर आप इस तरीके से करेंगे फैक्टर्स जनरेट करके, तो जो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे उसमें आपकी कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगी। इसी के आप आगे डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे सीबीएसई में करूँगा तो ऐसे सॉल्व करूँगा, ऐसे फैक्टर जनरेट करके इक्वल टू जीरो करूँगा, उससे निकालूंगा h की वैल्यू a/2 के बराबर। अब हम यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन निकालेंगे d² z/dh² और उसको शो करेंगे लेस देन जीरो, तभी हम यहाँ पे प्रूव कर पाएंगे कि एरिया हो रहा है मैक्सिमाइज। तो d² z/dh² निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, 2b² a² तो कॉमन आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल में पहले आएगा h प्लस a के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, वो आएगा 2 टाइम्स h प्लस a मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म, प्लस यहाँ पे आएगा h प्लस a का होल स्क्वायर दैट इज फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, तो ये आएगा -2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे भी हम लेंगे कॉमन, तो नोटिस करिए 2 टाइम्स h प्लस a कॉमन आ जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगी बाहर, यहाँ बचेगा सिर्फ a माइनस 2h और यहाँ बचेगा माइनस विद h प्लस a, क्योंकि h प्लस a का यहाँ होल स्क्वायर था, तो आएगा -h माइनस a। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो नोटिस करिए a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा -3h, तो -3 जब मल्टीप्लाई होगा 2 से और 2 से तो हो जाएगा -12, तो ये आएगा -12 b² h मल्टीप्लाइड बाय h प्लस a। अब यहाँ पे h की वैल्यू हम पुट करेंगे a/2, क्योंकि उसी पे चेक करेंगे d² z/dh² लेस देन जीरो आ रहा है नहीं आ रहा, तो नोटिस करिए ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सिर्फ इस साइन से ये नेगेटिव है, तो d² z/dh² आ रहा है नेगेटिव लेस देन जीरो। तो इससे हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि h इक्वल टू a/2 पे एरिया क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज ही हो रहा है। तो ये तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम एरिया की वैल्यू, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, k की वैल्यू तो हम निकालनी पड़ेगी क्योंकि h की वैल्यू हमें पता है a/2, या फिर आप क्या करिए ये जो एक्सप्रेशन आया है ये वाला a स्क्वायर का एक्सप्रेशन, इसमें h की वैल्यू a/2 पुट कर दीजिए, फिर जो आंसर आएगा उसका रूट ले लीजिए, या फिर यहाँ पे h को a/2 पुट करिए, k की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ a निकाल लीजिए। तो वो मैं वैसे सॉल्व करूंगा, h की वैल्यू a/2 यहाँ पुट कर देंगे, उससे k की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी b² 1 माइनस a² डिवाइड बाई a² से a² कैंसिल, यह आएगा 1 माइनस 1/4, तो आ जाएगा यहाँ पे 3/4, तो आएगा 3/4 इंटू b²। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी √3b/2 जब हम यहाँ पे ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो हमें h की वैल्यू भी पता लग गई है और k की वैल्यू भी पता लग गई है, तो मैक्सिमम एरिया हम निकाल सकते हैं दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करके। एरिया मैक्सिमम आ जाएगा √3b/2 मल्टीप्लाइड बाय a/2 प्लस a। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी √3b/2 मल्टीप्लाइड बाय 3a/2, ये वैल्यू आ जाएगी 3√3ab/4। यही हमें क्वेश्चन में करना था, आंसर फाइंड। यही है मैक्सिमम एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। अब देखिए ये तो हो गया सीबीएसई का मेथड। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ जेई में हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से। तो उसके में मैं दो मेथड्स डिस्कस करूंगा। पहला मेथड क्या है, देखिए पहले मेथड में क्या है, आप इस तरीके से एच और के टर्म्स में दो इक्वेशन बना लेंगे। उसके बाद में सीबीएसई में तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं और एरिया का एक्सप्रेशन एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में लिख के फिर करते हैं डिफरेंशिएट। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो वो तो हमें शो करने की जरूरत ही नहीं है। तो उसका तरीका क्या है कि इस तरीके से कितनी भी इक्वेशन बन जाए, कोई भी मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन हो और आप बिना एलिमिनेट करे भी निकाल सकते हैं आंसर। उस केस में हम क्या करते हैं, जितने भी इक्वेशंस या एक्सप्रेशंस बन जाते हैं उनको हम सिंपली करते हैं डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। डिफरेंशिएट करने के लिए फॉर्मूले हम वही लगाते हैं, जैसे x² का डेरिवेटिव करना है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। उसी तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे हमें a को डिफरेंशिएट करना है तो उसका डेरिवेटिव हम लिखेंगे 1 ही लिखेंगे, क्योंकि a की पावर 1 है। ध्यान रखिए। अब इसमें आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है, जिस भी वेरिएबल को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जब आप डिफरेंशिएट करके हैं जो भी आंसर आता है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है उस वेरिएबल के एलिमेंट से। एलिमेंट का मतलब क्या है, देखिए अगर मुझे a को डिफरेंशिएट करना है उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 के बराबर ही होगा, क्योंकि x की पावर 1 a की पावर 1 1 ही होगा डेरिवेटिव। लेकिन a का एलिमेंट क्या है d है, उससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। इस तरीके से एक डिफरेंट मेथड है डिफरेंशिएशन का। अब राइट साइड में मुझे डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे क्या है, दो चीज का मल्टीप्लिकेशन, दो टर्म्स का, k मल्टीप्लाइड बाय h प्लस ए। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में पहले k का डेरिवेटिव आएगा, तो जैसे x का डेरिवेटिव वैसे k का डेरिवेटिव, ये तो 1 ही आएगा। लेकिन जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एलिमेंट क्या होगा dk होगा, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय dk, इससे करेंगे मल्टीप्लाई, जैसे 1 मल्टीप्लाइड बाय da किया था। सेकंड टर्म को सेम ही रखेंगे, फिर ऐड करेंगे दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव, तो दिस टर्म तो k ही आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a का 0 होगा, h का क्या होगा 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसके एलिमेंट से तो आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय dh। इस तरीके से हम करते हैं डिफरेंशिएट। अगर हमें बहुत सारी इक्वेशंस दी हुई है तो आप हर इक्वेशन को इस तरीके से डिफरेंशिएट करिए, काफी फास्ट तरीका है। अब यहाँ पे ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो h² का डेरिवेटिव और k² का डेरिवेटिव आएगा। h² का डेरिवेटिव आएगा 2h और उसको मल्टीप्लाई करेंगे dh से, उसका एलिमेंट है h का, इसका आएगा 2k डिवाइडेड बाय b² और आएगा मल्टीप्लाइड बाय dk, और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव आएगा 0 के बराबर। तो इस तरीके से हमने दो इक्वेशंस बना ली। अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है, हमें जिस भी वेरिएबल को करना है मैक्सिमाइज। यहाँ पे क्या है एरिया, तो यहाँ पे हम उसके एलिमेंट का जो डेरिवेटिव है डी उसको करेंगे हम इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ पे डी को कर देंगे इक्वल टू 0, क्योंकि इसको हमें करना है मैक्सिमाइज। तो यहाँ से डी एच और डी के की टर्म्स में बनेगी इक्वेशन, वो इक्वेशन बनेगी डी के मल्टीप्लाइड बाय एच प्लस ए प्लस के मल्टीप्लाइड बाय डी एच, और एक इक्वेशन ये है।
फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, डी एच बाई डी के की वैल्यू दोनों एक्सप्रेशन से कर लेंगे इवेलुएट। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, डी एच बाई डी के आएगा माइनस के डिवाइडेड बाई एच प्लस ए। यहाँ से डी एच बाई डी के हम निकालेंगे, वो आएगा माइनस बी स्क्वायर एच बाई ए स्क्वायर के। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब मेरा जो आंसर निकालना है वो एच और के की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, डी के बाई डी एच की वैल्यू को इक्वेट करके एक इक्वेशन बना लेंगे इन टर्म्स ऑफ एच एंड के। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ नोटिस करिए, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ एच एंड के। अब हम एक और इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ एच एंड के, जिसको हम इसके साथ सॉल्व करके एच की वैल्यू निकाल सकें और के की वैल्यू निकाल सकें, क्योंकि दो वेरिएबल है। एक और इक्वेशन ऑलरेडी अपने आप बनी हुई है, ये वाली इक्वेशन नंबर 2, ये इन टर्म्स ऑफ एच एंड के ही है। ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही आएगा। अब इन दोनों से हम एलिमिनेट करके एच और के की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेता हूँ, उससे क्या होगा, ए स्क्वायर और के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐड करेंगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन बी स्क्वायर और एच स्क्वायर और ए में बन जाएगी। इसमें वेरिएबल सिर्फ है एच। अब नोटिस करिए, बी स्क्वायर में कैंसिल आउट कर सकता हूँ सब जगह से, तो पूरी की पूरी इक्वेशन एच के टर्म्स में बनेगी, 2h स्क्वायर प्लस ए एच माइनस ए स्क्वायर। इसी टाइप की क्वाड्रेटिक हमने पहले भी बनाई थी जब हमने z की टर्म्स में एक्सप्रेशन लिखा था, क्योंकि जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो आपको वही फैक्टर्स मिलेंगे, एक आएगा h प्लस ए, एक आएगा 2h माइनस ए। तो यहाँ से भी h की वही वैल्यू आएगी, h इक्वल टू ए बाई 2। तो इस तरीके से क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में करेंगे तो आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी फास्ट हो जाएंगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमें नेक्स्ट डेरिवेटिव दैट इज सेकंड डेरिवेटिव निकाल के चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि वो मैक्सिमाइज हो रहा है नहीं हो रहा, वो सिर्फ हमें सीबीएसई में ही शो करना पड़ता है। और इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में हमारा आंसर भी फटाफट आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जितनी इक्वेशंस बना सकते हैं वेरिएबल्स में बनाइए, फिर उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान रखना है, जिस भी वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है तो उसका एलिमेंट मल्टीप्लाई जरूर करना है। उसके बाद में जिसको भी मैक्सिमाइज करना है उसका जो डिफरेंशिएशन है डी ए, उसको आप जीरो कर देंगे। उसके बाद में वेरिएबल के जो डेरिवेटिव्स हैं उसकी टर्म्स को इक्वेट करके आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो जो ओरिजिनल एक इक्वेशन होगी उसका भी बाद में यूज आएगा कैलकुलेशन करने के लिए। अब मैं आपके साथ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड डिस्कस कर लेता हूँ, जो आप जेईई के एग्जाम में दैट इज ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए, वो मेथड सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। उसमें हम इलिप्स की एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, वो सिर्फ इलिप्स के क्वेश्चन में ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका जो प्रीवियस मेथड अभी डिस्कस किया डेरिवेटिव वाला डीए वाला, वो आप ऑब्जेक्टिव के हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें इस तरीके से इक्वेशंस बनेगी। यहाँ पे मैं यूज करूंगा इलिप्स की पैरामेट्रिक फॉर्म, उससे फिर मैं करूंगा एरिया को मैक्सिमाइज। क्योंकि जब पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, वेरिएबल अपने आप ही कम हो जाते हैं। और हमारा आइडिया यही है कि एरिया के एक्सप्रेशन में सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, दो वेरिएबल एच और के नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है इलिप्स की, एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं ए कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं बी साइन थीटा। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। ये पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे है, मतलब एक्स की जगह एच की जगह ए कॉस थीटा, वाई के की जगह बी साइन थीटा लिखेंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ बी स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, उसको ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसमें एक ही वेरिएबल है, दोनों की दोनों एच और के क्या है, इन टर्म्स ऑफ ए सिंगल वेरिएबल थीटा में है। तो ये वैल्यूज जब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये इसको सेटिस्फाई कर रही है या इसको सेटिस्फाई कर रही है, उससे जो एरिया का एक्सप्रेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल आएगा, दैट इज थीटा। यही हमारा आइडिया है, सिंगल वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना। उसके बाद में तो डिफरेंशिएट करके सॉल्व करना ईजी होता है। ज़्यादा इक्वेशंस होती हैं तो हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो पहले डिस्कस किया था, सीधे डेरिवेटिव लेके हर इक्वेशन का अलग। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ए कॉमन आ जाएगा, एरिया का एक्सप्रेशन बनेगा ए बी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। सिंगल वेरिएबल में है, आप इसको डेरिवेटिव निकाल लीजिए, डी ए बाई डी थीटा, वो आएगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ए बी कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव, वो आएगा माइनस साइन थीटा। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा, उसको आप कर देंगे इक्वल टू 0, उससे हमें मिल जाएगी थीटा की वैल्यू। उसी पे क्या होगा, एरिया मैक्सिमाइज होगा। सेकंड डेरिवेटिव तो ऑब्जेक्टिव में शो करने की जरूरत ही नहीं कि मैक्सिमाइज होगा उस वैल्यू ऑफ थीटा के लिए। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव निकाल के, हम सिर्फ थीटा की वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा, ए बी को तो यहाँ ले जाइए 0 की तरफ, तो 0 हो जाएगा, यह आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो है कि साइन स्क्वायर थीटा को लिख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पूरी इक्वेशन कॉस थीटा में बन जाएगी, तो कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैसे करूँगा, इस वाले पार्ट को लिख लूँगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस 2 थीटा, ऐसे करके आगे कर लूँगा सॉल्व। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 2 थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा को फिर मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ इक्वेशन बनेगी 2 थीटा इक्वल टू पाई माइनस थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 3 के बराबर। इस वैल्यू ऑफ थीटा के लिए क्या होगा, एरिया मैक्सिमाइज होगा, क्योंकि वहीं पे डेरिवेटिव क्या है 0, सेकंड डेरिवेटिव चेक हम नहीं करेंगे, आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। ये थीटा की वैल्यू जैसे आप पुट करेंगे एरिया के एक्सप्रेशन में, ए बी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, तो एरिया मैक्सिमम आपका आएगा एक्सप्रेशन ये ए बी साइन पाई बाय 3 1 प्लस कॉस पाई बाय 3, कॉस 60 होता है हाफ, तो ये आएगा 3/2 1 प्लस हाफ, ये आएगा √3/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा 3√3 ए बी बाय 4। आप चाहिए तो साइड्स क्या बेसिकली एच और के की वैल्यू में निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे पाई बाय 3, वो वैल्यू आएगी यहाँ पे ए कॉस पाई बाय 3 होता है a/2, ये आएगी बी साइन पाई बाय 3, वो आएगी √3b/2, और ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करके भी एरिया निकालेंगे तो सेम ही आंसर आएगा 3√3 ab बाय 4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। पहला मेथड हमने डिस्कस किया था जो सीबीएसई में हम अप्लाई करते हैं,
उसमें भी हमने सीखा कि हम किस तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं। सेकंड मेथड वो है कोई सा भी क्वेश्चन हो जिसमें मल्टीपल इक्वेशंस बनती हैं और वेरिएबल एलिमिनेट करने में हमें प्रॉब्लम होती है, उसमें हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके हर एक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और जो तीसरा मेथड है वो सिर्फ इलिप्स के क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है, क्योंकि इलिप्स की ही पैरामेट्रिक फॉर्म को हमने यूज करके क्वेश्चन को किया सॉल्व। तो बाकी जो दोनों मेथड्स हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी में अप्लाई कर सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। Let us discuss question number 9. A tank with rectangular base and rectangular sides open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meters and volume is 8 meter cube. तो हमें एक टैंक कंस्ट्रक्ट करना है जिसका रेक्टेंगुलर बेस और रेक्टेंगुलर साइड्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो जो टैंक होगा उसकी शेप होगी क्यूबॉइड टाइप्स में और उसकी डेप्थ हमें पता है 2 मीटर्स के बराबर। सबसे पहले मैं इस रेक्टेंगुलर टैंक की डायमेंशन अज्यूम कर लेता हूँ। लेंथ को मान लेता हूँ x, ब्रेथ को मान लेता हूँ y, डेप्थ हमें क्वेश्चन में गिवन ही है 2 मीटर्स। इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हमें कैसा टैंक बनाना है, ओपन एट द टॉप। तो ओपन पे कोई भी कवर यहाँ पे नहीं है, बाकी सारी साइड्स यहाँ पे हैं, चारों साइड्स में कवर्ड है और बेस भी इसका कवर्ड है। ये लेंथ x है, ब्रेथ y है और डेप्थ है इसकी 2 मीटर्स। इसको हमें कंस्ट्रक्ट करना है सो दैट इज वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम हमें पता है 8 मीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स साइड्स, वो होता है x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज LBH। तो यहाँ से x मल्टीप्लाइड बाय y में एक इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4। तो ये दो वेरिएबल्स में एक इक्वेशन बन गई। अब हमें आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर्स फॉर द बेस एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर्स फॉर द साइड्स। तो कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर हमें गिवन है, बेस की अलग है और साइड्स की अलग है। हमें बताना है कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है जो रुपीज़ की कॉस्ट दी हुई है पर स्क्वायर मीटर, तो हमें एरिया की बेस की कॉस्ट यहाँ पे दी हुई है और साइड्स की एरिया की कॉस्ट दी हुई है। तो जो कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक है इसका मतलब हमें निकालनी है मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, क्योंकि यहाँ पे सरफेसेस के एरिया की ही बात कर रहा है, बेस एरिया और साइड एरिया। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले बेस एरिया और साइड एरिया को डिफाइन कर लेना चाहिए। तो बेस एरिया क्या होगा देखिए और साइड एरिया क्या होगा देखिए। बेस एरिया तो हमें पता है ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो बेस एरिया होगा x मल्टीप्लाइड बाय वाई, दैट इज l मल्टीप्लाइड बाय b। फिर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं साइड एरिया। साइड एरिया में दो एरिया तो आएंगे, यहाँ पे y मल्टीप्लाइड बाय 2, सेम यहीं पे भी आएगा साइड एरिया y मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर हम निकालेंगे यहाँ पे फ्रंट का एरिया, ये भी क्या है साइड ही एक, ये क्या आएगा x मल्टीप्लाइड बाय 2 और ये पीछे का भी साइड का आएगा, ये भी आएगा x मल्टीप्लाइड बाय 2। टॉप का एरिया कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि टॉप पे कुछ है ही नहीं। तो साइड एरिया को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 सब में से कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5। अब हमें निकालना है मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ सरफेस एरिया। तो कॉस्ट ऑफ सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। बेस एरिया के लिए लिखा हुआ है ₹70 पर स्क्वायर मीटर्स और ये कितना है XY स्क्वायर मीटर ये, तो बेस एरिया की कॉस्ट इससे निकालेंगे। साइड एरिया की कॉस्ट निकालेंगे साइड एरिया से और ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स। तो बेस एरिया की कॉस्ट होगी इस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे ₹70 से और साइड एरिया की कॉस्ट होगी इस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे इस ₹45 से। तो ये कॉस्ट ऑफ सरफेस एरिया जिसको हमें करना है मिनिमाइज, लीस्ट निकालना है, उसका एक्सप्रेशन हमने लिख लिया इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। अब जिस भी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है उसको हम एक ही वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को इस इक्वेशन को यूज करके एक वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम एक्स वाई की वैल्यू लिख सकते हैं कितनी, 4 के बराबर, और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x यहाँ पे लिख सकते हैं 4/x। इससे पूरा कॉस्ट का एक्सप्रेशन एक ही वेरिएबल में आ जाएगा, दैट इज इन टर्म्स ऑफ x। वो आएगा 70 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 45 मल्टीप्लाइड बाय 4 x प्लस 4/x। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस्ट का एक्सप्रेशन ये बनेगा 280 प्लस 180 ब्रैकेट में आएगा x प्लस 4/x। अब हमें इसकी कॉस्ट को करना है मिनिमाइज। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल में दिख रहा है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। उससे आएगा डी बाई डी एक्स। 280 कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव आएगा 0, x का डेरिवेटिव 1, 4/x का आएगा माइनस 4/x²। अब यहाँ पे मिनिमाइज करना है तो डी बाई डी एक्स को करेंगे इक्वल टू 0। उस इक्वेशन बनेगी 1 इक्वल टू 4/x², ये पार्ट 0 होगा, x² की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी -2 और +2, लेकिन x क्या है, एक साइड को रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, तो लेंथ तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इससे x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 के बराबर। तो ये हमने निकाल लिया क्रिटिकल वैल्यू ऑफ x। अब हमें चेक करना पड़ेगा इस वैल्यू ऑफ x के लिए मिनिमाइज एरिया हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सीबीएसई में हमेशा ये शो करना पड़ता है बाय फाइंडिंग द सेकंड डेरिवेटिव। तो हम यहाँ निकालेंगे d²c/dx²। d²c/dx² निकालेंगे तो 180 तो यहाँ कॉमन आ जाएगा कांस्टेंट, 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, -4 कॉमन आ जाएगा, 1/x² का डेरिवेटिव आएगा -3/x³। इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्सप्रेशन आएगा ये पॉजिटिव साइन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2160/x³। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा अभी भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव जो है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ x के लिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब इस वैल्यू ऑफ x के लिए एरिया अपने आप मिनिमाइज हो गया। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दी कि एरिया मिनिमाइज हो रहा है, ये हमें शो करना पड़ता है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तो कॉस्ट का मिनिमाइज का एक्सप्रेशन क्या आएगा, यही लिखा है हमने, यहाँ पे हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे 2, तो हमें इससे मिल जाएगा c की मिनिमम वैल्यू, वो आएगा 280 प्लस 180 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4/2। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा, इससे आंसर आ जाएगा आपका 1000 रुपीज़। तो ये है कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक जो हमें क्वेश्चन में करनी थी फाइंड। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड ए स्क्वायर इज k। तो यहाँ पे सर्कल और स्क्वायर की बात कर रहा है, इसका सम ऑफ पेरीमीटर गिवन है k, वेयर k इज सम कांस्टेंट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं जिसकी साइड को मान लेते हैं स्मॉल a
और एक सर्कल बना लेते हैं जिसकी रेडियस मान लेते हैं आर। अब हम इसकी सम ऑफ पेरीमीटर गिवन है, उसकी वैल्यू है के बराबर। तो सम ऑफ पेरीमीटर यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर की पेरीमीटर तो हो जाएगी 4 टाइम्स से, और यहाँ पे सर्कल की पेरीमीटर होगी 2 पाई आर। उसका सम क्या है, कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। और यहाँ पे जो के है इट इज सम कांस्टेंट वैल्यू। वी हैव टू प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट, सम ऑफ हुज एरियाज, सर्कल और स्क्वायर के एरिया का सम हमें करना है मिनिमाइज। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे एरिया को मान लेते हैं कैपिटल ए, तो यहाँ पे स्क्वायर का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हमें इसको करना है मिनिमाइज, और जब हम मिनिमाइज करेंगे तो हमें प्रूव करना है इट इज मिनिमाइज्ड व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल। तो जब स्क्वायर की साइड वो कितनी है, ए के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं तो मेरा ए और आर में एक्सप्रेशन आना चाहिए, एक रिलेशन आना चाहिए, ए इक्वल टू 2 आर। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें करना है प्रूव। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों मेथड्स डिस्कस करेंगे, सीबीएसई में कैसे सॉल्व कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फास्ट मेथड क्या है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर सीबीएसई के हिसाब से अगर हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इसको करना है हमें मिनिमाइज। जिस पे एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना होता है उसमें से हमें एक ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना होता है। यहाँ नोटिस करेंगे ए भी ए वेरिएबल है, स्मॉल ए और स्मॉल आर भी वेरिएबल है, तो दोनों में से एक वेरिएबल की वैल्यू हम इस इक्वेशन से सब्सटीट्यूट करेंगे। तो वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे स्मॉल ए की। स्मॉल ए की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर, क्योंकि ये तो है कांस्टेंट टर्म, वो वेरिएबल नहीं है। स्मॉल ए की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी के माइनस 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4। तो एरिया का एक्सप्रेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर, के माइनस 2 पाई आर बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया का एक्सप्रेशन। अब हमें इसको करना है मिनिमाइज, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल आर। तो हम यहाँ निकालेंगे डी ए बाई डी आर। डी ए बाई डी आर का जब एक्सप्रेशन निकालेंगे तो इसका आएगा डिफरेंशिएशन, तो पावर का डेरिवेटिव आएगा, अंदर की टर्म का डेरिवेटिव आएगा और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा। तो डी ए बाई डी आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, पावर आगे आएगी 2 और पावर 1 से रिड्यूस हो जाएगी, तो यहाँ पावर रह जाएगी 1। फिर अंदर के पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे और करेंगे मल्टीप्लाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, के तो कांस्टेंट है, इस 2 पाई आर का डेरिवेटिव आएगा 2 पाई, तो ये आएगा माइनस 2 पाई बाय 4, और यहाँ पे आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2 आर। तो ये आ गया डी ए बाई डी आर का एक्सप्रेशन। अब हम क्या करेंगे, डी ए बाई डी आर को करेंगे इक्वल टू 0। तो उससे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, डी ए बाई डी आर को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 2 2 4 है, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सप्रेशन बनेगा ये माइनस के पाई बाय 4 प्लस पाई स्क्वायर आर बाय 2 प्लस 2 पाई आर। अब हमने इसको करना है इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो के पाई बाय 4 को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ नोटिस करेंगे पाई से पाई की टर्म्स हमेशा कैंसिल आउट यहाँ पे हो रही हैं। लेफ्ट साइड में नोटिस करेंगे रेडियस आ जाएगा कॉमन, वो आएगा पाई बाय 2 प्लस 2। तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ के, वो हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू आएगी इस तरीके से, यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। रेडियस की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ के डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई प्लस 4। तो ये आ गया रेडियस आर। अब हम क्या करेंगे, इस रेडियस आर के लिए प्रूव करेंगे कि यहाँ पे एरिया क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो डी ए बाई डी आर का एक्सप्रेशन आया थे उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और वो वैल्यू आनी चाहिए ग्रेटर देन 0, तभी क्या होगा, इस रेडियस के लिए एरिया क्या होगा, मिनिमाइज होगा। दैट इज द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम निकालेंगे फिर अब सेकंड डेरिवेटिव, वो आएगा डी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय डी आर स्क्वायर। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आएगा 0, यहाँ पे आर का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो सिर्फ बचेगा पाई स्क्वायर बाय 2, और यहाँ 2 पाई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, आर का डेरिवेटिव आएगा 1, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। तो अब हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जब डी ए बाई डी आर इक्वल टू 0 है, उस वैल्यू ऑफ आर के लिए क्या हो रहा है, एरिया विल बी मिनिमाइज्ड। तो ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि एरिया मिनिमाइज हो रहा है फॉर दिस वैल्यू ऑफ आर। लेकिन हमें क्या करना है, एरिया मिनिमाइज करने पे रेडियस की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें तो फाइंड करना है ए और आर के बीच में जो इक्वेशन है, जो एक्सप्रेशन है, जो ये यहाँ पे बन रही है, हमें ये प्रूव करना है कि ए की वैल्यू 2r के बराबर आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो रेडियस का एक्सप्रेशन है और ये जो ए का एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ आर, इन दोनों को यूज करके निकालेंगे और हम प्रूव करेंगे कि ए की वैल्यू 2r के बराबर ही आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए और आर के फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, के की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ से। तो अगर हम यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या आएगी, के की वैल्यू आएगी 2r, यहाँ जाएगा पाई प्लस 4, ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो जो पूरी इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ रेडियस और ए ही बनेगी। यहाँ नोटिस करेंगे तो ये 2 पाई आर आएगा प्लस 8r आएगा माइनस 2 पाई आर आएगा, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8r बाय 4 आएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 2r के बराबर। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जब हम एरिया को मिनिमाइज कर रहे हैं तो उससे जो रेडियस की वैल्यू आ रही है वो उससे में अगर हम एक्सप्रेशन निकालते हैं रेडियस और ए का, दैट इज साइड ऑफ रेक्टेंगल, तो रिलेशन क्या आता है, ए इक्वल टू 2r के बराबर ही आता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सीबीएसई में करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम से पूछा जाता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका एक फास्ट मेथड डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस तरह से एक ये इक्वेशन बनी हुई है, इस तरह से एक इक्वेशन बनी हुई है। सीबीएसई में तो हम क्या करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को एक ही वेरिएबल में रिप्रेजेंट करते हैं, उससे क्या होता है, जनरली कैलकुलेशंस बढ़ जाती है। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से यहाँ एक इक्वेशन बनी हुई है, यहाँ से एक इक्वेशन बनी हुई है, आपको क्या करना है, सिंपली दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएट करने का भी मैं एक फास्ट तरीका आपको बताता हूँ जो आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है, देखिए। तो यहाँ पे अगर मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो पहली वाली टर्म में वेरिएबल क्या है, आर। तो जिस भी वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे आप x को डिफरेंशिएट करते हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पे r की पावर 1 है, तो जैसे x को डिफरेंशिएट करना होता है तो हम क्या लिखते हैं 1, तो r को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 1, तो ये आएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 1। लेकिन जिस भी वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे उसका एलिमेंट आपको उससे मल्टीप्लाई जरूर करना है।
तो आर का एलिमेंट हो जाएगा डी आर। अगर यहाँ एक्स होता तो यहाँ लिखते हैं डी एक्स। यहाँ पे अगर जैसे ए है तो इसके लिए क्या लिखेंगे डी ए। तो इस टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि ए का डेरिवेटिव 1 ही होगा। फिर ए का एलिमेंट आएगा डी ए, वो उससे करेंगे मल्टीप्लाई। इस तरीके से भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए सीबीएसई में मत लगाइएगा। फिर यहाँ पे के तो कॉन्स्टेंट टर्म है, उसका डेरिवेटिव तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो पहला जो एक्सप्रेशन है, पहली जो इक्वेशन है, उसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। फिर जितनी और इक्वेशंस बनी है उसको भी आप डिफरेंशिएट करिए सिंपली। इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा यूजिंग द सेम मेथड। तो ए का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय डी ए, तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी। फिर ए स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2a मल्टीप्लाइड बाय डी स्मॉल ए। फिर पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा पाई मल्टीप्लाइड बाय 2r मल्टीप्लाइड बाय डी आर। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके निकालेंगे रेडियस और ए के बीच में रिलेशन। तो हम नोटिस कर सकते हैं डी ए और डी आर को हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा डी ए बाई डी आर की वैल्यू, वो वैल्यू आएगी देखिए इस तरीके से। इसको लिख सकते हैं 2 पाई डी आर प्लस 4 डी ए इक्वल टू 0। डी आर बाई डी ए या डी ए बाई डी आर, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगी -2 बाई पाई। अब यहाँ से भी डी स्मॉल ए अपॉन डी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। और इसके बाद में हमें क्या करना होता है, जब भी ऐसी इक्वेशंस बनाते हैं तो जिस इक्वेशन को हमें मिनिमाइज करना है, उसको अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो उसमें जो भी एक्सप्रेशन मिनिमाइज हो रहा है, जैसे एरिया मिनिमाइज हो रहा है, तो डी का जो पार्ट है उसको हमें करना है इक्वल टू 0 के बराबर। ये हमेशा आपको करना होगा। जिस इक्वेशन को आप मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर रहे हैं, इसमें जो भी वेरिएबल है उसका जो डेरिवेटिव है उसको हमेशा करना है इक्वल टू 0। सेम ही तरीके से हम क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकालते हैं, जो हमने सीबीएसई मेथड में यूज़ किया था। तो ये वही तरीका है। फिर हम इस वाले एक्सप्रेशन से भी निकाल लेंगे डी आर बाई डी ए की वैल्यू, वो आ जाएगी -2a अपॉन 2 पाई आर। तो ये वैल्यू आ जाएगी -a बाई पाई आर। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, डी आर बाई डी ए की वैल्यू को एलिमिनेट कर रहा हूँ, उसकी वैल्यूज को इक्वेट कर रहा हूँ, उससे ए और रेडियस के बीच में एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ नोटिस करेंगे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ए की वैल्यू यहाँ से 2r ही आएगी, जो हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि अगर हम एरिया को मिनिमाइज करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, ए इक्वल टू 2r आना चाहिए। तो ये काफी फास्ट मेथड है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें सेकंड डेरिवेटिव निकाल के चेक करने की जरूरत नहीं होती है। हमें सिंपली क्या करना है, डेरिवेटिव को जीरो करके ए और आर के टर्म्स में रिलेशन निकालना है। अगर आप प्रीवियस मेथड में नोटिस करेंगे तो ए और आर के टर्म्स में रिलेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों में से एक वेरिएबल तो हमने हटा ही लिया है। तो उसमें क्या आता है, रेडियस की वैल्यू आती है, फिर वापस रेडियस की वैल्यू पुट करते हैं तो उससे ए और आर के टर्म्स में रिलेशन आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जनरली क्वेश्चंस इसी तरीके से फ्रेम किया जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, कि आप इनको सॉल्व करेंगे तो रिलेशंस ही वो पूछते हैं और वही ऑप्शंस में गिवन होते हैं, और वो इस मेथड से हम सॉल्व करते हैं तो हमारा फटाफट आंसर आ जाता है। Let us discuss question number 11. A window is in the form of a rectangle surmounted by a semi-circular opening. The total perimeter of window is 10 meters. Find the dimension of the window to admit maximum light through the whole opening. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है एक विंडो है जिसमें एक रेक्टेंगुलर है और उस पर क्या है, एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। तो ये रेक्टेंगुलर पार्ट इस तरीके से बना लिया, ये है जो सेमी सर्कुलर पार्ट है विंडो का अपर पार्ट। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें फाइंड करनी है डायमेंशंस ऑफ द विंडो। तो पहले हम यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ विंडो बना लेते हैं। तो ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है इसकी रेडियस को मान लेता हूँ मैं r के बराबर, और फिर ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है इसकी डायमेंशन क्या होगी, हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों डिफाइन करनी पड़ेगी। तो लेंथ तो हम नोटिस कर सकते हैं r प्लस आर 2r के बराबर ही होगी, और ब्रेड्थ को मैं यहाँ अज्यूम कर लेता हूँ x के बराबर। तो हमें इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है, मतलब r और x की वैल्यू करनी है फाइंड। इस तरीके से फाइंड करनी है कि इसमें क्या होना चाहिए, मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। एक और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर्स। तो पेरीमीटर ऑफ विंडो यहाँ पे क्या होगी, ये सेमी सर्कुलर पार्ट वाला पेरीमीटर आएगा, सिर्फ ये सेमी सर्कुलर पार्ट, और ये आएगा यहाँ पे रेक्टेंगुलर पार्ट का पेरीमीटर। तो ये लेंथ हम निकालेंगे। तो सेमी सर्कुलर पार्ट का क्या आएगा पेरीमीटर, वो तो आएगा पाई मल्टीप्लाइड बाय आर, वो तो यही होता है फॉर्मूला। और रेक्टेंगुलर पार्ट का जब निकालेंगे पेरीमीटर, तो यहाँ पे हम ये साइड लेंगे, ये साइड लेंगे और ये साइड लेंगे। यहाँ पे कोई भी साइड नहीं है, ध्यान रखिए। ये क्या है, सिर्फ डॉटेड लाइन है, क्योंकि विंडो इसी तरीके से ये यहाँ पे क्या है, कोई भी पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारी इसकी लेंथ क्या आएगी, पेरीमीटर आएगी 2r, ये x आएगा, ये x आएगा, तो ये लेंथ आएगी 2r प्लस 2x। ये हमें वैल्यू गिवन है पेरीमीटर कितनी है, 10 मीटर्स के बराबर है। हमें क्या करना है, डायमेंशन निकालना है जिससे मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग होनी चाहिए, मतलब इस एरिया से सबसे ज़्यादा लाइट आनी चाहिए। इसका मतलब ये जो भी एरिया है इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है एरिया ऑफ द विंडो। तो उससे हमें निकालनी है मैक्सिमाइज करने के बाद में डायमेंशन ऑफ द विंडो। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया का एक्सप्रेशन। तो एरिया के एक्सप्रेशन में आएगा एक तो सेमी सर्कुलर पार्ट का एरिया, वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2, और फिर आएगा इस रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया, वो आएगा 2r मल्टीप्लाइड बाय x। तो एरिया ऑफ विंडो टोटल क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 प्लस 2r मल्टीप्लाइड बाय x। अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, एरिया को करना है मैक्सिमाइज। तो इसके मैं यहाँ पे दो मेथड्स डिस्कस करूंगा, सीबीएसई के हिसाब से कैसे कर सकते हैं और जेई में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएगा। तो इसमें इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है और उसको कैसे हम करते हैं सॉल्व। तो देखिए, जब सीबीएसई में क्वेश्चन आता है तो जिस भी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है उसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। नोटिस करिए, आर भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, तो हमें इन दोनों में से एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस इक्वेशन जो हमें इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। तो उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, आर की टर्म्स को कंबाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे आर की टर्म्स को कंबाइन करेंगे, आर कॉमन आएगा तो आएगा पाई प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस 2x इक्वल टू 10। अब या तो मैं क्या करूँ, आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स पुट कर दूँ या एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर पुट कर दूँ। तो मैं इसके लिए क्या करूँ, एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर निकालता हूँ। 2x की वैल्यू क्या आएगी, 10 में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये 2x की वैल्यू ही मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, आर मल्टीप्लाइड बाय 2x की जगह ये आ जाएगा। तो ईजी एक्सप्रेशन यहाँ पे बन जाएगा। तो ये सिंपली मैंने क्या किया, एलिमिनेट किया है इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल एरिया का एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है। अब हम इसको करते हैं पहले सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे वैल्यू पाई आर स्क्वायर बाय 2 है, यहाँ आएगा 10r
और ये आर मल्टीप्लाइड होगा तो आएगा पाई प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। फिर आर स्क्वायर अंदर लेके जाएंगे तो आएगा माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर। फिर पाई आर स्क्वायर बाई टू और माइनस पाई आर स्क्वायर, इसको क्लब करेंगे तो आएगा टेन आर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई टू माइनस टू आर स्क्वायर। तो एरिया का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आर हमने निकाल लिया सिंप्लीफाई करने के बाद। अब हमें क्या करना है, इस एरिया को करना है मैक्सिमाइज। तो उसके लिए हम एरिया का एक्सप्रेशन जो इन टर्म्स ऑफ आर आया है उसको करेंगे डिफरेंशिएट, निकालेंगे डी ए बाई डी आर टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ आर। डी ए बाई डी आर निकालेंगे तो टेन आर का डेरिवेटिव आएगा टेन मल्टीप्लाइड बाई वन, आर का डेरिवेटिव वन ही होता है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है टू आर। तो ये वैल्यूज हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब हम यहाँ पे नोटिस करेंगे डी ए बाई डी आर के एक्सप्रेशन में यहाँ पे टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन को अब हम करेंगे इक्वल टू जीरो टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ आर। तो आएगा टेन माइनस पाई आर माइनस फोर आर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ पाई एंड टेन। तो ये क्या आएगा, देखिए माइनस आर कॉमन आ जाएगा, ये आएगा माइनस आर पाई प्लस फोर। रेडियस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी टेन डिवाइडेड बाई पाई प्लस फोर। तो रेडियस की वैल्यू हमने निकाल ली, जिसके लिए मिनिमाइज या मैक्सिमाइज हो रहा है एरिया। तो अब हमें मैक्सिमाइज तो प्रूव करना पड़ेगा कि एरिया मैक्सिमाइज ही हो रहा है। तो उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव से फाइंड करना पड़ेगा डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर। मैक्सिमाइज हो रहा है तो वो वैल्यू लेस देन जीरो आनी चाहिए। पहले मैं आर की वैल्यू यहाँ पे कर लेता हूँ नोट डाउन। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा डी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई डी आर स्क्वायर का एक्सप्रेशन। तो यहाँ नोटिस करेंगे इस पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे जीरो आएगा, यहाँ पे आर का डेरिवेटिव वन आएगा, यहाँ पे भी आर का डेरिवेटिव वन आएगा। तो ये नोटिस करेंगे वैल्यू आएगी माइनस पाई माइनस फोर, वो वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो ही है। इसका मतलब एरिया क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज ही हो रहा है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो। फॉर दिस वैल्यू ऑफ आर एरिया इज मैक्सिमाइज्ड। तो हमने यहाँ पे रेडियस की वैल्यू तो निकाली, अब डायमेंशन हमें करनी थी फाइंड, तो हमें एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो आ गया रेडियस, इसकी लेंथ भी आ गई रेक्टेंगल की, बस एक्स की वैल्यू निकालनी। तो उसके लिए हम इस एक्सप्रेशन का और इस रेडियस का करेंगे यूज। हमने एरिया ऑलरेडी मैक्सिमाइज कर दिया है, ये तो हमने प्रूव कर दिया है। अब डायमेंशंस निकाल रहे हैं, तो आर की वैल्यू पुट कर देंगे टेन डिवाइडेड बाई पाई प्लस फोर, यहाँ से एक्स का एक्सप्रेशन बनेगा ही। अब हम यहाँ नोटिस करेंगे इसमें से टेन आ जाएगा कॉमन, तो टेन निकालेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा वन माइनस पाई प्लस टू डिवाइडेड बाई पाई प्लस फोर। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो आएगा पाई प्लस फोर माइनस पाई माइनस टू अपॉन पाई प्लस फोर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आएगा टू डिवाइडेड बाई पाई प्लस फोर। तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी टेन डिवाइडेड बाई पाई प्लस फोर। तो यहाँ डायमेंशंस में हमने एक्स की वैल्यू निकाल ही ली है, रेडियस हमें पता ही थी, तो यहाँ पे हमें लेंथ भी मिल गई है रेक्टेंगुलर साइड की, तो क्या होगी 20 डिवाइडेड बाई पाई प्लस फोर। एक्स पता है, डायमेंशन ऑफ विंडो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जिस तरीके से सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और जैसे हमें सीबीएसई में सॉल्व करके दिखाना है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे एक्स की वैल्यू और आर की वैल्यू क्या आ रही है, एक्जैक्टली सेम आ रही है। तो यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं एक्स की वैल्यू आर के बराबर आ रही है। तो बेसिकली क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि अगर हम करेंगे एरिया को मैक्सिमाइज, बेसिकली मैक्सिमाइज करेंगे लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, तो उसमें वो ये पूछ लेते हैं कि ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल और रेडियस ऑफ जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है उसके बीच में रिलेशन बताइए। उससे रिलेटेड वो चार ऑप्शंस दे सकते हैं। वो हम नोटिस कर सकते हैं ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल और रेडियस क्या है, इक्वल है अगर हम एरिया कर रहे हैं मैक्सिमाइज। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका एक तरीका तो यही है जैसे हमने सीबीएसई में सॉल्व किया, बस ऑब्जेक्टिव में क्या है सेकंड डेरिवेटिव शो करने की जरूरत नहीं होती कि वो लेस देन जीरो होता है, बट स्टिल इट इज ए लेंथी मेथड। मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्टिव में हम ये क्वेश्चन फटाफट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंच सकते हैं कि एक्स की वैल्यू आर के बराबर है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले जो एक्सप्रेशन लिखने का काम है, जिसको मैक्सिमाइज करना है वो तो हमें लिखना ही है, और जो गिवन है वैल्यू वो भी हमें लिखनी है। ये दोनों एक्सप्रेशन तो आपको हमेशा लिखना ही है। उसके बाद सीबीएसई में तो हम क्या करते थे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके पूरा एक्सप्रेशन एक ही वेरिएबल की टर्म्स में बनाते थे। ऑब्जेक्टिव में ये सब करने की जरूरत नहीं है, जितनी भी इक्वेशंस या एक्सप्रेशंस लिखे गए हैं उसको आपको करना है सिंपली डिफरेंशिएट। तो हम करेंगे यहाँ पे इस पार्ट को डिफरेंशिएट, और जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका मैं एक फास्ट तरीका आपको बताता हूँ। उस केस में क्या करते हैं, जिस भी वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए यहाँ पे ये तो है कांस्टेंट, आर को डेरिवेटिव करेंगे तो जैसे एक्स का डेरिवेटिव होता है वैसे आर का होगा। एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है तो डेरिवेटिव लिखते हैं 2x, वैसे यहाँ आ रहा है तो डेरिवेटिव लिखेंगे 1, आर स्क्वायर होगा तो लिखेंगे 2r। यही तरीके से हम डेरिवेटिव निकालते हैं। बट इसमें क्या होता है, जिस भी वेरिएबल को डिफरेंशिएट करें उसका एलिमेंट भी उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आर को डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो तो 1 आएगा ही, आर का एलिमेंट क्या होता है dr, अगर यहाँ x होता तो आता dx, अगर यहाँ a होता तो आता da। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, ये एक अनदर तरीका है डिफरेंशिएशन करने का, ऑब्जेक्टिव में काफी यूजफुल होता है, फटाफट कैलकुलेशंस हो जाती हैं। तो इस तरीके से इक्वेशन बनती है। यहाँ पे अब x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय dx आएगा। तो ये आ गया सेकंड पार्ट, और कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव है ही जीरो, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी जीरो के बराबर। अब यहाँ पे ये जो पहला डेरिवेटिव हमने निकाला, इससे हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए dr बाई dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो वैल्यू क्या आएगी, -2 डिवाइडेड बाय पाई प्लस टू। ये एक्सप्रेशन में निकाल लिया पहली टर्म को डिफरेंशिएट करके। अब सेम ही dr बाई dx की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे इस पार्ट को डिफरेंशिएट करके, फिर उससे क्या करेंगे, हम इसको इक्वेट कर देंगे, उससे हमारा एक्सप्रेशन आएगा x इक्वल टू आर। तो देखिए अब इस पार्ट को जब डिफरेंशिएट करेंगे, a का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय इसका एलिमेंट वो क्या आएगा, da आएगा। फिर पाई बाय टू कॉमन आएगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2r, फिर उसका एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो dr आएगा क्योंकि वेरिएबल है r। फिर r मल्टीप्लाइड x का करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, 2 तो कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। फिर r का डेरिवेटिव आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय dr और मल्टीप्लाइड बाय x, तो ये तो आगे फर्स्ट टर्म क्योंकि x का डेरिवेटिव नहीं ले रहे हैं। और फिर हम लेंगे यहाँ पे सिर्फ x का डेरिवेटिव r का नहीं लेंगे, तो 2r बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय dx।
तो ये सेकंड पार्ट को भी हमने डिफरेंशिएट कर दिया जो सेकंड इक्वेशन थी। अब इसमें हमें क्या करना है, एरिया को करना है मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या है, यहाँ पे डी ए की वैल्यू को करेंगे हम इक्वल टू जीरो के बराबर, जो हमेशा करते हैं जिस भी वेरिएबल को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है तो उसका डेरिवेटिव जीरो के बराबर होना चाहिए। तो इसलिए हमने इसको जीरो किया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। जीरो करेंगे तो यहाँ इक्वेशन बनेगी पाई आर डी आर, यहाँ आएगा 2x डी आर, यहाँ आएगा 2r dx इक्वल टू जीरो। इससे भी हम डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, डी आर बाई डी एक्स निकालेंगे तो यह आएगा माइनस 2r अपॉन पाई आर प्लस 2x। अब हम इस वैल्यू को इक्वेट कर देंगे इसके साथ, उससे क्या आएगा, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एक्स और आर के टर्म्स में आएगा। सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू आर आना ही चाहिए। तो नोटिस करिए, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पाई प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई आर इक्वल टू पाई आर प्लस 2x। लेफ्ट साइड में आएगा पाई आर प्लस 2r, राइट साइड में आएगा पाई आर प्लस 2x। पाई आर से पाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, आर इक्वल टू एक्स ही आएगा। वही हमने एक्सप्रेशन पहले भी निकाला था जब सीबीएसई के मेथड से सॉल्व किया था। लेकिन जनरली ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेडियस में और जो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल है उसमें रिलेशन बताइए, इस तरीके से 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। तो उसका फास्ट मेथड ये है, इस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसको प्रोसीड कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्रायंगल इज एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की बात करी हुई है, उस पर हमें हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक पॉइंट लेना है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स, उसकी वैल्यू ए और बी गिवन है। तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है, हाइपोटेन्यूज पे एक पॉइंट बना लेते हैं, इस साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, इस साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं भी। अगर आप क्वेश्चन में नोटिस करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है साइड से। ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, साइड से डिस्टेंस की बात करता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात कर रहा है। क्वेश्चन में वो मेंशन नहीं करता है, तब भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं पॉइंट का किसी भी लाइन से। तो यहाँ पे डिस्टेंस मैंने ए और बी दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे मैंने डायग्राम में बना लिया है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की पावर 3/2। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज का एक्सप्रेशन हमें ए और बी की टर्म्स में निकालना है जब हम उसको करेंगे मिनिमाइज। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज का एक्सप्रेशन कहाँ से लिखेंगे, इस पार्ट की लेंथ और इस पार्ट की लेंथ, अगर मैं इसको मान लेता हूँ एक्स और वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू मुझे इन टर्म्स ऑफ ए और बी लिखनी पड़ेगी, तभी तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब ध्यान रखिए, ए और बी तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसकी टर्म में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो सबसे इजी वेरिएबल होता है थीटा। आप क्या करिए, किसी भी एक एंगल को थीटा अज्यूम कर लीजिए, उसके बाद में जो भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स होंगी उसको उस वेरिएबल थीटा की टर्म्स में पुट कर दीजिए, फिर एक्सप्रेशन एक सिंगल वेरिएबल थीटा की टर्म्स में आ जाएगा, फिर हम डिफरेंशिएट करके जीरो करके थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं जब वो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एंगल थीटा है, अब ये वाली साइड तो राइट एंगल पे है, ये भी राइट एंगल पे है, मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल है, मतलब यहाँ पे भी एंगल क्या होगा, थीटा के बराबर ही होगा। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो इस ट्रायंगल में मैं एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए एंड थीटा निकाल सकता हूँ। ये क्या है, बेस, ये है हाइपोटेन्यूज फॉर दिस स्मॉल ट्रायंगल। तो आएगा ए बाई एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी ए सेक थीटा। ये वैल्यू हमने एक्स की इन टर्म्स ऑफ ए एंड थीटा निकाल ली, वेयर थीटा इज द ओनली वेरिएबल। सिमिलर तरीके से इस ट्रायंगल से हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बी एंड थीटा। तो नोटिस करिए, ये परपेंडिकुलर है, ये इसके लिए क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज। तो बी वाई बाई क्या आएगा, साइन थीटा के बराबर आएगा, वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बी कॉसेक थीटा। तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली है, ए सेक थीटा और बी कॉसेक थीटा। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज जिसको मिनिमाइज करना है, इस एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्स प्लस वाई। तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी ए सेक थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा। अब हमें करना है इसको मिनिमाइज, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में आएगा डी एल बाई डी थीटा, राइट साइड में आएगा ए सेक थीटा का डेरिवेटिव। सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है यहाँ पे ए सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा, ये तो कांस्टेंट है। कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, तो ये तो आएगा, ये नेगेटिव साइन भी उसी की वजह से ही आया है। अब हमें डी एल बाई डी थीटा को इक्वल टू जीरो करेंगे तो उससे हमारे थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो नोटिस करिए, यहाँ पे सेक थीटा को लिख लेता हूँ मैं 1 बाय कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख लेता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा को लिख लेता हूँ 1 बाय साइन थीटा, इसको लिख लेता हूँ कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बेसिकली मैं सिंगल वेरिएबल यहाँ पे बना रहा हूँ। नोटिस करिए, यहाँ सेक, टेन, कॉसेक, कॉट चार है, तो यहाँ पे सब कुछ साइन कॉस में आ गया, तो सिंपली साइन और कॉस की टर्म्स में आंसर आ जाएगा। अब एलसीएम यहाँ पे लेंगे, उससे पहले हम इसको इक्वल टू जीरो करते हैं, तो यहाँ इक्वेशन बनेगी ए साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। इसको इक्वल टू जीरो करेंगे, यहाँ से इक्वेशन बनेगी ए साइन क्यूब थीटा इक्वल टू बी कॉस क्यूब थीटा। टेन क्यूब थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे बी बाई ए के बराबर, दैट इज साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ से हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें जिसको मिनिमाइज करना है वहाँ पे हमें फिर सेक थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बी बाई ए की पावर 1/3, जिसको हम लिख सकते हैं बी की पावर 1/3 अपॉन ए की पावर 1/3। अब हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि इस टेन थीटा की वैल्यू के लिए लेंथ हो रही है मिनिमाइज, तो उसके लिए हम निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव, दैट इज डी स्क्वायर एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे तो इस पार्ट का डेरिवेटिव आएगा, तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा। तो पहली टर्म आएगी सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म आएगा, ये तो कांस्टेंट है, प्लस ए सेक थीटा का यहाँ पे डेरिवेटिव में आएगा, टेन थीटा का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे माइनस भी तो बाहर आ जाएगा, फिर आएगा प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे भी लगेगा कॉसेक थीटा कॉट थीटा का डेरिवेटिव। पहले कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव लिखेंगे तो आएगा माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म, फिर माइनस भी अलग से आ जाएगा, कॉसेक थीटा अलग से आएगा, कॉट थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया डी स्क्वायर
एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब हमें इसमें प्रूव करना है कि मिनिमाइज हो रही है लेंथ, मतलब ये वैल्यू आनी चाहिए ग्रेटर देन 0। तो यहाँ नोटिस करेंगे ये वाली टर्म तो पॉजिटिव ही होगी क्योंकि टेन थीटा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है और ये तो है पॉजिटिव। और यहाँ पे ये टर्म में नोटिस करेंगे तो ये भी क्या है, पॉजिटिव ही होगा। यहाँ नोटिस करेंगे नेगेटिव नेगेटिव ये क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये सारी की सारी टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है। तो आप टेन थीटा की वैल्यू अगर ये पुट करेंगे, मतलब इससे अगर सेक थीटा यहाँ पे कॉसेक थीटा कॉट थीटा इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। और अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इस वैल्यू ऑफ टेन थीटा के लिए क्या हो रही है, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस मिनिमाइज ही हो रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ निकालेंगे मिनिमम क्या होगी, तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग दिस टेन थीटा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। इससे निकालेंगे हाइपोटेनस की वैल्यू, वो क्या आएगी, अंडर रूट में ए की पावर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस बी की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट। इससे हम सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे, वो यहाँ पे क्या आएगी, कॉसेक सेक थीटा में होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा होगा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस। तो ये वैल्यू आएगी अंडर रूट में ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन ए की पावर 1/3। अब सिमिलर तरीके से हम यहाँ निकालेंगे कॉसेक थीटा यूजिंग दिस ट्रायंगल, वो वैल्यू यहाँ पे आएगी ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली। तो इस ट्रायंगल को यूज़ करके हमने ये दोनों वैल्यूज़ निकाल ली। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे एल की एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो एल का एक्सप्रेशन बन जाएगा ये, यही होगी मिनिमम लेंथ, यही हमें क्वेश्चन में करनी है फाइंड। तो अब यहाँ पे नोटिस करिए, इसमें न्यूमरेटर में से ये पार्ट तो आ रहा है कॉमन, तो इसको तो हम निकाल लेंगे बाहर। यह आएगा ए अपॉन ए की पावर 1/3, यह आएगा बी अपॉन बी की पावर 1/3। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ए की पावर 2/3, यह आएगा बी की पावर 2/3। नोटिस करिए यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, तो ये कुछ ऐसा हो गया एक्स की पावर हाफ और एक्स, तो ये क्या आएगा, एक्स की पावर 3/2 आ जाएगा। और हमें यही प्रूव करना था कि मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस क्या होगी, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की पावर 3/2 ही होगी। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। Let us discuss question number 13. We have to find the points at which the function f given by fx equal to x minus 2 raised to power 4 multiplied by x plus 1 raised to power cube has local maxima, local minima और point of inflection. तो हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है जिन पॉइंट्स पे इस फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, लोकल मैक्सिमा होना चाहिए, और वो भी पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिसपे लोकल मिनिमा होना चाहिए, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी करने हैं फाइंड। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एज वेल एज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और उससे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पॉइंट्स को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को नोट डाउन कर लेते हैं। जब भी हमें पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं सबसे पहले आपको निकालना होता है इसका डेरिवेटिव, दैट इज वी हैव टू फाइंड एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू को सबसे पहले करेंगे इवैल्यूएट, तो डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, ये फंक्शन इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे मल्टीप्लाई इसके साथ। तो पहली टर्म आएगी 4 टाइम्स x माइनस 2 का क्यूब, पावर रूल लगाया, और x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 होता है, वो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा इसका डेरिवेटिव। यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, चेन रूल लगा रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ लिख लिया, इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्या किया, इस टर्म को सिंपली यहाँ पे लिख लिया x माइनस 2 रेज टू पावर 4, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 आ गया आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर x प्लस 1 का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे और कोई टर्म नहीं आएगी। अब इसके बाद में हमें क्या करना होता है, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 करना होता है। तो उससे पहले आप क्या करिए, हमेशा एफ डैश एक्स जो भी यहाँ पे फंक्शन जनरेट हो जाता है, जो भी एक्सप्रेशन आ जाता है, उसके फैक्टर्स जनरेट करने की कोशिश करिए। तो उसका बेसिकली मतलब क्या है, हमें यहाँ पे कॉमन लेना होता है। तो कॉमन क्या टर्म दिख रही है, देखिए यहाँ पे दोनों टर्म्स में देखेंगे x माइनस टू कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो x माइनस 2 का क्यूब कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x माइनस 2 की पावर 4 है, और x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1 की पावर 3 है। तो ये कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा x माइनस 2 का क्यूब x प्लस 1 का स्क्वायर। पहले टर्म में क्या बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे सिर्फ x प्लस 1 बच जाएगा। सेकंड टर्म में यहाँ पे बचेगा सिर्फ x माइनस 2, ये टर्म तो बाहर आ गई। तो अब हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आएगा 4x प्लस 3x, आ जाएगा 7x, यहाँ पे आएगा प्लस 4, यहाँ पे आएगा माइनस 6, तो आएगा माइनस 2। तो ये हमने एफ डैश एक्स के फैक्टर्स बना लिए, x माइनस 2 का क्यूब, x प्लस 1 का स्क्वायर और 7x माइनस 2। अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होता है एफ डैश एक्स फाइंड करने के बाद हम करते हैं इसके इक्वल टू 0 के बराबर, यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 करेंगे और उससे निकालेंगे हम x की वैल्यूज, उन वैल्यूज को बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट्स। हमेशा लोकल मैक्सिमा, मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्वेश्चन अगर हमें फाइंड करना है, पॉइंट्स फाइंड करने हैं, x की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो यही स्टेप्स हम करते हैं फॉलो। तो यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो पहला वेक्टर इक्वल टू 0 होगा, दैट इज x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2 के बराबर। सेकंड फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 1। थर्ड फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा, x की वैल्यू आएगी 2/7। तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, और ये भी डिस्कस करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या फ्लॉ है, किस लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पता होना चाहिए। तो देखिए पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, आफ्टर फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स हम एक नंबर लाइन बनाते हैं और उस नंबर लाइन पे इन क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में मार्क करते हैं। तो पहले -1 आएगा, फिर 2/7 आएगा, फिर 2 आएगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ मार्क कर लिया। और हम फाइंड करेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या है, ये पूरा जगह जो पूरा पार्ट है ये फंक्शन, दिस इज एफ डैश एक्स। हम यहाँ पे इन पॉइंट्स के अबाउट लेफ्ट साइड और राइट साइड में एफ डैश एक्स का साइन फाइंड करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। तो ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे मार्क कर लिए। तो अगर मुझे एफ डैश एक्स का साइन पता करना है, मतलब मुझे इस पार्ट का साइन पता होना चाहिए, इस फैक्टर का साइन और इस फैक्टर का साइन पता होना चाहिए, तो ये यहाँ पे हम करेंगे फाइंड।
तो यहाँ पे नोटिस करिए, सबसे पहला फैक्टर हम फाइंड करते हैं साइन x माइनस टू। तो अगर x माइनस टू का साइन फाइंड करना है तो x की वैल्यू अगर मैं 2 से ज़्यादा पुट करूँगा तो x माइनस टू क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसके आगे क्या आएगा, x माइनस टू पॉजिटिव ही आएगा। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 2 से वैल्यू अगर आप लेस पुट करेंगे तो x माइनस टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ हम नोटिस कर सकते हैं इसमें क्या है, पावर ऑड है, तो यही साइन इसका रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव रहेगा क्योंकि नेगेटिव का क्यूब भी करेंगे तो साइन तो इसका नेगेटिव ही होगा। और हमें यहाँ पे सिर्फ साइन ऑफ एफ डैश एक्स से मतलब है, मतलब फैक्टर्स ऑफ जो एफ डैश एक्स हैं उसके साइन हमें यहाँ पे करने हैं फाइन। अब यहाँ पे x प्लस वन का साइन देखेंगे तो यहाँ नोटिस करिए, यहाँ पे x प्लस वन का क्या है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस वन से वैल्यू ज्यादा लेंगे तब तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस वन पॉजिटिव आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन वैल्यू कम भी लेंगे वो क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे फैक्टर, तो यहाँ पे इसके कारण जो साइन आएगा हमेशा पॉजिटिव साइन ही आएगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है 7x माइनस टू। तो x इक्वल टू 2/7 पे इसका साइन चेंज होगा, 2/7 से ज्यादा वैल्यू पुट करेंगे तो 7x माइनस टू पॉजिटिव आएगा, और लेस पुट करेंगे तो 7x माइनस टू नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2/7 पे इसकी वैल्यू हो रही है 0। तो यहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव ही आएगा, तभी वो 0 को क्रॉस करेगा। तो इस फैक्टर का साइन भी हमें पता लग गया। अब इसकी तो पावर 1 ही है, ऑड पावर है तो सेम ही साइन रहेगा इसका भी। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन तीनों टर्म्स को करें मल्टीप्लाई, मतलब इन साइंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल साइन मिल जाएगा एफ डैश एक्स का, वो साइन फाइंड कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर पॉजिटिव 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 तो यहाँ क्या आएगा, साइन ऑफ एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे दो नेगेटिव वैल्यू वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ साइन पॉजिटिव ही आएगा। और यहाँ नोटिस करेंगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव ही आएगा। अब साइन ऑफ एफ डैश एक्स फाइंड करने के बाद अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे बिहेवियर ऑफ फंक्शन एफ एक्स। बिहेवियर ऑफ फंक्शन एफ एक्स का मतलब क्या है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स से हम बता सकते हैं कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो जहाँ पे एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है उस वाले रीजन में एफ एक्स क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जहाँ पे एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है साइन वहाँ पे क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, और जहाँ पे एफ डैश एक्स फिर पॉजिटिव है तो यहाँ पे फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कौन सी एक्स की वैल्यूज के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो माइनस इन्फिनिटी से 2/7 में क्या है, फंक्शन एक इंक्रीजिंग है, 2 से इन्फिनिटी में भी क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, और 2/7 से 2 के बीच में क्या है, फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहाँ पे इस चीज को यूज करके हम फाइंड करेंगे कि ये पॉइंट्स क्या हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स जो हमने निकाले, लोकल मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 में नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए फंक्शन का बिहेवियर क्या है, पहले वैल्यू डिक्रीज कर रही है फिर वैल्यू इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, मिनिमा ही होना चाहिए, क्योंकि ये डिक्रीज कर रही है फिर इंक्रीज कर रही है, तो ये जो वैल्यू है राइट साइड से भी कम है लेफ्ट साइड से भी कम है। सो x इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। फिर यहाँ पे ये पॉइंट देखेंगे x इक्वल टू 2/7, 2/7 देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या कर रही है, अगर लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रही है फिर डिक्रीज कर रही है, मतलब ये पॉइंट क्या आ गया, x इक्वल टू 2/7 आ गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब यहाँ पे x इक्वल टू -1 को नोटिस करेंगे तो ना तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज करके डिक्रीज कर रही है, नहीं डिक्रीज करके इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे वैल्यू हमेशा इंक्रीज कर रही है, और ये वो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है। तो जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट जो होते हैं दे आर नाउ देयर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और नोर लोकल मिनिमा। ये लोकल मैक्सिमा का भी पॉइंट नहीं है, लोकल मिनिमा का भी पॉइंट नहीं है। लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स कैसे कहते हैं, इंक्रीज करके डिक्रीज, लोकल मिनिमा के पॉइंट होते हैं डिक्रीज करके इंक्रीज। तो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 होता है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट होता है, लेकिन एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होता है। दीज आर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू करेंगे फाइंड। तो यहाँ पे हमें एफ डबल डैश एक्स निकालने के लिए फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, एक फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय थर्ड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, एक बार में एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दोनों फंक्शंस को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम x माइनस 2 का डेरिवेटिव निकालेंगे, वो आएगा 3 टाइम्स x माइनस 2 का स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग 2 फैक्टर्स से जो मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहे हैं। फिर हम सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, सिर्फ मिडल वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा x माइनस 2 का होल क्यूब तो एज इट इज आएगा 7x माइनस 2 एज इट इज आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे ऐड। फिर थर्ड पार्ट यहाँ पे क्या आएगा प्रोडक्ट रूल का, इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करके करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 का क्यूब x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, लोकल मैक्सिमा मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करते हैं x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 को आइडेंटिफाई करना है तो हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं f डबल डैश 2 की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो f डबल डैश x का एक्सप्रेशन है उसमें x की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे और फिर f डबल डैश 2 का साइन आइडेंटिफाई करेंगे। उससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है। तो ये हम नोटिस करेंगे, अगर आप f डबल डैश 2 इवेलुएट करेंगे तो ये 2 माइनस 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 माइनस 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 माइनस 2 आ रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है सब। तो ये f डबल डैश 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। ना तो ये पॉजिटिव आ रहा है ना ये नेगेटिव आ रहा है। अगर f डबल डैश 2 ग्रेटर देन 0 आता तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, अगर लेस देन 0 आता तो बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लेकिन यहाँ से हमें पता ही नहीं लग रहा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, ऐसे हम बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव से कि पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है या लोकल मिनिमा का है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो उस केस में हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे x इक्वल टू 2 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ रहा है, जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आइडेंटिफाई किया था बाय फाइंडिंग द साइन ऑफ f डैश x अबाउट क्रिटिकल पॉइंट्स।
अब देखिए इस पॉइंट का तो पता नहीं लग रहा है एक्स इक्वल टू 2 का कि ये क्या है। नेक्स्ट पॉइंट का हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 2/7। अगर मैं यहाँ 2/7 पुट करूँगा एक्स की जगह तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब यहाँ नोटिस करिए, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है 7 मल्टीप्लाइड बाई 2/7, ये 2 ही है, ये भी 2 है, तो ये 2 - 2 0 आ जाएगा, ये भी 2 - 2 0 आ जाएगा। तो ये दोनों पार्ट तो 0 हो जाएंगे, सिर्फ ये पार्ट यहाँ पे बचेगा। इसको इवेलुएट करेंगे तो क्या आएगा, ये 7 यहाँ आएगा। इसको इवेलुएट करेंगे तो आएगा -12/7 का क्यूब, ये आएगा 9/7 का स्क्वायर। तो हम f डबल डैश 2/7 का साइन फाइंड कर सकते हैं। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव का क्यूब करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव है। तो f डबल डैश 2/7 क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। अगर x इक्वल टू 2/7 पे f डबल डैश का साइन लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 2/7 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। तो ये तो हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आइडेंटिफाई कर लिया, ये हमें यहाँ पे पता भी लग गया। अब हम थर्ड पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -1 यहाँ पे पुट करेंगे सब जगह से, तो f डबल डैश -1 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ नोटिस करेंगे -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो f डबल डैश -1 की वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो रहा है। हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या मैक्सिमा मिनिमा है, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी डिस्कस कर लिया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन से पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे f डैश x 0 होता है लेकिन f डैश x का साइन चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जिसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। वी हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sin x, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो फंक्शन की हमें क्या फाइंड करनी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज इन दिस क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू करनी होती है फाइंड, उसका फर्स्ट स्टेप होता है हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करते हैं, f डैश x निकालते हैं और करते हैं उसको इक्वल टू 0, उससे निकालते हैं वैल्यूज ऑफ x। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f डैश x को इवैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पे दो फंक्शंस है, एक है cos स्क्वायर x और एक है sin x। इसका डेरिवेटिव आएगा, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव आएगा बाय यूजिंग चेन रूल, 2 cos x मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ sin x। 2 आगे आएगा तो ये 2 cos x आ गया, फिर cos x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। अब f डैश x को 0 करने से पहले हम क्या करते हैं, f डैश x के हमेशा फैक्टर्स जनरेट करते हैं बाय टेकिंग कॉमन, अगर ऐसा पॉसिबल है तो। ये हम नोटिस कर सकते हैं कि इस टर्म में से हम cos x को ले सकते हैं कॉमन। तो ये cos x बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा -2x sin x और यहाँ बचेगा 1। तो ये दो फैक्टर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे कि f डैश x को करेंगे इक्वल टू 0 के बराबर। अब हम यहाँ पे पहला फैक्टर इक्वल टू 0 करेंगे, दैट इज cos x इक्वल टू 0, या फिर इक्वल टू 0 हो सकता है -2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से sin x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू हाफ के बराबर। अब हम यहाँ पे x की वैल्यूज निकालेंगे बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशन, लेकिन कंडीशन हमेशा ये अप्लाई करनी पड़ेगी कि x लाई करना चाहिए इस क्लोज्ड इंटरवल 0 से π, क्योंकि ये क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्योंकि अगर हम जनरल वैल्यू निकालेंगे x की cos x इक्वल टू 0 के लिए, तो उसके लिए x सारे आ जाएंगे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, लेकिन हमें वही वैल्यू चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, सो 0 से π के बीच में क्लोज्ड इंटरवल में लाई करनी चाहिए। तो cos x इक्वल टू 0 से x की वैल्यू आ जाएगी π/2 के बराबर। a की वैल्यू के लिए cos x 0 है, फिर और x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से π। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, sin x इक्वल टू हाफ। तो यहाँ पे हमें दिख रही है sin x की पॉजिटिव वैल्यू हाफ है, तो यहाँ पे 0 से π फर्स्ट सेकंड दो क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आएगी, एक तो आएगी यहाँ पे 30 डिग्री दैट इज π/6, एक यहाँ पे आएगी 180 - 30 डिग्री दैट इज 150 डिग्री दैट इज 5 π/6। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे f डैश x इक्वल टू 0 करने पे जो भी x की वैल्यूज आई है इन द गिवन इंटरवल, उन वैल्यूज को बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये है क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन में हमें पूछा गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो उसके लिए हम निकालते हैं वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। कौन कौन से पॉइंट पे निकालेंगे, वो पॉइंट्स होते हैं, एक तो हम वैल्यूज निकालते हैं फंक्शन की एट द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम वैल्यूज निकालेंगे π/6 पे, फिर वैल्यू निकालेंगे π/2 पे और एक वैल्यू निकालेंगे 5π/6 पे। और यहाँ पे फिर हम एक और वैल्यूज निकालते हैं तो होगी क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। फिर हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं अगर क्वेश्चन में जो इंटरवल गिवन है अगर वो क्लोज्ड इंटरवल है, अगर क्लोज्ड इंटरवल नहीं है तो ये एंड पॉइंट्स हमारे काम के नहीं है, क्योंकि हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल गिवन है, इसका मतलब ये पॉइंट भी इंक्लूडेड है और ये पॉइंट भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब हम एंड पॉइंट्स x इक्वल टू 0 पे भी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और x इक्वल टू π पे भी हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स पे भी हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अब 1 बाय 1 करके हम निकालते हैं फंक्शन की वैल्यूज। पहले निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू π/6। तो यहाँ पे x की जगह π/6 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये वैल्यू आएगी f ऑफ π/6 इक्वल टू cos स्क्वायर π/6 प्लस साइन π/6। अब यहाँ पे cos π/6 की और साइन π/6 की वैल्यू पुट कर देंगे। cos 30 होता है √3/2, साइन 30 होता है हाफ, तो ये आएगा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2, 3/4 प्लस 1/2, वो आएगी वैल्यू 5/4 के बराबर। नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे हम x इक्वल टू π/2 पे, तो यहाँ पे x की जगह π/2 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो आएगा f ऑफ π/2 cos स्क्वायर π/2 प्लस साइन π/2। cos π/2 की वैल्यू होती है 0 के बराबर, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो x इक्वल टू π/2 पे फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। अब नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे वो है 5π/6। तो यहाँ पे x की जगह हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 5π/6, तो ये आएगा f ऑफ 5π/6 इक्वल टू cos स्क्वायर 5π/6 प्लस साइन 5π/6। यहाँ पे cos 5π/6 और साइन 5π/6 की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 5π/6 कितना है, साइन 150 डिग्री, वो तो हाफ ही होता है। cos क्या होगा, सिंपली नेगेटिव होगा, -√3/2
दैट इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, इसके बराबर ही आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी सेम आंसर आएगा क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 5/4 आया, यहाँ पे भी 5/4 आंसर ही आएगा। नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे एंड पॉइंट, दैट इज x इक्वल टू 0 पे। तो वैल्यू आएगी f ऑफ 0 cos स्क्वायर 0 प्लस साइन 0, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ से आंसर आएगा 1 के बराबर। नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू पाई पे, तो फंक्शन की वैल्यू आएगी cos स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई। cos पाई की वैल्यू होती है -1, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो f ऑफ पाई की वैल्यू भी आ जाएगी 1। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं और एंड पॉइंट्स पे भी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, अगर एंड पॉइंट्स जो गिवन इंटरवल है उसमें इंक्लूडेड है। नहीं इंक्लूडेड है तो एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर इंटरवल 0 से पाई लिखा होता तो हम यहाँ पे इस चीज को इंक्लूड नहीं करते। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये जितनी भी वैल्यूज निकाली है उसमें से देखेंगे कितने डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ नोटिस करेंगे एक वैल्यू तो यहाँ पे आ रही है 5/4 और दूसरी वैल्यू आ रही है 1। अगर यहाँ पे 3 या 4 डिफरेंट वैल्यूज आ जाती तो उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती वो होती एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 5/4, तो यहाँ पे तो देखिए यही मैक्सिमम वैल्यू और दूसरी जो वैल्यू 1 वो रिपीट हो रही है 3 बार, तो ये क्या है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और कोई वैल्यू यहाँ पे आ ही नहीं रही है। अगर सपोज यहाँ पे एक आंसर 0 भी आ जाता तो वो हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाती, 1 वैल्यू मिनिमम नहीं होती। तो इस तरीके से जो सबसे बड़ी वैल्यू आती है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और जो सबसे छोटी वैल्यू आती है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। कहाँ कहाँ पे निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स पे और एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज। Let us discuss question number 15. We have to show that the altitude of the right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius small r is 4r/3। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बना, एक राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन की मैं रेडियस को मान लेता हूँ कैपिटल आर और उसकी हाइट को अज्यूम कर लेता हूँ कैपिटल एच। स्मॉल आर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो इसलिए मैंने इसको कैपिटल आर अज्यूम किया। आप चाहें तो इसको R1 भी अज्यूम कर सकते हैं। अब मैं एक यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। तो राइट सर्कुलर कोन को मैं कैसे बनाऊंगा, 2 डायमेंशनल फिगर बनाऊंगा। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से डायग्राम बनाना इजी रहता है, आपको 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। कभी भी कोन का डायग्राम बनाना होता है तो आपको बेसिकली एक ट्रायंगल बनाना होता है। इसी तरीके से हम इसका डायग्राम बनाते हैं। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये इसकी रेडियस ऑफ कोन है, ये भी क्या है रेडियस ऑफ कोन है। तो बेसिकली हम क्या बनाते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं और ये रिप्रेजेंट करती है ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट ऑफ सर्कुलर कोन। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें क्या करना है कि मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं कोन का। वो फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हमें इस एक्सप्रेशन को करना है मैक्सिमाइज। और ये कोन जो है इस तरीके से है कि वो क्या है, इंस्क्राइब्ड है इन ए स्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। तो जो रेडियस स्मॉल r है वो हमें गिवन है, बेसिकली स्फेयर हमें पता है और हमें क्या करना है, कोन को स्फेयर के अंदर डालना है, दैट इज इंस्क्राइब करना है। तो इसके सराउंडिंग में एक यहाँ पे सर्कल बना लेता हूँ। तो स्फेयर का हम 2 डायमेंशनल फिगर कैसे बनाते हैं, इसको बनाते हैं एक सर्कल की फॉर्म में। इसी तरीके से अगर सिलेंडर होता है तो उसको हम रेक्टेंगल की फॉर्म में बनाते हैं। आप एग्जाम में इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे, आपको 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्योमेट्री का जो यूज आता है वो हम इस डायग्राम से पूरा कर लेते हैं। अब इसके बाद में देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ नोटिस करिए मैंने जो स्फेयर का सेंटर है उसको इसी ऑल्टीट्यूड पे किया है ड्रॉ। तो ये मुझे कैसे पता लगा, तो यहाँ नोटिस करिए ये क्या है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल है और ये हमें पता है रेडियस है इस वाले के लिए, कोन के लिए। मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है और ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है, सेम है। इसका मतलब ये जो भी लाइन है परपेंडिकुलर, ये क्या कर रही है, इस कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट कर रही है फॉर दिस सर्कल। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये कहाँ से पास करनी चाहिए, सेंटर ऑफ सर्कल से पास करनी ही चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया है, जो स्फेयर है उसके सेंटर को कहाँ पे ड्रॉ किया है, इस परपेंडिकुलर पे ही ड्रॉ किया है। तो यहाँ से अगर मैं सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो क्या डिपेंड करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे स्फेयर का रेडियस। तो इसको स्मॉल आर रिप्रेजेंट किया है, इसको भी हमने स्मॉल आर लिखा है। अब हमें क्या करना है, इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके वॉल्यूम को करना है मैक्सिमाइज और शो करना है कि जो ऑल्टीट्यूड है राइट सर्कुलर कोन का वो कितना आएगा, 4r/3 आएगा। ऑल्टीट्यूड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम मैक्सिमाइज करेंगे तो हमारा ये आंसर आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे 2-3 मेथड डिस्कस करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव मेथड भी डिस्कस करेंगे और सीबीएसई में इस क्वेश्चन को हम किस 2 तरीके से कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहला मेथड देखते हैं जिस तरीके से हम सीबीएसई में करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सीबीएसई में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जिस भी एक्सप्रेशन को आपको करना है मैक्सिमाइज, यहाँ पे क्या है वॉल्यूम को हमें करना है मैक्सिमाइज, तो यहाँ पे उस वॉल्यूम के एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ हम नोटिस करेंगे तो ना तो हमें कोन की रेडियस कैपिटल आर ना कैपिटल एच नहीं पता है, दोनों ही। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, कैपिटल आर और कैपिटल एच। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों में से एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा ताकि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एक सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा, या तो कैपिटल आर में या कैपिटल एच में। तो उसके लिए हम इस इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन थी, स्फेयर है रेडियस आर, उसके अंदर सर्कुलर कोन है। तो उससे हम क्या करेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल एच को या फिर दोनों को रिप्लेस करेंगे एक सिंगल वेरिएबल में। तो उसका तरीका क्या है देखिए, तो जब भी इस तरह का डायग्राम बनता है जिसमें क्या है एक 90 डिग्री का ट्रायंगल है और क्वेश्चन है मैक्सिमा मिनिमा का, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप स्टार्ट कर सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय अज्यूमिंग वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल एज थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस एंगल को मान लेता हूँ थीटा। अब इसके बाद में हम सर्कल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ये सर्कल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो कॉर्ड का एंगल सेंटर पे जो होता है और जो सर्कमफ्रेंस पे होता है उसका डबल होता है। ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे कितना एंगल होगा, 2 थीटा के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ पे इस एंगल को भी लिखूंगा तो ये भी थीटा होगा, तो ये पूरा एंगल देखूंगा तो 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस कॉर्ड के एंड को ज्वाइन करता हूँ यहाँ पे कितना आएगा, 4 थीटा एंगल आएगा। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे
हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को और इस बड़े राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करके स्मॉल ये जो कैपिटल आर है और जो कैपिटल एच है इसको हम थीटा की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लेंगे, उससे एक सिंगल वेरिएबल में एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो देखिए वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ये हम नोटिस करेंगे ये छोटा वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें अगर हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, ये क्या आएगा साइन टू थीटा के बराबर आएगा। तो कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाय साइन टू थीटा। अब हम कैपिटल एच की वैल्यू भी यहाँ पे इस तरीके से निकालेंगे। तो सेमी राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा स्मॉल आर कॉस टू थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, और ये तो है ही स्मॉल आर, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो एच की वैल्यू क्या आएगी, आर तो कॉमन आ जाएगा स्मॉल आर, ये आएगा 1 प्लस कॉस टू थीटा। तो कैपिटल एच का एक्सप्रेशन एक वेरिएबल में आ गया थीटा, क्योंकि स्मॉल आर तो कांस्टेंट है क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे कैपिटल आर भी क्या आ गया, एक वेरिएबल के टर्म्स में आ गया, दैट इज थीटा। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है वो एक सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा, दैट इज थीटा। अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट, आगे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो सीबीएसई के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। अगर सीबीएसई में करना है सॉल्व तो उसमें क्या करते हैं, जिस भी एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है उसको आपको एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ता है पहले बिफोर डिफरेंशिएटिंग। और जब 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है तो उसमें आप एक एंगल को थीटा ज्यूम करके फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा के उस वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नोटिस करेंगे यहाँ क्या आएगा, यहाँ से आर स्क्वायर आएगा, यहाँ से आर आएगा, तो यह आएगा 1/3 पाई आर क्यूब तो लगा जाएगा, यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर टू थीटा, ये आएगा 1 प्लस कॉस टू थीटा। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा dv डिवाइडेड बाय डी थीटा। तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव दोनों का हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे dv बाई डी थीटा का एक्सप्रेशन आएगा 1/3 पाई आर क्यूब तो कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर टू थीटा का डेरिवेटिव आएगा यूजिंग चेन रूल, पावर का आएगा 2 साइन टू थीटा, फिर साइन टू थीटा का डेरिवेटिव आएगा कॉस टू थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2। सेकंड टर्म को एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फर्स्ट को डेरिवेटिव नहीं लेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस टू थीटा का डेरिवेटिव आएगा -2 साइन टू थीटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके फैक्टर जनरेट करने की कोशिश करेंगे, जो भी dv बाई डी थीटा का एक्सप्रेशन आएगा यही नेक्स्ट स्टेप होता है। आप क्या करिए, कॉमन लेने की कोशिश करिए और फैक्टराइज करने की कोशिश करिए। तो हम नोटिस करेंगे क्या क्या टर्म कॉमन आएगी। तो नोटिस करिए 2 साइन टू थीटा दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो इसको तो हम पहले बाहर निकाल लेंगे। रिमेनिंग एक्सप्रेशन ये आएगा कॉस टू थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 कॉस टू थीटा और आएगा 2 कॉस स्क्वायर टू थीटा, यहाँ से आएगा माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा। अब यहाँ पे इस पार्ट को भी फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो इसमें एक सिंगल वेरिएबल रिप्रेजेंट में इसकी फॉर्म में लिखेंगे। तो नोटिस कर सकते हैं मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर टू थीटा को लिख लूँ अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टू थीटा, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कॉस टू थीटा के टर्म में आ जाएगा और इसमें क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सप्रेशन बनेगा 3 कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस 2 कॉस टू थीटा माइनस 1। अब हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं जैसे क्वाड्रेटिक को करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 कैसे फैक्टराइज करते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो 2 कॉस टू थीटा को मैं यहाँ पे लिख लूँगा 3 कॉस टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा, और फिर आप फैक्टराइज करेंगे तो इसके दो फैक्टर जनरेट होंगे, एक फैक्टर आएगा कॉस टू थीटा प्लस 1, दूसरा फैक्टर आएगा 3 कॉस टू थीटा माइनस 1। तो जो dv बाई डी थीटा का एक्सप्रेशन आफ्टर कैलकुलेशन वो इसमें चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में करेंगे dv बाई डी थीटा को इक्वल टू 0 के बराबर और उसे निकालेंगे थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए क्या होगा, वॉल्यूम मैक्सिमाइज होगा। तो यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं इसमें 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, ये पार्ट तो कांस्टेंट टर्म है। पहला फैक्टर जो 0 के बराबर हो सकता है दैट इज साइन टू थीटा इक्वल टू 0। अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 डिग्री के बराबर आएगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन बनेगा ही नहीं। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि कॉस टू थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाए, इसका मतलब कॉस टू थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -1 के बराबर आ जाएगी। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टू थीटा कितना होना चाहिए, पाई के बराबर होना चाहिए, दैट इज 180 डिग्री। यहाँ से थीटा आ जाएगा 90 डिग्री, दैट इज 5/2। अब यहाँ पे ये वैल्यू भी नहीं हो सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे ये जो लाइन है इससे क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, उस केस में भी यहाँ पे कोण नहीं बनेगा। तो जो थर्ड पॉसिबिलिटी है, थर्ड फैक्टर इक्वल टू 0 दैट इज 3 कॉस टू थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉस टू थीटा की वैल्यू आएगी 1/3। यही हमारा क्या है, पॉसिबल आंसर है जिससे वॉल्यूम मैक्सिमाइज होगा। तो यहाँ पे हम ये प्रूव करेंगे कि वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो रहा है बाय फाइंडिंग द सेकंड डेरिवेटिव। पहले हम यहाँ पे ये शो कर देते हैं कि इस कॉस टू थीटा की वैल्यू के लिए यहाँ पे कैपिटल एच की वैल्यू क्या आ रही है, 4 स्मॉल r बाई 3 ही आ रही है। तो यहाँ पे हम कॉस टू थीटा की वैल्यू ले लेंगे 1/3 के बराबर, और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सब्सटीट्यूट तो कैपिटल एच की वैल्यू क्या आएगी, r मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1/3, ये वैल्यू आएगी 4/3 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r। यही हमें यहाँ पे क्वेश्चन में करना था शो, तो ये तो हम यहाँ पे शो कर चुके। अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि इस वैल्यू ऑफ थीटा के लिए दैट इज कॉस टू थीटा इक्वल टू 1/3 के लिए वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो रहा है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे इस एक्सप्रेशन का dv बाई डी थीटा का, इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, d स्क्वायर v बाई डी थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब तो कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। पहले हम साइन टू थीटा का डेरिवेटिव लिखेंगे, वो आएगा 2 कॉस टू थीटा, बाकी दोनों टर्म्स को एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बाद में लगेंगे ऐड करेंगे, साइन टू थीटा का डेरिवेटिव नहीं लेंगे, सिर्फ कॉस टू थीटा प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे, वो आएगा -2 साइन टू थीटा, बाकी दोनों टर्म्स को एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसमें ऐड करेंगे, पहले दोनों को तो सेम रखेंगे, थर्ड का डेरिवेटिव लिखेंगे, तो आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 साइन टू थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया। अब हमें शो करना है कि d स्क्वायर v बाई डी थीटा स्क्वायर ये क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए फॉर कॉस टू थीटा इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे अगर कॉस टू थीटा की वैल्यू 1/3 लिखूंगा तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसी को 0 करके हमने ये निकाला था, ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर ही हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स तो 0 ही होगी। यहाँ नोटिस करिए, यहाँ 1/3 लिखूंगा ये तो पॉजिटिव आएगा, अगर कॉस टू थीटा पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आएगा, सिर्फ ये क्या है, साइन नेगेटिव है।
और डी स्क्वायर वी बाई डी थीटा स्क्वायर में अगर cos 2 थीटा 1/3 लिखेंगे तो यही एक्सप्रेशन बचेगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है। इसका मतलब डी स्क्वायर वी बाई डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। और हमें पता है बाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कि अगर यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ से हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, तो उस वैल्यू के लिए क्या होता है, जिस भी एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं वो क्या होता है, मैक्सिमाइज होता है। इसका मतलब फॉर cos 2 थीटा इक्वल टू 1/3 के लिए वॉल्यूम यहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा है। तो एक तो हो गया ये मेथड जिस तरीके से हम सीबीएसई में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। दैट इज द मेथड ऑफ थीटा। एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें आप थीटा, किस तरह के क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं जिसमें 90 डिग्री का ट्रायंगल बनता है इन क्वेश्चंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। 90 डिग्री के ट्रायंगल्स में एक और मेथड अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज द मेथड ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आइडिया सेम ही है, हम ये यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, इसको एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। उससे अगर आप यहाँ पे ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये लेंथ कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कैपिटल एच की वैल्यू लिख सकता हूँ, वो क्या आएगी, स्मॉल आर प्लस ये वाली जो लेंथ है अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कैपिटल एच की जगह मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे स्मॉल आर तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है, तो ये वॉल्यूम का जो एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल आ गया, दैट इज कैपिटल आर। अब आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर। पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टर्म सेपरेट कर लेता हूँ। स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली टर्म अलग कर लेंगे, इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी टर्म अलग कर लेंगे। यहाँ पे हम निकालेंगे डी डिवाइडेड बाई डी कैपिटल आर। तो यहाँ पे पहली टर्म का डेरिवेटिव आएगा, तो यहाँ पे 1/3 पाई मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर तो कांस्टेंट है, सिर्फ आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, वो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर। यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, 1/3 पाई कॉमन आ जाएगा, डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर का आएगा 2r मल्टीप्लाइड बाई ये टर्म प्लस कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इसका डेरिवेटिव, उसके लिए लगाना पड़ेगा चेन रूट। तो यहाँ पे अंडर रूट के लिए तो आता है 1/2, अंडर रूट में ये टर्म आ जाएगी, फिर मल्टीप्लाइड बाई इसका डेरिवेटिव, स्मॉल आर स्क्वायर का 0 हो जाएगा माइनस कैपिटल आर स्क्वायर का हो जाएगा -2r। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, डी वी बाई डी कैपिटल आर को करेंगे इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ पे हम इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में से हम क्या करेंगे, टर्म्स को कॉमन ले लेंगे और इस 0 के नीचे ले जाएंगे, तो उस टर्म्स को यहाँ हटा देंगे। तो देखिए 1/3 में यहाँ से हटा सकता हूँ क्योंकि कॉमन लेके यहाँ 0 डिवाइड बाई 1/3 करूँगा, 0 हो जाएगा। पाई भी हटा सकता हूँ, फिर क्या हटा सकते हैं यहाँ पे, नोटिस करेंगे 2 भी हटा सकते हैं क्योंकि वो भी क्या है, कॉमन यहाँ पे आ रहा है। कैपिटल आर भी हटा सकते हैं क्योंकि 0 डिवाइड बाई कैपिटल आर कर सकते हैं। कैपिटल आर की वैल्यू क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे ये टर्म्स हटा सकते हैं। फिर हम नोटिस करेंगे तो पहले वाली टर्म में से क्या बचेगा, सिर्फ स्मॉल आर बचेगा। सेकंड वाली टर्म्स में से क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे पहली टर्म तो आएगी इससे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे ये टर्म आएगी। और यहाँ पे जो टर्म आएगी कैपिटल आर स्क्वायर है, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, डिवीजन में यही टर्म आएगी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके आगे हम करेंगे, निकालेंगे स्मॉल आर और कैपिटल आर में एक एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे इसको इसके साथ कंबाइन कर लूंगा तो ये क्या आएगा, 2 टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टर्म को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब आगे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो एक्सप्रेशन बनेगा ये, यहाँ लेफ्ट साइड में क्या आएगा, स्मॉल आर का स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाइड बाय 4 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, राइट हैंड साइड में आएगा इसका होल स्क्वायर। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में इसका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर की पावर 4 माइनस 4r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बनेगा। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। नोटिस करेंगे ये टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे इस टर्म को इसके साथ कंबाइन करेंगे तो ये आएगा 9 टाइम्स कैपिटल आर 4 इक्वल टू 8 टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ नोटिस करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर और आर की पावर 4 को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि कैपिटल आर की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती। यहाँ सिर्फ बचेगा 9 टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8 स्मॉल आर स्क्वायर बाय 9। अब यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर की टर्म्स में नहीं पूछी है, सिर्फ कैपिटल एच की वैल्यू स्मॉल आर की टर्म्स में पूछी है, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ से, तो इसे क्या आएगा, कैपिटल एच की वैल्यू कैपिटल एच की वैल्यू स्मॉल आर की टर्म्स में आ जाएगी। तो यहाँ एक्सप्रेशन बनेगा ये स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 8r स्क्वायर बाय 9, एलसीएम लेंगे यहाँ पे आएगा 9r स्क्वायर माइनस 8r स्क्वायर बाय 9, तो ये आएगा r स्क्वायर बाय 9। उसको इवैल्यूएट करेंगे तो क्या आएगा r/3 क्योंकि उसका अंडर रूट लेना है। तो यहाँ नोटिस करिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैपिटल एच की वैल्यू क्या आ रही है 4 टाइम्स स्मॉल r/3 आ रही है। यही हमें क्वेश्चन में करना था शो। तो इस तरीके से भी हम शो कर सकते हैं डी बाई डी कैपिटल आर इक्वल टू 0 करके। यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल हमने कैपिटल आर की टर्म्स में बनाया। फिर यहाँ पे इसमें भी अगर आपको मैक्सिमाइज शो करना है तो डी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय डी कैपिटल आर स्क्वायर, ये आपको शो करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करके। तो वो कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं, वो क्या होगी, एक लेंथी कैलकुलेशन होगी। इसलिए जनरली मैं क्या करता हूँ, थीटा का मेथड अप्लाई करके सॉल्व करता हूँ, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है। फिर यहाँ पे अगर आप ये शो कर देंगे तो उससे ये भी प्रूव हो जाएगा कि उस वैल्यू ऑफ यहाँ पे जो आ रहा है स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 8r स्क्वायर बाय 9, उसके लिए क्या हो रहा है, वॉल्यूम इज गेटिंग मैक्सिमाइज्ड। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक और मेथड जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में कर सकते हैं सॉल्व। उसमें क्या है, हमें सेकंड डेरिवेटिव तो शो करने की जरूरत नहीं होती है, तो उसमें हम एक फास्ट मेथड डिस्कस करेंगे जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव में कैलकुलेशंस आसान हो जाती है। सीबीएसई में तो हम कैसे करते थे, इस पूरे एक्सप्रेशन को एक सिंगल वेरिएबल की टर्म्स में करते थे रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली जिस भी एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है उसमें कितने भी वेरिएबल हो उसको सिंपली करना है डिफरेंशिएट। तो उसका तरीका क्या है, देखिए एक डिफरेंट तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे।
तो जैसे हम x को डिफरेंशिएट करते हैं वही फॉर्मूले लगाएंगे। तो यहाँ पे v को डिफरेंशिएट करना है तो v का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 ही आएगा। और हम क्या करते हैं उसके यहाँ पे एलिमेंट से करते हैं मल्टीप्लाई। तो v का डेरिवेटिव तो 1 आ गया, जैसे यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे v स्क्वायर होता है तो उसका डेरिवेटिव आता 2v, ये यहाँ पे v क्यूब होता तो यहाँ डेरिवेटिव आता 3v स्क्वायर। तो सिंपल डेरिवेटिव लेना है जैसे हम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, जिस भी वेरिएबल को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसका एलिमेंट का मतलब क्या है, dv। अगर यहाँ पे v को कर रहे हैं, अगर x होता तो लिखते हैं dx। इस तरीके से हम उसको करते हैं मल्टीप्लाई। बाकी सिंपली फॉर्मूले अप्लाई करते हैं जो भी डेरिवेटिव के हैं, इस तरीके से भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड में नोटिस करेंगे 1/3 पाई तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ आएगा प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2r आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे dr से, उसके एलिमेंट से। तो यहाँ पे 2r dr मल्टीप्लाइड बाय h आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h का डेरिवेटिव, वो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय dh। इस तरीके से भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये सीबीएसई में नहीं अप्लाई कर सकते, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही हम अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे जिस भी एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना होता है, यहाँ पे उसका डेरिवेटिव क्या कर देंगे, 0 के बराबर। तो यहाँ पे dv की जगह लिख देंगे 0, क्योंकि वॉल्यूम को ये करना है मैक्सिमाइज। तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे ये पार्ट तो हट सकता है, यहाँ पे वैल्यू सिर्फ इसके बराबर लिख देंगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाना है। तो ये आएगा 2rh dr, यहाँ से आएगा r स्क्वायर dh। तो अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं तो उसके रिलेटिव में आप क्या निकालेंगे, उसका डेरिवेटिव एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालेंगे यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से। तो यहाँ से dh बाय dr की वैल्यू आ जाएगी -2h बाय r। इसी तरीके से क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व, ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन फास्ट होगी। और दो से ज़्यादा वेरिएबल कभी भी एक्सप्रेशन में नहीं होंगे, तो आपको क्या करना है, एक का डेरिवेटिव दूसरे के टर्म्स में ये एक्सप्रेशन इवेलुएट करना है। उसके बाद में आपको क्या करनी है, एक इक्वेशन और बनानी है जो हमने यहाँ पे बनाई है, कैपिटल H इक्वल टू ये वाली इक्वेशन, इसको भी करेंगे डिफरेंशिएट। तो बेसिकली इससे भी क्या निकालेंगे, डी कैपिटल H बाय dr, फिर उसको इक्वेट करके कर लेंगे सॉल्व। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स हैं h और r, उसके बीच में एक इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसी से लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इक्वेशन हमने ऑलरेडी लिख रखी है। अब मैं इसको डेरिवेटिव करके निकालूंगा डी कैपिटल H बाय डी कैपिटल R, और उससे कर दूंगा फिर मैं इक्वेट, यहाँ से फिर इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए आगे कैलकुलेशन कैसी हो रही है, डी कैपिटल H बाय डी कैपिटल R निकालेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा चेन रूल से -2 कैपिटल R डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ऑफ स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ चाहिए तो आप वैसे भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर का किया, ये आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय dh, ये 0 आएगा। ये फिर इसका डेरिवेटिव आएगा, इसको मल्टीप्लाइड बाय ये कैपिटल R का डेरिवेटिव, तो यहाँ dr लिखेंगे, तो dr को मैं यहाँ ले गया, तो उससे भी वही एक्सप्रेशन जनरेट होगा। अब इस पार्ट को कर देंगे इक्वेट इसके साथ, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके करेंगे सॉल्व, तो उससे फिर हमारा ये आंसर आना चाहिए कि या तो ये वैल्यू इससे आनी चाहिए। तो उसके लिए फिर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, कैपिटल R भी है, कैपिटल H भी है, स्मॉल r भी है, तो एक वेरिएबल तो हटाना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे दिख रही है ये इक्वेशन जो हमने पहले बनाई थी, ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई थी। इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सिर्फ दो वेरिएबल के टर्म्स में आ जाएगा, स्मॉल r और कैपिटल R। और आप नोटिस करेंगे जो पहले मैंने मेथड डिस्कस किया था सीबीएसई का, उसमें भी इसी टाइप की इक्वेशन बन रही थी। नोटिस करिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा, ये इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। और ऐसा ही एक्सप्रेशन पहले भी बनाया था, इसको स्क्वायर किया था तो उससे क्या आ रहा था, कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू आ रही थी 8/9 स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे, सेम ही चीज़ बनेगी, फिर उसको यहाँ पुट करेंगे तो उससे कैपिटल H की वैल्यू 4 स्मॉल r/3 ही आएगी। तो इस तरीके से भी हम आगे कर सकते हैं कैलकुलेशन। और यहाँ पे इसको मैं और आसान कर सकता हूँ, उसका तरीका क्या है, यहाँ पे जो हमने ये इक्वेशन लिखी उसको अंडर रूट की फॉर्म में मैं नहीं लिखूंगा, उसको मैं एक दूसरी फॉर्म में लिखूंगा अंडर रूट हटाने के बाद। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन तो हमेशा निकालना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में, जिसको भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, जो भी वेरिएबल्स है उसके टर्म्स में रिलेशन आ जाएगा। तो ये तो आपको निकालना है। फिर जो इक्वेशन हमने लिखी है उसको आप एक सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका ये है कि मैं क्या करूँगा, स्मॉल r को इधर ले जाऊँगा तो h माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर लिख लूँगा, अंडर रूट हटा लूँगा, तो इससे कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। जिस क्वेश्चन में अंडर रूट नहीं है तो उसमें तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा, राइट साइड में इसका आएगा, क्योंकि ये तो है कांस्टेंट टर्म। इसका डेरिवेटिव आएगा पावर का डेरिवेटिव, पावर आ गया 2h माइनस स्मॉल r, फिर h का डेरिवेटिव आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय dh उसका एलिमेंट, फिर यहाँ पे इसका 0 आएगा, स्मॉल r कैपिटल R स्क्वायर का आएगा -2r dr, फिर यहाँ से dh बाई dr की वैल्यू निकाली, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, dh बाई dr आएगा माइनस कैपिटल R डिवाइडेड बाय h माइनस r। अब यहाँ पे इस पार्ट को मैं इसके साथ इक्वेट कर दूंगा। तो यहाँ नोटिस करिए यहाँ पे भी 3 वेरिएबल है, कैपिटल R है, कैपिटल H है और स्मॉल r। हमें रिलेशन निकालना है स्मॉल कैपिटल H और स्मॉल r। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैपिटल R को एलिमिनेट करने की कोशिश करूँगा। तो नोटिस करिए अपने आप एलिमिनेट होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू 2h मल्टीप्लाइड बाय h माइनस स्मॉल r। अब यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू देखिए, यहाँ से मैं पुट कर सकता हूँ, वो वैल्यू क्या आएगी, h माइनस स्मॉल r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, बेसिकली उसका उल्टा, क्योंकि यहाँ पे माइनस कैपिटल R स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कैपिटल H और स्मॉल r में बन गया, इसको सॉल्व करके आंसर आना ही चाहिए। तो ये नोटिस करिए यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, जो आएगा a प्लस बी माइनस मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b, ये बनेगा, यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे लेफ्ट में नोटिस करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा कैपिटल H, ये कैपिटल H से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वो 0 नहीं हो सकता। यहाँ आएगा 2 स्मॉल r माइनस कैपिटल H, यहाँ आएगा 2 कैपिटल H माइनस 2r। यहाँ से आप सॉल्व करके देखेंगे तो कैपिटल H की वैल्यू 4r/3 आएगी, जो हमें क्वेश्चन में करना था शो। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व विदाउट एलिमिनेशन। हमें कोई वेरिएबल एलिमिनेट नहीं करना है, जिस भी एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है उसका डेरिवेटिव निकालिए, इस तरह का एक्सप्रेशन बनाइए, जो भी वेरिएबल्स हैं दो उसके टर्म्स में एक दूसरे के डेरिवेटिव में, फिर एक इक्वेशन और लिख लीजिए वही गिवन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चन से, फिर उसका डेरिवेटिव निकालिए, और ईजी तरीका क्या है, अंडर रूट हटा दीजिए। तो इस तरीके से आप ये निकालेंगे वैल्यू, फिर इक्वेट करेंगे, उससे आपका आंसर आ जाएगा।
Let us discuss question number 17. We have to show that the height of a cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 2r by root 3 and we also have to find the maximum volume. तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, एक सिलेंडर के वॉल्यूम को करना है मैक्सिमाइज. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिलेंडर की डायमेंशंस मान लेता हूँ, रेडियस को मान लेता हूँ स्मॉल आर और हाइट को मान लेता हूँ स्मॉल एच और इस तरीके से डायग्राम बना लेता हूँ टू डायमेंशनल फिगर. ये रेडियस है, इसकी हाइट क्या है स्मॉल एच. हमें करना है वॉल्यूम को मैक्सिमाइज, तो जो एक्सप्रेशन मैक्सिमाइज करना है वो है वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ ये स्मॉल आर है और यहाँ पे स्मॉल एच है. अब हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो सिलेंडर है ये इंस्क्राइब्ड है इन ए स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर. तो हमें क्या करना है, सिलेंडर को स्फेयर के अंदर डालना है. स्फेयर को टू डायमेंशनल फिगर में कैसे बनाते हैं, एक सर्कल. तो सर्कल के अंदर हमें एक रेक्टेंगल ये डालना है क्योंकि सिलेंडर एक रेक्टेंगल ही होता है टू डायमेंशन में. तो इसके अंदर इंस्क्राइब करना है. तो ये हमने यहाँ पे बना लिया स्फेयर जिसकी रेडियस आर है. अब अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो यहाँ पे सेंटर मैंने कहा बनाया अलॉन्ग द डायगोनल ऑफ द, ये जो भी है यहाँ पे रेक्टेंगल बोलना चाहे तो रेक्टेंगल या सिलेंडर, इसके अलॉन्ग यहाँ पे इस पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट बनाया है जिसपे सेंटर ऑफ स्फेयर मैंने बनाया जिसकी रेडियस आर है. ऐसा क्यों है, क्योंकि ये क्या है, सिलेंडर जब भी दिया होता है तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, मतलब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होता है. और अगर यहाँ एंगल 90 डिग्री है तो नोटिस करिए डायमीटर का ही एंगल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री होता है. तो ये क्या होगी, डायमीटर ऑफ स्फेयर या सर्कल ही होगी. तो उसके ऊपर ही क्या लाई करेगा, सेंटर ऑफ ये स्फेयर लाई करेगा. तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसका सेंटर यहाँ पे बनाया है क्योंकि ज्योमेट्री में इसी का हम यूज़ करेंगे आगे इक्वेशन लिखने पे कि इसकी डायगोनल के अलॉन्ग क्या है, यहीं पे सेंटर लाई करता है. देखिए इसको कैसे यूज़ करेंगे, हमें क्या करना है यहाँ पे, अब ये शो करना है कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो कितनी आनी चाहिए मैक्सिमाइज करने के बाद में, 2 कैपिटल आर बाई रूट 3. हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है स्मॉल एच, उसकी वैल्यू 2 कैपिटल आर बाई रूट 3 आनी चाहिए. और जब मैक्सिमाइज करेंगे वॉल्यूम तो उस वॉल्यूम की वैल्यू भी हमें करनी है फाइंड. सो दिस इज आवर क्वेश्चन. अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कितने डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं सॉल्व. सबसे पहला तरीका क्या है, सीबीएसई में हम क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, जिस भी एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता है उसमें वेरिएबल्स को रिड्यूस करते हैं. वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, यहाँ पे वॉल्यूम फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल है रेडियस और एच. तो इसमें से हम एक वेरिएबल को हटाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, या तो दोनों में से एक वेरिएबल को हटा के दूसरे के टर्म्स में वेरिएबल लिखेंगे या एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे जिसकी टर्म्स में इन दोनों वेरिएबल्स को लिखेंगे. तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एक सिंगल वेरिएबल की टर्म्स में आना चाहिए. तो जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस में, एक तरीका तो क्या होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हम एंगल एज्यूम कर लेंगे थीटा. कोई भी एक एंगल थीटा एज्यूम कर लीजिए 90 डिग्री के अलावा और उसमें फिर आप लगाइए ट्रिग्नोमेट्री. उसको यूज करके आप क्या करेंगे, स्मॉल आर और स्मॉल एच की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा. तो एक ही वेरिएबल थीटा फिर वहां पे आ जाएगा. यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो स्मॉल एच की वैल्यू क्या आएगी, 2r साइन थीटा, क्योंकि स्मॉल एच डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस है इक्वल टू 2r. यहाँ पे डिवाइड करेंगे h बाई 2r, वो साइन थीटा होगा, तो स्मॉल एच की वैल्यू 2r साइन थीटा आ जाएगी. और यहाँ पे ये डिस्टेंस निकालेंगे, इसमें लगाएंगे, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2r cos थीटा के बराबर आ जाएगी. यहाँ से हम स्मॉल आर और स्मॉल एच की वैल्यू लिख सकते हैं. स्मॉल आर क्या होगा, इसका हाफ ही होगा कैपिटल आर cos थीटा. स्मॉल एच की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स कैपिटल आर साइन थीटा. तो यहाँ से जो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है एक सिंगल वेरिएबल थीटा के टर्म्स में आ जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर क्यूब cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा. अब हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमाइज करेंगे. तो इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल थीटा. फिर निकालेंगे डी वी बाई डी थीटा की वैल्यू. तो इसके लिए हम यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल. इसका इससे मल्टीप्लिकेशन है, 2 पाई आर क्यूब कॉमन आ जाएगा. इसका डेरिवेटिव आएगा cos स्क्वायर थीटा का 2 cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन थीटा. सेकंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसको डेरिवेटिव नहीं करेंगे, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई. अब हमें क्या करना है, डी वी बाई डी थीटा को करना है इक्वल टू 0. उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डी वी बाई डी थीटा के एक्सप्रेशन में पहले कॉमन लूंगा फैक्टर. तो हम नोटिस कर सकते हैं cos थीटा को कॉमन ले सकते हैं. तो ये आएगा 2 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, यहाँ आएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. इसको करेंगे इक्वल टू 0 के बराबर. तो या तो cos थीटा की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 2 आएगी, लेकिन थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 नहीं हो सकती क्योंकि अगर थीटा पाई बाई 2 आ जाएगा तो यहाँ पे लाइन स्ट्रेट हो जाएगी. तो इस तरह का सिलेंडर तो बनेगा ही नहीं किसी भी तरीके से, तो ये पॉसिबल केस नहीं है. या फिर क्या होगा, ये फैक्टर इक्वल टू 0 होगा, तो इससे वैल्यू आएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पे सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा को लिख लूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ से आएगी इक्वेशन 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई रूट 3. मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा जब स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, जो पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल क्या 90 डिग्री भी नहीं हो सकता है. तो ऑब्ट्यूज तो कैसे होगा, उस केस में सिलेंडर यहाँ पे नहीं बनेगा. तो डी वी बाई डी थीटा इक्वल टू 0 करने पे साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई है 1 बाई रूट 3. अब हम क्या करेंगे, शो करेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई रूट 3 के लिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है. तो यहाँ पे हम निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा. वो वैल्यू आएगी डी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई डी थीटा स्क्वायर. तो यहाँ पे आएगा 2 पाई आर क्यूब तो कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल. तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से, फिर हम ऐड करेंगे दिस मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव. उसमें डेरिवेटिव cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इन टर्म्स के आएंगे. 2 पाई आर क्यूब कॉमन आ जाएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू ये टर्म. फिर लिखेंगे cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का आएगा 2 साइन थीटा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा का आएगा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा. ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे. ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, काफी आसान है यूजिंग चेन रूल. अब हमें क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू 1 बाई रूट 3 पुट करनी. तो यहाँ पे हमने इसी चीज़ को 0 करके ये वैल्यू निकाली थी. अगर साइन थीटा यहाँ 1 बाई रूट 3 पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी. तो ये पार्ट तो हो गया 0. अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसमें नोटिस करिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये टर्म्स क्लब हो जाएंगे क्योंकि माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा, ये माइनस 4 साइन थीटा cos थीटा है, तो ये माइनस 6 साइन थीटा cos थीटा आ जाएगा.
यहाँ पे अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/√3 पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो डी स्क्वायर वी बाई डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है फॉर साइन थीटा इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस साइन थीटा या थीटा के लिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है। तो ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब इसके बाद का पार्ट तो आसान है, हमें क्या शो करना है, स्मॉल एच की वैल्यू निकालनी है 2r बाय कैपिटल √3। तो नोटिस करिए स्मॉल एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, 2r साइन थीटा ही गिवन है ये डायग्राम के हिसाब से। और साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1/√3 पुट कर दूंगा, जो वैल्यू निकाली थी डी बाई डी थीटा को 0 करके, तो इससे स्मॉल एच की वैल्यू 2r/√3 ही आएगी। वही हमें यहाँ पे क्वेश्चन में करना था शो, तो ये भी हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए मैं स्मॉल आर की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। स्मॉल एच तो हमें पता है 2r/√3 है। स्मॉल आर यहाँ पे क्या होगा, 2r मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा से, वो वैल्यू आप निकाल सकते हैं, वो वैल्यू आएगी 2/√3। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू भी क्या आ रही है, 2R/√3 आ रही है। अब ये वैल्यूज हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे वॉल्यूम के एक्सप्रेशन में, तो मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा ये पाई 2r/√3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2r/√3। सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 8πR³ 3√3। तो ये आ रहा है हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम। यही हमें क्वेश्चन में करना था फाइंड। ये था हमारा थर्ड पार्ट। तो अब यहाँ नोटिस करिए, ये आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं स्मॉल आर स्मॉल एच की वैल्यू निकाल के, या फिर जो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन थीटा के टर्म्स में बनाया था उसमें साइन थीटा की वैल्यू तो पता ही थी 1/√3, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए 2/√3। तो ये वैल्यूज पुट करके भी यहाँ से भी आप मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम एक और किस तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो ध्यान रखिए 90 डिग्री का ट्रायंगल जब भी बनता है तो उसके इसमें या तो थीटा से सॉल्व कर सकते हैं या पाइथागोरस थ्योरम से। दोनों में से कौन सा भी मेथड यूजफुल हो सकता है, कोई सा भी मेथड आसान हो सकता है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से कैसे करेंगे सॉल्व। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, स्मॉल आर और स्मॉल एच को एक को एलिमिनेट करेंगे या सिंगल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमें दिख रहा है इस ट्रायंगल में लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बनेगी h का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू 2R का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इससे मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन ऐसे लिख लूंगा, h स्क्वायर को यहाँ ले जाऊंगा, 4 स्मॉल r का होल स्क्वायर इक्वल टू 4R का होल स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। यहाँ से मैं स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू को लिख लूंगा 4R का होल स्क्वायर माइनस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ऐसा मैंने यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कैपिटल आर तो क्या है, कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन है। इससे पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है एक सिंगल वेरिएबल स्मॉल h की टर्म्स में आ गया। आप चाहते तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते थे, उसमें आप क्या कर सकते थे, स्मॉल h को स्मॉल r की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो वो भी एक मेथड हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल h। अब हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो काफी आसान है, हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले मैं इसको अलग कर लेता हूँ, यहाँ पे इस पार्ट सेपरेट कर लिए, π/4 बाहर आ जाएगा, यह आएगा 4R² h माइनस h³ h से मल्टीप्लाई करके। अब निकालेंगे dv/d स्मॉल h की वैल्यू, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल h। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी π/4 बाहर आ जाएगा, h का डेरिवेटिव 1 आएगा, h³ का डेरिवेटिव आएगा 3h²। इसको हम कर देंगे इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 4R² इक्वल टू 3 स्मॉल h²। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 2R/√3। देखिए हमें यही क्वेश्चन में करना था शो। अब हमें शो करना है कि इसके लिए क्या आना चाहिए, वॉल्यूम मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो d²v/dh² निकालेंगे, वो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे π/4 तो कॉमन है, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 6h। तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी अगर h की वैल्यू ये पुट करेंगे। तो d²v/dh² क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब इस h के लिए क्या हो रहा है, वॉल्यूम मैक्सिमाइज ही हो रहा है। फिर हम वॉल्यूम मैक्सिमम की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो h की वैल्यू 2R/√3 आई है, ये वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, उसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम मैक्सिमम की वैल्यू ये आपकी आ जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहा है रेदर देन यूजिंग द मेथड ऑफ थीटा। लेकिन वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, किसी क्वेश्चन में थीटा का मेथड ज्यादा यूजफुल होता है, कैलकुलेशन इजी होती है, किसी क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम का मेथड ज्यादा यूजफुल होता है, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन होता है जिसमें 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा होता है। तो आपको दोनों मेथड्स ध्यान रखने चाहिए। अब हमने यहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम का मेथड जो अप्लाई किया था, उसमें हमने स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू को h की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया था। आप चाहते तो स्मॉल h की वैल्यू को r की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते थे, उससे भी क्या था, वॉल्यूम का एक्सप्रेशन एक सिंगल वेरिएबल की टर्म्स में आ जाता। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते, इस इक्वेशन से यहाँ पे क्या करते, स्मॉल h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r निकालते। आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट लेंगे तो स्मॉल h की वैल्यू आ जाएगी 2 स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल स्मॉल r। फिर यहाँ पे आप इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/d स्मॉल r इक्वल टू 0 करके करेंगे सॉल्व, उससे भी आपके सेम ही आंसर आएंगे। वो कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, d²v/d स्मॉल r का होल स्क्वायर, उससे भी करना पड़ेगा, लेस देन 0 आना चाहिए क्योंकि मैक्सिमाइज करना है। फिर वहां से हमें स्मॉल h की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो ये सारे स्टेप्स आपको वहां पे भी करने पड़ेंगे। अब मैं आपके साथ यहाँ पे एक और मेथड डिस्कस कर लेता हूँ जो जनरली मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अप्लाई करता हूँ। उसमें क्या होता है, जिस भी एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, आपको यहाँ पे वेरिएबल एलिमिनेट नहीं करने की जरूरत, यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल में एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें हम कैसे करते हैं सॉल्व, वो देखिए। तो उसमें क्या करते हैं, जिस भी एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसको आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो वॉल्यूम को जैसे करना है डिफरेंशिएट, तो अगर सपोज यहाँ x लिखा होता तो उसको कैसे आप डिफरेंशिएट करते, x का डेरिवेटिव आता है 1, तो वैसे ही वॉल्यूम का डेरिवेटिव भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे जिस भी वेरिएबल को करेंगे डिफरेंशिएट, उसके एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय dv, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं राइट साइड को करूंगा डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे r² मल्टीप्लाइड बाय h, इसका डेरिवेटिव आएगा, पाई तो कॉमन आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे
तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहले आर स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2r ही होता है, लेकिन यहाँ पे आप इसका एलिमेंट कर दीजिए मल्टीप्लाई। ये एक अनदर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है। जिस भी टर्म को डिफरेंशिएट करना है उसको सिंपली डिफरेंशिएट करिए, उसका एलिमेंट मल्टीप्लाई करिए। एलिमेंट का मतलब क्या है, डी ऑफ दैट वेरिएबल। यहाँ आर स्क्वायर है तो यहाँ आएगा डी आर, एच है तो आएगा डी एच, वी है तो आएगा डी वी। ये सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है उसके डेरिवेटिव से। बाकी डिफरेंशिएशन जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे। ये भी एक तरीका होता है डिफरेंशिएशन करने का। तो यहाँ पे आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2r डी आर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच का डेरिवेटिव वो आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय डी एच। तो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। उसके बाद में इसको मैक्सिमाइज करना है तो हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू को कर देंगे इक्वल टू 0 के बराबर, क्योंकि वही होगा तभी वॉल्यूम मैक्सिमाइज होगा। ये तरीका होता है यहाँ पे। तो यहाँ से फिर हम क्या निकालेंगे, जो भी वेरिएबल्स आगे तो उसमें डी आर और डी एच उसके टर्म्स में हम निकालेंगे एक रिलेशन। तो वो रिलेशन क्या आएगा देखिए, यहाँ पे डी एच बाय डी आर की वैल्यू निकाल लीजिए, डी आर बाय डी एच की वैल्यू, वो वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी -2h बाय आर। तो ये होता है आपका फर्स्ट स्टेप अगर ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना है विदाउट एलिमिनेशन। सिंपली डिफरेंशिएट करिए। ध्यान रखिए डिफरेंशिएशन करने के टाइम जो भी वेरिएबल है उसका एलिमेंट मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा, और उससे आप करेंगे इक्वल टू 0 क्योंकि इसी को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग वेरिएबल्स है उसके डेरिवेटिव के टर्म्स में एक ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो एच और आर में एक इक्वेशन और बनाएंगे जो हमने यहाँ पे बनाई थी जिससे हमने एलिमिनेट किया था, उसको भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, उससे भी डी एच बाई डी आर की वैल्यू निकालेंगे। फिर वहां से हम शो करेंगे कि स्मॉल एच की वैल्यू 2r बाय कैपिटल √3 आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे एच स्क्वायर क्योंकि ये वेरिएबल है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2h मल्टीप्लाइड बाय डी एच। आर स्क्वायर भी क्या है वेरिएबल तो इसका आएगा 2r मल्टीप्लाइड बाय डी आर। कैपिटल आर क्या है कांस्टेंट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0। फिर यहाँ से अगर हम डी एच बाई डी आर की वैल्यू निकालेंगे 2 कॉमन आके 0 की तरफ जाके हट जाएगा, डी एच बाई डी आर आएगा -4r बाय स्मॉल एच। फिर यहाँ से हम डी एच बाई डी आर की वैल्यूज को करेंगे इक्वेट। इससे आप नोटिस करेंगे स्मॉल आर और स्मॉल एच में एक रिलेशन आ जाएगा, 2 से 4 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू आएगी स्मॉल एच स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि हाइट ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ सिलेंडर में क्या रिलेशन होगा कि वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो रहा है। तो यहाँ से हाइट क्या आ रही है, √2 टाइम्स रेडियस ऑफ सिलेंडर आ रही है। इस तरीके से भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो ये पूछा गया था स्मॉल एच की वैल्यू 2r बाय कैपिटल √3 आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे, एच का एक्सप्रेशन कैपिटल आर के टर्म्स में आना चाहिए। तो स्मॉल आर की वैल्यू हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। स्मॉल आर स्क्वायर कितना है, एच स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। इससे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन स्मॉल एच और कैपिटल आर के टर्म्स में आ जाएगा। नोटिस करिए कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ 2 आएगा, ये आएगा 4 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 2h स्क्वायर। यहाँ से 3h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 कैपिटल आर स्क्वायर, एच की वैल्यू निकालेंगे तो 2r बाय √3 आएगी। ये हमें क्वेश्चन में करना था शो। तो ध्यान रखिए जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें मैक्सिमाइज हमें सेकंड डेरिवेटिव निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो 0 लेस देन 0 आ रहा है या ग्रेटर देन 0 आ रहा है। हमें क्या करना है, सिर्फ डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू 0 करना है। और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मेथड काफी यूजफुल होता है क्योंकि हमें एलिमिनेट नहीं करना होता। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उसके रेशियो में निकालिए, जो दूसरी इक्वेशन बनाई है उसको डिफरेंशिएट करिए, फिर इक्वेट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। उससे आपका क्वेश्चन फटाफट जनरली ऑब्जेक्टिव में सॉल्व हो जाता है। तो ये भी एक और मेथड है जो आप ध्यान रख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18। वी हैव टू शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 that of the cone and the greatest volume of cylinder is this value। तो काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, इसको 1 बाय 1 हम यहाँ पे वैल्यूज नोट डाउन करते हैं। तो हमें क्या करना है, शो करनी है हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। तो हमें सिलेंडर के वॉल्यूम को करना है मैक्सिमाइज। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिलेंडर की डायमेंशंस मान लेता हूँ, उसकी रेडियस तो मान लेता हूँ कैपिटल आर और हाइट को मान लेता हूँ मैं कैपिटल एच। हमें मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम का एक्सप्रेशन, वो क्या होगा, पाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच। ये यहाँ पे क्वेश्चन में हमें करना है। अब यहाँ पे ये जो सिलेंडर है ये किस तरह का सिलेंडर है, इसको इंस्क्राइब किया गया है कहाँ पे, एक कोन में, जिसकी कोन की हाइट हमें गिवन है स्मॉल एच और उसका सेमी वर्टिकल एंगल हमें पता है अल्फा। तो ये इन्फॉर्मेशन भी नोट डाउन कर लेते हैं। ध्यान रखिए ये कांस्टेंट वैल्यूज है क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है, तो इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। ये वेरिएबल वैल्यूज है, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब जो कोन की एक वैल्यू में नहीं गिवन है उसकी रेडियस है, तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं स्मॉल आर। तो जो स्मॉल आर है वो एक वेरिएबल वैल्यू है क्योंकि वो क्वेश्चन में नहीं गिवन है। अब हमें क्या करना है, सिलेंडर को इंस्क्राइब करना है राइट सर्कुलर कोन में। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये हो गया कोन, इसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है। ध्यान रखिए हाफ एंगल अल्फा है, सेमी वर्टिकल एंगल है। ध्यान रखिए टोटल ये वर्टिकल एंगल होता है, इसका हाफ जो होता है उसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। ये वैल्यू है अल्फा के बराबर। इसकी रेडियस मैंने आर लिख लिया है, हाइट एच लिख लिया है। ये मैंने एक 2 डायमेंशनल फिगर बनाया है। कोन को 2 डायमेंशन में कैसे बनाएंगे, उसको हम एक ट्रायंगल की फॉर्म में बनाते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक सिलेंडर को इसके अंदर इंस्क्राइब करना है। तो ये हमने बना लिया सिलेंडर। सिलेंडर को 2D ज्योमेट्री में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में बनाएंगे। मैं इसी तरीके से डायग्राम बनाता हूँ क्योंकि हमें जहाँ पे ज्योमेट्री यूज करनी पड़ती है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल या ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ेगा। 3 डायमेंशनल बनाने की जरूरत नहीं है। जिसके मैंने डायग्राम बना लिया, कैपिटल आर है और ये क्या है, कैपिटल एच, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो ये इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर ली। हाइट ऑफ सिलेंडर, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम लिख लिया है, इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन, उसकी हाइट है और सेमी वर्टिकल एंगल लिख लिया है। अब क्वेश्चन में हमें शो करना है कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो क्या है, 1/3 दैट ऑफ कोन। मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, कैपिटल एच, और वो है 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन, वो क्या है, स्मॉल एच। तो इसका 1/3 के बराबर होना चाहिए। तो इस पर कैपिटल एच की वैल्यू हमें शो करनी है स्मॉल एच बाई 3 के बराबर होनी चाहिए। और ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आना चाहिए, 4/27 पाई h³ tan² अल्फा।
ये दोनों वैल्यूज हमें यहाँ पे करनी है शो जब हम वॉल्यूम को करेंगे मैक्सिमाइज ऑफ द सिलेंडर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है, जिस भी एक्सप्रेशन को हमें मैक्सिमाइज करना होता है सीबीएसई में, ध्यान रखिए उसमें कितने वेरिएबल है पहले ये नोट डाउन करिए। यहाँ पे कैपिटल आर एक वेरिएबल है, कैपिटल एच एक वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं, पूरे के एक्सप्रेशन को जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसमें एक सिंगल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल आर को कैपिटल एच की टर्म्स में या कैपिटल एच को कैपिटल आर की टर्म्स में हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा ताकि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एक सिंगल वेरिएबल में आ जाए। तो उसके लिए हम गिवन कंडीशंस का यूज करते हैं कि हमें क्या करना है, एक सिलेंडर को एक यहाँ पे कोन में इंस्क्राइब करना है। तो इस फिगर से हम क्या करेंगे, कैपिटल एच और कैपिटल आर के बीच में एक्सप्रेशन निकालेंगे। किस चीज़ का यूज करेंगे, अल्फा और स्मॉल एच का, क्योंकि ये गिवन कंडीशंस हैं, मतलब ये गिवन वैल्यूज हैं, तो ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो जब यहाँ पे निकालेंगे इनके बीच में रिलेशन तो उसमें स्मॉल एच और अल्फा आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ नोटिस करेंगे ये डायग्राम में कोन में यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसी में यहाँ पे अल्फा आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे tan अल्फा लिखा हुआ है तो 90 डिग्री का ट्रायंगल तो बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है। ये क्या होता है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है कोन में, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। और एक और ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा, ये भी क्या है 90 डिग्री का ही ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मतलब यहाँ पे एंगल 90 होगा, तो ये भी क्या होगा 90 होगा। अब यहाँ नोटिस करिए ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, यहाँ पे भी एंगल कितना होगा, अल्फा के बराबर ही होगा। तो ये यहाँ पे भी अल्फा होगा। और कौन सा ट्रायंगल यूज कर सकते हैं अल्फा का, ये स्मॉल वाला, तो यहाँ पे भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री के बराबर ही होगा, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं, ये 3 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। अब हमें यहाँ पे क्या है, इन तीनों ट्रायंगल्स का भी यूज करना पड़ सकता है, हो सकता है इसमें से एक ही ट्रायंगल का यूज है। मैं यहाँ पे क्या है, पॉसिबल आपको केसेस बता रहा हूँ जिस तरीके से ट्रायंगल्स का यूज आ सकता है। कौन से ट्रायंगल्स का, 90 डिग्री के ट्रायंगल्स का। और उसमें हम क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। कैसा एक्सप्रेशन जनरेट करेंगे, tan अल्फा का एक्सप्रेशन जनरेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जो आंसर है वो tan अल्फा की फॉर्म में ही है जब वॉल्यूम को कर रहे हैं हम मैक्सिमाइज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों ट्रायंगल्स में परपेंडिकुलर और हाइट की वैल्यूज निकालेंगे। तो यहाँ नोटिस करिए इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये तो इसकी हाइट हो गई, परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, वो क्या होगा, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। तो इस ट्रायंगल में निकल गया tan अल्फा। अब हमें क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल में तो दिख रहा है ये स्मॉल आर है, ये क्या है कैपिटल एच, इसी से tan अल्फा निकलेगा। अब ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है इसमें ये कैपिटल आर है, ये तो होगा इसका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हो जाए, सॉरी बेस हो जाएगा, ये वो क्या हो जाएगा, स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, क्योंकि ये कैपिटल एच है, ये स्मॉल एच है, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ से tan अल्फा की वैल्यूज लिख सकते हैं। tan अल्फा क्या होगा, पहले हम यूज करेंगे बड़े वाले ट्रायंगल को, उससे tan अल्फा की वैल्यू आएगी स्मॉल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल एच। फिर हम यूज करेंगे tan अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए इस छोटे वाले ट्रायंगल को, उससे आएगा कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। फिर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं tan अल्फा लिखने के लिए इस वाले ट्रायंगल को, उससे आएगा स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल एच। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। मैंने यहाँ पे जितनी भी tan अल्फा की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो लिख ली हैं। अब इसमें हम ये सारे रिलेशन यूज नहीं करेंगे, इसमें से हम एक ही रिलेशन यूज करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम के एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल जनरेट करेंगे, दो वेरिएबल को हटा के, कैपिटल आर और कैपिटल एच को हटा के एक सिंगल वेरिएबल आएगा। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है एच और स्मॉल अल्फा, ये क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यूज है। तो हम क्या करते हैं, इसमें मार्क कर लेते हैं कौन सी कॉन्स्टेंट वैल्यूज है। अल्फा कॉन्स्टेंट है, मतलब tan अल्फा कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है। हमें क्या करना है, कैपिटल आर को कैपिटल एच की टर्म में या कैपिटल एच को कैपिटल आर की टर्म्स में यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों ही वेरिएबल्स हैं, तो ये वाला पार्ट तो हमारे काम का ही नहीं है, इस चीज़ का हम यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं इस वाले पार्ट को इसके साथ यूज़ करूँ तो इससे क्या आएगा, कैपिटल आर का कैपिटल एच की टर्म्स में रिलेशन आ जाएगा, और ये बाकी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, कैपिटल आर की कैपिटल एच की टर्म्स में एक्सप्रेशन लिख लूँगा, वो वैल्यू आएगी स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच मल्टीप्लाइड बाय tan अल्फा। तो अब ये वैल्यू मैं क्या करूँगा, कैपिटल आर की यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा वॉल्यूम के एक्सप्रेशन में, तो उससे वॉल्यूम का एक्सप्रेशन एक सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा, दैट इज कैपिटल एच। बाकी tan अल्फा स्मॉल एच ये क्या है, सब कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, सारे एक्सप्रेशंस लिखे, फिर उसमें से मुझे जो एक्सप्रेशन यूज में लगा उसे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि सिर्फ दो ही वेरिएबल है, कैपिटल आर कैपिटल एच, और उससे क्या किया मैंने, उसके बीच में रिलेशन लिख लिया। तो ये आप सारे रिलेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन लिखना जाएंगे तो सिर्फ ये सिंगल एक्सप्रेशन tan अल्फा इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर तो उसी से यार मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था किस तरीके से हम इसको सोच सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हो सकता है किसी और क्वेश्चन में ये रिलेशन काम आ जाए, इसी टाइप का क्वेश्चन हो, इसमें स्मॉल आर बाय स्मॉल एच का रिलेशन काम आ जाए, तो वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब हमें क्या करना है, इस वॉल्यूम को करना है मैक्सिमाइज। उसके लिए हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल कैपिटल एच, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कैपिटल एच है। तो यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे dv बाय डी कैपिटल एच। तो यहाँ नोटिस कर सकते हैं ये पार्ट तो कांस्टेंट है, यहाँ पे इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो पाई tan स्क्वायर अल्फा तो बाहर आ जाएगा कॉमन। इस पार्ट का डिफरेंशिएट करेंगे, पावर आ जाएगी 2, यह आएगा h माइनस कैपिटल एच। फिर इस पार्ट का डेरिवेटिव ये तो कांस्टेंट है, 0 आएगा, कैपिटल एच का आएगा -1, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमने लगाया है चेन रूल, मल्टीप्लाइड बाय द ये जो सेकंड टर्म है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। फिर ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके डेरिवेटिव से, वो आएगी वैल्यू 1 के बराबर। अब हमें क्या करना है, dv बाई डी एच को करना है इक्वल टू 0 के बराबर, और उससे हम निकालेंगे फिर h की क्रिटिकल वैल्यू कैपिटल h की। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले यहाँ पे कॉमन ले लूँगा, उससे क्या करूँगा मैं फैक्टर्स जनरेट करता हूँ, हमेशा यही करना चाहिए आपको अगर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। उससे क्या होता है, जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो कैलकुलेशंस ईजी हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है स्मॉल h माइनस कैपिटल h कॉमन आ जाएगा, अंदर यहाँ पे बचेगा 2 माइनस 1 और h, तो -2 आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा सिंपली h माइनस h, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, एक ही पार्ट बाहर आया कॉमन। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा स्मॉल h माइनस 3 कैपिटल h। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स आ गए, ये दोनों वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसी को सिंप्लीफाई किया तो dv बाई डी कैपिटल h की वैल्यू आ जाएगी पाई tan स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल h माइनस कैपिटल h मल्टीप्लाइड बाय
एच स्मॉल एच माइनस 3 टाइम्स कैपिटल एच। डी वी बाई डी एच को हम करेंगे इक्वल टू जीरो के बराबर, तो या तो ये फैक्टर इक्वल टू जीरो होगा, उससे वैल्यू आएगी स्मॉल एच इक्वल टू एच कैपिटल एच के बराबर, या फिर ये फैक्टर इक्वल टू जीरो होगा, तो उससे आएगी स्मॉल एच की वैल्यू 3 कैपिटल एच के बराबर। अब नोटिस करिए स्मॉल एच की वैल्यू कैपिटल एच के बराबर तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि स्मॉल एच कैपिटल एच के बराबर होगा मतलब ये हाइट यहाँ तक पहुंच जाएगी, तो उस केस में तो सिलेंडर बाहर ही हो जाएगा, तो उस केस में तो हम इसको इंस्क्राइब कर ही नहीं पाएंगे, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ओनली पॉसिबल वैल्यू है ये स्मॉल एच की वैल्यू 3 टाइम्स कैपिटल एच हो जाए, मतलब ये जो वैल्यू है इसका 3 टाइम्स हो जाए, वो तो पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे हमने जब डी वी बाई डी एच को इक्वल टू जीरो किया, उससे सॉल्व करके क्या है, कैपिटल एच की वैल्यू आ गई स्मॉल एच बाई 3। और अगर आप नोटिस करेंगे क्वेश्चन में एक पार्ट हमें यही प्रूव करना था, तो ये तो हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब हम क्या शो करेंगे कि इस वैल्यू के लिए वॉल्यूम हो रहा है मैक्सिमाइज, फिर उस मैक्सिमम वैल्यू को हम करेंगे फाइंड। तो हम नेक्स्ट स्टेप में शो करते हैं कि वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो रहा है इस कैपिटल एच की वैल्यू के लिए, तो उसके लिए हमें यहाँ निकालना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव, वो आएगा डी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई डी कैपिटल एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा इस पार्ट का डेरिवेटिव। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव निकालना आसान है, क्योंकि पाई टेन स्क्वायर अल्फा तो है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, वो वैल्यू आएगी यहाँ पे -3। अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल एच की वैल्यू लिख लेंगे h/3 के बराबर, क्योंकि उसी वैल्यू के लिए हमें चेक करना है कि वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ नोटिस करेंगे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब यहाँ नोटिस करिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा स्मॉल एच माइनस स्मॉल एच, तो बेसिकली क्या है वो जीरो ही आएगा, तो ये पार्ट तो जीरो ही हो गया। ये आएगा यहाँ पे 2h/3 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो ये -2h आएगा। तो डी स्क्वायर वी बाई डी कैपिटल एच स्क्वायर की वैल्यू आएगी -2πh tan स्क्वायर अल्फा। अब ये सारी वैल्यूज तो पॉजिटिव है, तो नोटिस कर सकते हैं डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस वैल्यू ऑफ कैपिटल एच के लिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज ही हो रहा है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ रहा है तो मैक्सिमाइज होता है, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आता है तो वैल्यू क्या होती है, मिनिमाइज होती है। तो ये पार्ट भी हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि वॉल्यूम मैक्सिमाइज ही हो रहा है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या है वॉल्यूम की, तो वो निकालना तो बहुत आसान है। जो भी वॉल्यूम का एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे बनाया था उसमें कैपिटल एच की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे स्मॉल h/3, तो ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। आगे हमें सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन करनी, तो ये आएगा 2h/3 का होल स्क्वायर, यह आएगा मल्टीप्लाइड बाय h/3, यह आएगा 4h स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h, तो यह आएगा यहाँ पे 4h3, तो ये तो आ गया 4h3 पाई टेन स्क्वायर अल्फा, और डिवीजन में क्या आएगा 9 3 27। हमें क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था, मैक्सिमम वैल्यू वॉल्यूम की यही आनी चाहिए। तो 1 बाय 1 करके हमने यहाँ सारे पार्ट इस क्वेश्चन के प्रूव कर दिए। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19। A cylindrical tank of radius 10 meter is being filled with wheat at the rate of 314 cubic meter per hour. Then the depth of the wheat is increasing at the rate of। तो क्वेश्चन में हमें एक सिलेंड्रिकल टैंक गिवन है जिसकी रेडियस हमें पता है 10 मीटर के बराबर है। तो हमने यहाँ पे एक सिलेंडर बना लिया, इसकी रेडियस पता है 10 मीटर। इस सिलेंड्रिकल टैंक को हम फिल कर रहे हैं वीट से एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, अगर मैं इसमें वीट फिल करूंगा तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी डेप्थ चेंज होगी, तो बेसिकली इसका वॉल्यूम चेंज होगा। और यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम ही रहेगा क्योंकि रेडियस सेम है, तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा। उसका रेट ऑफ चेंज हमें दिया हुआ है 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है डीवी बाई डी, और डीवी बाई डी क्या होगा, इंक्रीज होगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यहाँ पे डीवी बाई डी की वैल्यू लिखेंगे पॉजिटिव 314 मीटर क्यूब पर आवर। अगर सिलेंडर में कोई चीज़ भरी हुई होती और वो सिलेंडर से निकल रही तो उस केस में क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता। तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे अगर रेट ऑफ चेंज दिया होता तो डीवी बाई डी की वैल्यू को हम नेगेटिव लिखते। ध्यान रखिए पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है क्वेश्चन में, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें फाइंड करना है डेप्थ ऑफ द वीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। तो हम क्या मान लेते हैं, किसी टाइम टी पे सपोज इतना फील्ड है सिलेंड्रिकल टैंक, तो डेप्थ को मान लेते हैं हम कैपिटल स्मॉल एच, और हमें निकालना है इसका रेट ऑफ चेंज, और हमें बताना है किस रेट से वो इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पे डी एच बाई डी टी की वैल्यू करनी है फाइंड। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। ये रेट ऑफ चेंज हमें गिवन है, ये रेट ऑफ चेंज हमें करना है फाइंड। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल है जिसका रेट ऑफ चेंज गिवन है वॉल्यूम, और यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज जिसका हमें निकालना है, जो यहाँ पे पैरामीटर है, जो भी वेरिएबल है, उन दोनों के बीच में हम इक्वेशन लिखते हैं। तो वॉल्यूम को तो हम हाइट की टर्म्स में लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। रेडियस की वैल्यू हमें यहाँ पता है 10 मीटर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक रिलेशन आ जाएगा वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू एच, वो आएगा 100 पाई एच। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को करेंगे डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, जिसमें हम डीवी बाई डी टी की वैल्यू पुट कर देंगे और डी एच बाई डी टी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आएगा डीवी बाई डी टी, राइट साइड में आएगा 100 पाई कांस्टेंट है, एच का डेरिवेटिव आएगा डी एच बाई डी टी। अब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, डीवी बाई डी टी की वैल्यू है 314, पाई की वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, वो कितनी है, यहाँ पे आएगी 3.14। तो डी एच बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी 314 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, ये 314 ही होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, डी एच बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। तो ये आ गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और नोटिस करेंगे डी एच बाई डी टी की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब क्या है, हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डेप्थ इंक्रीज हो रही है, ऑब्वियसली इंक्रीज होगी क्योंकि अगर हम इसमें वीट फिल करेंगे तो हाइट बढ़ती जाएगी। यही पूछा रेट ऑफ इंक्रीज। और यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी, जो हाइट की यूनिट होगी, तो हाइट की यूनिट क्या होगी, यहाँ पे क्वेश्चन में मीटर में दिया हुआ है, क्यूबिक मीटर में, तो हाइट की यूनिट होगी मीटर्स में, और यहाँ पे टाइम की यूनिट किसमें दी हुई है, आवर्स में, तो यहाँ पे आएगा 1 मीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर यहाँ पे मैच कर जाएगा फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, यहाँ पे कर्व है x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, कर्व है y इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। तो यहाँ पे कर्व की इक्वेशन हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है। हमें क्या करना है क्वेश्चन में फाइंड, स्लोप ऑफ टेंजेंट करना है फाइंड।
स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज dy बाई dx। ये वैल्यू करनी है फाइंड। कौन से पॉइंट पे फाइंड करनी है, पॉइंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 2, -1, मतलब पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट है -1। तो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है dy बाई dx जब x की वैल्यू 2 है या y की वैल्यू -1 है। ये वैल्यूज पे करना है हमें क्वेश्चन में dy बाई dx की वैल्यू फाइंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो कर्व की इक्वेशन हो पैरामीट्रिक फॉर्म पैरामीटर t में गिवन है, तो हम यहाँ dy बाई dx निकालने के लिए क्या करेंगे, निकालेंगे dy बाई dt और dx बाई dt। उसका अगर हम डिवीजन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई dx की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं dx बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाई dt की वैल्यू मिलेगी t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, 3t का आएगा 3, 8 का 0, तो आएगी 2t प्लस 3 वैल्यू। फिर यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt की वैल्यू मिलेगी 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 4t, -2t का होगा -2, 5 का होगा 0, तो ये वैल्यू आएगी 4t -2। तो यहाँ से हम dy बाई dx की वैल्यू निकाल सकते हैं, इनका क्या आएगा डिवीजन, 4t -2 डिवाइड बाई 2t प्लस 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। अब लेकिन यहाँ हम नोटिस करेंगे क्वेश्चन में जो dy बाई dx निकालना है उसमें x की और y की वैल्यू दी हुई है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, लेकिन यहाँ पे t के टर्म्स में आंसर आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को यूज करके t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, dy बाई dx की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1 से हम निकालेंगे t की वैल्यू बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमें पता है, पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे x को 2 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी कर्व की जिसमें x इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से हम पैरामीटर t की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या है, सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन बनेगी टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो आएगा 5t माइनस 2t, फैक्टर्स बनाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से बनेंगे t माइनस 2 और t प्लस 5 का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू t2 आएगी और एक वैल्यू यहाँ पे आएगी t इक्वल टू -5। तो इसमें से कौन सी वैल्यू लेंगे वो फाइंड करने के लिए हमें एक और इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, वो क्या है, y इक्वल टू -1। तो y इक्वल टू -1 यहाँ पुट करेंगे तो एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी t में, इसको हम करेंगे सॉल्व। तो इक्वेशन इस तरीके से बनेगी 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो आएगा -4t प्लस 2t, फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे दो फैक्टर्स आएंगे, एक आएगा 2t प्लस 2, एक आएगा t माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी t इक्वल टू -1 इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से वैल्यू आएगी t इक्वल टू 2। तो अब हम यहाँ पे t की वो वैल्यू लेंगे जो इन दोनों में है कॉमन, दैट इज t इक्वल टू 2। इसलिए यहाँ पे हम दो आंसर्स नहीं निकाल सकते, यहाँ से t इक्वल टू 2 यहाँ पुट करेंगे तो एक आंसर आएगा, यहाँ -5 पुट करेंगे तो एक आंसर आएगा, दोनों को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्योंकि कर्व की इक्वेशन में जो भी ये पॉइंट है 2 और -1, अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो दोनों से t की वैल्यू सेम ही आनी चाहिए, वो ही हम लेंगे वैल्यू। इसका एक और तरीका है कि पहली वाली इक्वेशन से हमने t की वैल्यू निकाल ली, अब t की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करिए और चेक करिए कि y की वैल्यू -1 आ रही है या नहीं आ रही, या फिर पुट करिए -5 और चेक करिए -1 आ रही है या नहीं आ रही। तो हम इन दोनों में से t की वही वैल्यू लेंगे जिससे y क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। एक तरीका ये भी है इसमें से एक वैल्यूज को एलिमिनेट करने का। दूसरा तरीका यहाँ पे t की वैल्यू -1 पुट करके सॉल्व कर लीजिए, इससे जो t आ जाएगा फिर जो कॉमन t की वैल्यू वो आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे अब हमारी t की वैल्यू मिल गई है 2, तो यहाँ पे हम dy बाई dx में t की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे 2। तो यहाँ पे t इक्वल टू 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1, इन दोनों का सेम ही मतलब है। तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे t की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो dy बाई dx की वैल्यू आएगी 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2, डिवीजन में आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3, ये वैल्यू आएगी 6/7 के बराबर, जो आपका यहाँ पे आंसर मैच कर जाएगा फ्रॉम ऑप्शन नंबर बी। Let us discuss question number 21. The line y equal to mx plus 1 is a tangent to the curve y square equal to 4x if the value of m is। तो क्वेश्चन में हमें कर्व की इक्वेशन पता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, लाइन की इक्वेशन पता है y इक्वल टू mx प्लस 1। कंडीशन अप्लाई करनी है कि लाइन क्या है, टेंजेंट टू दिस कर्व है, ये हमारा क्वेश्चन है और उससे निकालनी है हमें m की वैल्यू। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कर्व बना लेते हैं, कोई भी यहाँ पे कर्व हो सकता है, यहाँ पे पैराबोलिक कर्व है तो इसकी शेप हमें पता है, नहीं भी पता है तो एक कोई एक सैंपल कर्व बना लेते हैं। फिर एक लाइन बनाते हैं कि जो क्या है, इस लाइन इस कर्व के लिए टेंजेंट है, तो इस तरीके से इसको टच करते हुए ये लाइन निकलेगी। इसकी कंडीशन हम क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाने का तरीका क्या है कि इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट इस कर्व के साथ सिर्फ एक सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आना चाहिए। अगर सपोज इस तरीके से लाइन होती तो उस केस में क्या होता है, ये टेंजेंट नहीं होती, 2 पॉइंट पे कट करती। तो यही कंडीशन लगाते हैं, कोई भी लाइन किसी भी कर्व के लिए अगर टेंजेंट है तो कंडीशन होती है 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे पहले लाइन का और कर्व का। वो हम कैसे निकालते हैं, वेरिएबल एलिमिनेट करके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कर्व की इक्वेशन में y की जगह पुट कर दूंगा mx प्लस 1 और यहाँ पे मैं बना लूंगा x में एक सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, ये आएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 1 a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 4x। फिर हम x की टर्म्स को क्लब कर लेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये बन रही है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में स्क्वायर। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आने चाहिए, मतलब x की 2 वैल्यूज आंसर में आनी चाहिए, लेकिन टेंजेंट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, a की वैल्यू ऑफ x आनी चाहिए, तभी तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अगर 2 वैल्यूज ऑफ x आ जाएंगे तो यहाँ 2 वैल्यूज ऑफ x पुट करेंगे तो y की भी 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की कंडीशन क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक ही x की वैल्यू आनी चाहिए। वो तो पॉसिबल कभी होगा जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे, तभी दोनों x की वैल्यू सेम आएंगे। तो हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंडीशन क्या है, इक्वल रूट्स, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, दैट इज b स्क्वायर इक्वल टू 4ac या b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा 4m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 16, यहाँ से भी आएगा 4m स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा,
इक्वेशन बनेगी 16m इक्वल टू 16, m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 के बराबर, जो आपका यहाँ पे आंसर मैच कर जाएगा फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो है जनरल तरीका कैसे अप्लाई करते हैं। कर्व के लिए टेंजेंट है कोई भी लाइन, कर्व और लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करिए, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो उसकी कंडीशन लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अब जो स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं उसके लिए आप रिजल्ट ध्यान भी रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। फॉर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, अगर मैं इसका जनरल पैराबोला लूँ उसको हम लिखते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इस पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन होती है स्लोप फॉर्म में, दैट इज m की टर्म्स में, उसको हम लिखते हैं जनरल इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस a बाय। तो अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो ये इसके लिए क्या होगी, हमेशा टेंजेंट की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। और ये कंडीशन निकाली कैसे जाती है कि हमने यहाँ पे जनरल पैराबोला ले लिया, यहाँ पे आप जनरल कर्व ले लीजिए लाइन का, वो लिखेंगे y इक्वल टू mx प्लस c, और इस कर्व को इसके साथ सॉल्व करेंगे, उससे आपकी ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करेंगे तो उससे c की वैल्यू क्या आएगी, a बाय m के बराबर ही आएगी। इस तरीके से हम ये कंडीशन लगाते हैं और ये आंसर निकालते हैं कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए होती है इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस a बाय। और एक और पैराबोला होता है स्टैंडर्ड, होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इस पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन ये होती है y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। तो ये हम कंडीशंस, ये हम इक्वेशंस ध्यान रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, देखिए आसानी से आंसर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे a की वैल्यू निकाल सकते हैं कंपेयर करके, 4 इक्वल टू 4 है तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ से कंपेयर करेंगे, लाइन टेंजेंट है तो a बाय m की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 1 के बराबर आएगी, और यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर देंगे 1, जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से m की वैल्यू आएगी 1। तो अगर हमें कंडीशंस और इक्वेशंस ध्यान है तो 2 ही मिनट भी क्या, कुछ सेकंड्स में ही हम ये आंसर निकाल सकते हैं, इक्वल टू 1, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। और अगर पैराबोला इस तरीके से होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते, तो यहाँ पे हम इस तरीके से कंडीशन लगाते, तो जो 1 आता है उसको मैं इक्वेट करता माइनस am स्क्वायर से। 1 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे उस केस में -1 होता, फिर उस केस में इस तरीके से ही क्वेश्चन को फ्रेम करते ताकि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ये कंडीशन है, आप ध्यान रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं दोनों पैराबोला के लिए। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 22। द नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1 ऑन द कर्व 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। तो यहाँ पे कर्व की इक्वेशन पता है, नोट डाउन कर लेते हैं। हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट पता है कर्व के ऊपर जहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट पता है, नोट डाउन कर लेंगे 1,1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए पॉइंट पता है तो हमें सिर्फ स्लोप ऑफ नॉर्मल करना पड़ेगा फाइंड। उसके बाद में हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से, जैसे हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx, तो आएगा -1 डिवाइडेड बाय dy बाई dx। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे हम इस कर्व के लिए कौन से पॉइंट पे, एट द पॉइंट 1,1। तो जो भी dy बाई dx की वैल्यू आएगी यहाँ पुट करेंगे, उसमें फिर पुट करेंगे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। उस तरीके से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो dy बाई dx निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को करेंगे डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे 2y का डेरिवेटिव आएगा 2 dy बाई dx, 2 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, 3 का डेरिवेटिव आएगा 0। तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आएंगी तो आएगी -x, क्योंकि यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कॉमन लेके 0 से राइट साइड में ले जाएंगे तो 0/2 तो 0 ही होता है, तो dy बाई dx आ जाएगा -x। ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -x एट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू फिर यहाँ 1 पुट कर देंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा एट द पॉइंट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1 के बराबर। तो अब हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल भी पता है, पॉइंट भी पता है जिस पॉइंट से नॉर्मल करता है पास। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है आसान। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन। तो y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 1। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बनेगी y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी सॉल्व करने पे इक्वेशन y इक्वल टू x, जो आपका यहाँ पे आंसर मैच कर जाएगा फ्रॉम ऑप्शन नंबर बी। Let us discuss question number 24. The points on the curve 9y square equal to x cube, where the normal to the curve makes equal intercepts with the axis. तो क्वेश्चन में कर्व की इक्वेशन दी हुई है, इस पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करनी है किसी एक पॉइंट पे। तो ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसके लिए क्या होना चाहिए, इक्वल इंटरसेप्ट होना चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो वो जो पॉइंट है हमें क्वेश्चन में करना है फाइंड। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं इस इन्फॉर्मेशन का हम यूज कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, टेंजेंट नॉर्मल, ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन में इंटरसेप्ट्स की बात करी हुई है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखता हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म। वो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पता है क्या होती है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। यहाँ पे a और b रिप्रेजेंट करता है, a तो रिप्रेजेंट करता है x इंटरसेप्ट को, b रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट को। ये क्या होते हैं, बेसिकली कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन पॉइंट्स के जहाँ पे x एक्सिस को कट करता है। इसका मतलब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, तो वो पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट। और जहाँ पे ये लाइन
वाई एक्सिस को कट करती है, उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे वाई एक्सिस को कट करेगी तो एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू भी आएगी। इस तरीके से इंटरसेप्ट को डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ इक्वल इंटरसेप्ट होना चाहिए लाइन का। लाइन क्वेश्चन में क्या है? नॉर्मल। तो यहाँ पे इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? ए की वैल्यू बी के बराबर होनी चाहिए, दैट इज एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट। तो अगर मैं इस इन्फॉर्मेशन को इसके साथ यूज करके यहाँ पे लिखूँ तो मैं बी की जगह ए पुट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल है, या मैं पुट कर सकता हूँ ए की जगह बी। तो एक्स बाई बी प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 या फिर एक्स बाई ए प्लस वाई बाई इक्वल टू 1, फर्क नहीं पड़ता, एक सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन चेंज हो गई। तो यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, उसको आप के सी कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। तो यहाँ पे जो भी लाइन है, यहाँ पे क्वेश्चन में नॉर्मल है तो इस तरीके की लाइन है, अगर क्वेश्चन में टेंजेंट है तो भी वो इस तरीके की लाइन है। इस लाइन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वही यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट आगे यूज करके करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो इस लाइन की इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इक्वल टू -1x प्लस ए, इस x को लेकर राइट साइड में। तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे स्लोप ऑफ लाइन हमें यहाँ पे दिख रहा है कितना है, -1 के बराबर है। तो यही कंडीशन यूज करके करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन में जो लाइन दी हुई है वो क्या है? नॉर्मल है। और यहाँ पे वो लाइन क्या है? इस तरीके की है कि वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। इसका मतलब जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो हम डिफाइन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -1 के बराबर होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे टेंजेंट लिखा होता तो हम लिखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1। ऐसी जो भी लाइन है उसके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, कोई भी लाइन अगर इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है विद एक्सिस, उस लाइन का स्लोप क्या होता है? -1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला आता है -1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो वैल्यू आएगी -1 डिवाइड बाय डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू लिखेंगे -1। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके हमें क्या करना है? इस कर्व पे करना है पॉइंट फाइंड, कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर बैक में चलेंगे तो वो पॉइंट पे अगर नॉर्मल खींचेंगे तो उसका इक्वल इंटरसेप्ट होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। तो अब देखिए आगे करेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व। कर्व की इक्वेशन को नोट डाउन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सैंपल एक बना लेता हूँ रफ डायग्राम कर्व का। सपोज दिस इज द कर्व। अब इसमें हमें एक पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करनी है। इस नॉर्मल के लिए कंडीशन है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 होना चाहिए इस पॉइंट एक्स कॉमा वाई पे। आप चाहिए तो इसको एच कॉमा के भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे नॉर्मल के लिए कंडीशन क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 1 के बराबर। अब यहाँ पे इसको एच कॉमा के लेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी 9k स्क्वायर इक्वल टू एच क्यूब। इसको एक्स कॉमा वाई लूंगा तो बनेगी इक्वेशन 9y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एक इक्वेशन तो यही है, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी क्योंकि हमें पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, वाई भी फाइंड करना है। तो एक इक्वेशन तो यही बनेगी जो कर्व की इक्वेशन है, क्योंकि कर्व की इक्वेशन में ये पॉइंट करेगा सेटिस्फाई। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 के बराबर। तो उसके लिए मैं करूंगा कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव आएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 2y मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर बाय 6y। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इसको यहाँ पे इक्वेट कर देंगे, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर बाय 6y इक्वल टू 1। सो दिस से इस इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 6। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि अब इस इक्वेशन को मैं इसके साथ यूज करके निकालूंगा x और y की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा? y की वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा। वो क्या आएगी? एक्स स्क्वायर बाय 6 इस इक्वेशन नंबर 1 में। जिससे क्या होगा? पूरी की पूरी इक्वेशन x में बन जाएगी। इससे मैं फिर x की वैल्यू निकाल लूंगा। सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन बनेगी 9x की पावर 4 डिवाइड बाय 36 इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पे 9 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 आएगा। यहाँ पे एक्स क्यूब से x की पावर 4 कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ऐसा हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? क्योंकि आप नोटिस करिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 6y आ रही है। अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो ये तो 0 आ जाएगा, लेकिन y का क्या होगा? तो ओरिजिनल का से देखेंगे, अगर x को 0 ले लूंगा तो y भी 0 आ जाएगा। तो ये 0/0 की फॉर्म में आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स डिफाइंड ही नहीं होगा, इसलिए x की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ सिर्फ x बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 के बराबर। तो जो पॉइंट है कर्व के ऊपर उसका x कोऑर्डिनेट तो क्या है? 4 के बराबर ही है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हो सकता है, -4 नहीं हो सकता है। अब x की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट करके भी y निकाल सकते हैं, x की वैल्यू 4 यहाँ पे भी पुट करके y निकाल सकते हैं, लेकिन वही y की वैल्यू लेंगे जो दोनों इक्वेशंस में क्या होगी? एक कॉमन वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे x की जगह 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 16/6। वो सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 8/3। लेकिन अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 4 पुट करूंगा तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 9y स्क्वायर इक्वल टू 4 क्यूब। तो आएगी यहाँ पे y स्क्वायर की वैल्यू 64/9। अब y स्क्वायर है तो y की वैल्यू प्लस माइनस आ सकती है 8/3। अब आंसर में हम प्लस माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ वही वैल्यू लेंगे जो इसको भी सेटिस्फाई करेगी, इसको भी सेटिस्फाई करेगी, यहाँ पे जो ओरिजिनल इक्वेशन थी। तभी तो ये दोनों की दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होंगी। तो यहाँ से सिर्फ y की वैल्यू ले सकते हैं 8/3, प्लस माइनस नहीं लेंगे। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन मैच कराने की कोशिश करेंगे तो क्लोजेस्ट जो आंसर है वो पॉइंट क्या आएगा? 4,8/3। वो ऑप्शन नंबर ए से ही मैच कर सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में नेगेटिव वाला आंसर भी दिया है। तो मेरे ख्याल से ये आंसर जो ऑप्शन है ये गलत दिया है। आंसर सिर्फ 4,8/3 होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे सॉल्व करेंगे तो इससे तो दोनों आंसर आ रहे हैं, लेकिन इससे सॉल्व करेंगे तो एक ही आंसर आ रहा है। हम वही आंसर लेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। उसी केस में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी और कर्व के ऊपर भी पॉइंट लाई करेगा, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो अगर यहाँ पे आंसर में प्लस माइनस नहीं होता, सिर्फ प्लस होता, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या करते? मैच करते फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए।